डिस्क्लेमर: ये सामग्री केवल मनोरंजन, समीक्षा और व्याख्या के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और कहानियां उनके संबंधित मूल रचनाकारों के संपत्ति है। हमारी किसी भी प्रकार की कॉपीराइट उल्लंघन का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी स्वामी को इस सामग्री पर कोई आपत्ति हो, तो कृपया इसमें हमसे संपर्क करें। हम आवश्यक सुधार या सामग्री हटाने की कार्रवाई करेंगे। अगर आपको सिस्टम बेस्ड फैंटेसी, एक्शन और मैजिकल एडवेंचर्स पसंद है, तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए ही बनी है। सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैंटेसी जर्नी का हिस्सा। डिस्क्लाइमर: ये चैनल सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, इवेंट्स और कहानियां प्योरली फिक्शनल है। रियल लाइफ पर्सन्स, जगह या इवेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ आपको एक फैंटेसी एक्सपीरियंस और स्टोरी टेलिंग का मजा देना है। आकाशगंगा आकाश में लटकी हुई बेहद आकर्षक लग रही थी, जगमगाती और चमकीली। यह विशाल और असीम थी। मेंग लेई एक बड़े पेड़ की शाखा पर पालथी मारकर बैठे हुए अपना दैनिक ध्यान कर रहे थे। साधना एक ऐसी प्रक्रिया थी मानो लहरों के विपरीत नाव चला रहे हों। लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, अन्यथा पीछे धकेल दिया जाएगा। साधना में लगन और निरंतर परिश्रम आवश्यक है। रात के समय जंगल शांत और सुकून भरा स्थान नहीं था और जानवरों की दहाड़ें बीच बीच में ध्यान भटकाती रहती थीं। हालांकि मेंग लेई को अब इसकी आदत हो चुकी थी और वह अपनी जादुई शक्ति को निखारने और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। छोटा टेडी उसके बगल में पेड़ की शाखा पर फैला हुआ गहरी नींद में सो रहा था। उसकी खर्राटे की आवाज आसमान तक गूंज रही थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी सतर्कता बहुत अधिक थी। जरा सी भी हलचल उसकी कानों और नाक से नहीं बच रही थी, जिससे यह साबित होता था कि वह एक असली पूडल से भी ज्यादा उपयोगी था। इसी वजह से मेंग लेई निश्चिंत होकर ध्यान कर पा रहा था। कितना अजीब! मेंग लेई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। मुझे अचानक से लकड़ी के तत्वों का एहसास क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ लकड़ी के तत्व विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में हैं? उसके चारों ओर हवा में अनगिनत जादुई तत्व तैर रहे थे। रात के आकाश में तारों की तरह घने और सघन, वे शानदार ढंग से चमक रहे थे और विशाल और असीम रूप से हर जगह फैले हुए थे। वहां धधकते लाल अग्नि तत्व, चांदी जैसे सफेद वज्र तत्व और गेरुए पीले पृथ्वी तत्व थे। तीनों अलग अलग प्रकार के जादुई तत्व एक दूसरे में चमक और सुंदरता जोड़ रहे थे और वे मानो परियों की तरह दिख रहे थे। इससे पहले मेंग लेई केवल 3 प्रकार के जादुई तत्वों का ही पता लगा पाता था और वह इन्हीं 3 प्रकार के जादुई तत्वों पर ध्यान लगाकर उन्हें परिष्कृत भी कर रहा था। लेकिन अब इसमें एक और प्रकार का जादुई तत्व जुड़ गया था। हरे जादुई तत्व, वे स्पष्ट रूप से लकड़ी के तत्व थे। अब अग्नि, वज्र और पृथ्वी तत्वों के साथ साथ अनगिनत लकड़ी तत्व भी मौजूद थे। हरे जुगनुओं के झुंड की तरह वे नाचते हुए मेंग लेई के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। भले ही मेंग लेई ने उन्हें अवशोषित करने का सक्रिय प्रयास न किया हो, फिर भी वे लहर दर लहर उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वह एक चुंबक या भंवर की तरह था जो लगातार उन्हें आकर्षित करता रहता था। ये दृश्य इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकता था, क्योंकि मेंग लेई के पास लकड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार की जादुई प्रतिभा नहीं थी। इसके अलावा अपनी श्रेष्ठ श्रेणी की गरज और अग्नि तत्वों के प्रति आकर्षण क्षमता के बावजूद वह पहले कभी भी इस तरह से गरज और अग्नि तत्वों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं था। मुझे लकड़ी तत्व की जादुई प्रतिभा कब मिली? मेंग लेई पूरी तरह से अचंभित दिख रहा था। और यह जादुई प्रतिभा इतनी अद्भुत है कि यह मेरी बिजली तत्व और अग्नि तत्व की क्षमता से भी कहीं अधिक भयानक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कल रात जब मैं ध्यान कर रहा था तब ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्या यह उस सुनहरे पत्ते की वजह से हो सकता है? मेंग लेई को अचानक उस सुनहरे पत्ते की याद आई जिसने जबरदस्ती उसके चेतना सागर में अपना स्थान बना लिया था। बीते दिन और आज की घटनाओं को याद करते हुए उसे सबसे बड़ा बदलाव यह नजर आया कि अब उसके चेतना सागर में एक और सुनहरा पत्ता जुड़ गया था। क्या उस सुनहरे पत्ते की वजह से मुझे अचानक लकड़ी तत्व वाली जादुई प्रतिभा मिल गई? क्या ये कुछ हास्यास्पद नहीं है? मेंग लेई के होठों का एक कोना फड़क रहा था, उसका मूड कुछ उलझा हुआ था। उसने पहले सोचा था कि सुनहरा पत्ता एक निर्जीव वस्तु है, क्योंकि जैसे ही वह उसके चेतना सागर में प्रवेश किया, उसने एक महान अधिपति की तरह व्यवहार किया, हर चीज से बेपरवाह और किसी का भी पालन न करने वाला। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे वास्तव में उसे लकड़ी से संबंधित जादुई प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। ये सचमुच बहुत ज्यादा था। क्या सच में ऐसा ही है जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया था कि सोने की पत्ती एक असाधारण रूप से उच्च कोटि का दिव्य हथियार है, लेकिन मैं अभी इसे इस्तेमाल करने के योग्य नहीं हूँ? मेंग लेई की आंखें चमक रही थीं। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मालामाल हो जाऊंगा। हे, कोई बात नहीं, मैं अभी लकड़ी तत्व वाली जादुई शक्ति को थोड़ा और निखार लूंगा। अब जब मेरे पास लकड़ी तत्व वाली जादुई प्रतिभा है तो मैं इसे व्यर्थ कैसे जाने दे सकता हूँ? मेंग लेई साधना की धुन में डूबा हुआ था और रात शांतिपूर्वक बीत गई। अगली सुबह मेंग लेई की नींद खुल गई। गर्जन, टेडी पेड़ पर उकड़ू बैठा था और एक जादुई दानव को घूर रहा था। टेडी ने उस जादुई दानव पर गुर्राते हुए अपनी छाती पिटी और पैर पटके, उसकी सारी इंद्रियां सतर्क थीं। यह एक विशालकाय लाल अजगर था, जिसकी लंबाई 30 मीटर से भी अधिक थी और मोटाई पानी के बैरल जितनी थी। पूरे शरीर का रंग धधकते लाल रंग का था। इसके सिर पर लाल रंग की मुर्गी जैसी कलगी थी और पीठ पर काले पंखों की एक जोड़ी थी और ये 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। 8वीं कक्षा का जादुई जीव, काले पंखों वाला कंघी अजगर। जादुई जीव को पहचानते ही मेंग लेई के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले आधे महीने से जादुई जीव वन की खोजबीन करने के बाद अब उसे जादुई जीवों को मौत के मुंह में जाते देखना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था। आखिरकार ये सब पैसा ही तो था। फुफकार, फुफकार।
काले पंखों वाले कंघा अजगर ने अपनी जीभ बाहर निकालते हुए जोर से फुफकारा। पेड़ पर बैठे टेडी और मेंग लेई को देखते हुए उसकी भूरी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। क्या ये हमें अपना भोजन समझ रहा है? मेंग लेई के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए और उसने खुशी से पूछा, टेडी, आज नाश्ते में ये ब्लैक विंग कॉम पाइथन कैसा रहेगा? अच्छा अच्छा, खुशी से प्रतिक्रिया देते हुए टेडी 2-3 बार उछल पड़ा। फुफकार। ब्लैक विंग कॉम पाइथन ने कुछ क्षण तक उन्हें देखा, फिर उसकी पीठ के पंखों ने जोरदार फड़फड़ाहट की। इस हरकत के साथ ही उसका शरीर हवा में ऊपर उठ गया और उसकी मोटी मांसल पूंछ अचानक मेंग लेई की ओर लहराई। उसकी पूंछ तेजी से और जोर से हिली, हवा में उसके घर्षण से एक तेज और स्पष्ट विस्फोट हुआ। पलक झपकते ही वह मेंग लेई के ठीक सामने पहुंच गई। उसे मेंग लेई से खतरा महसूस हो रहा था, इसलिए वह टेडी की देखभाल करने से पहले उससे छुटकारा पाना चाहती थी। डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले सरगना को पकड़ो। तुमने तो पूरी योजना बना रखी है ना? मेंग लेई ने हंसते हुए सिर हिलाया। कितनी अफसोस की बात है कि तुमने गलत निशाना चुना है। मेंग लेई ने अपनी ओर आती विशालकाय पूंछ को देखकर अपना दाहिना हाथ उठाया। उसने उस विशाल पूंछ को, जो आसानी से पहाड़ों को चीर सकती थी, चट्टानों को चूर चूर कर सकती थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को कुचल सकती थी, अपने हाथ में पकड़ लिया और देखते ही देखते वह पूंछ कोई खास हलचल नहीं मचा सकी। फुफकार। अपनी पूंछ से आ रही तीव्र शक्ति को महसूस करते ही काले पंखों वाला कंघी अजगर घबरा गया और भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह किसी दीवार से टकरा गया है। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी पूंछ समेट पाता, मेंग लेई ने अपने हाथ में बल लगाया और उसकी 5 उंगलियां अजगर के शल्कों को आसानी से चीरते हुए उसके मांस में गहराई तक घुस गईं। घावों से खून रिसकर जमीन पर फैल गया। ब्लैक विंग कॉम पाइथन ने फुफकारते हुए चीख मारी और अपनी पूंछ को जबरदस्ती पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेंग लेई की उंगलियां प्लायर्स की तरह मजबूती से उसे जकड़े हुए थीं और वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। उठना। मेंग लेई की बाहों की मांसपेशियां हल्की सी चीख के साथ तन गईं और एक जोरदार धमाके के साथ अपार असीम शक्ति का विस्फोट हुआ। अजगर भयभीत हो गया जब उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अनियंत्रित रूप से हवा में उड़ गया है। ये 40 मीटर से अधिक ऊंचे एक विशाल वृक्ष से जोर से टकराया। एक तेज चटकने की आवाज के साथ वृक्ष अपनी जड़ों सहित जड़ से टूट गया और उसका मोटा ठोस तना मेंग लेई की ओर आ गिरा। जाना। ये देखकर मेंग लेई ने अपना हाथ हिलाया। काला पंखों वाला कंघी अजगर तुरंत एक लोहे की जंजीर में बदल गया जिसने पेड़ के तने पर जोरदार प्रहार किया। दरार। पेड़ का तना बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया। दोबारा। मेंग लेई ने हाथ हिलाते हुए काले पंखों वाले कंघी अजगर को पेड़ के तने पर उन्मादी हमलों की एक श्रृंखला में पटकना शुरू कर दिया। चटकने की तेज आवाजों के बीच पेड़ का तना कई टुकड़ों में टूट गया और अंत में टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों में बदल गया। हा, बहुत बढ़िया। मेंग लेई जोर से हंसा और उसने लापरवाही से काले पंखों वाले कंघी अजगर को एक तरफ फेंक दिया। वह बाहर की ओर उड़ा और जमीन पर जोर से गिर पड़ा। फुफकार। 8वीं श्रेणी के जादुई जीव के रूप में काले पंखों वाला कंघी अजगर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। उसने अपना दिमाग साफ करने के लिए जोर से अपना सिर हिलाया। फिर उसने भागने की जल्दी में लग गया। स्पष्ट रूप से उसका इरादा भागने का था। भागने की सोच रहे हो? मेंग लेई ने चुटकी बजाई। 3 मीटर लंबा वज्र भाला आकाश से नीचे आया और पलक झपकते ही काले पंखों वाले कंघा अजगर के सिर को भेदते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। फुफकार। ब्लैक विंग कॉम पाइथन में असाधारण जीवन शक्ति थी और वह इस बार भी जीवित रहने में कामयाब रहा। भयभीत और बेचैन होकर फुफकारते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? मेंग लेई ने लापरवाही से एक खंजर निकाला और मुस्कुराते हुए निर्देश दिया, टेडी, इसका जादुई कोर निकाल लो। चीख। टेडी ने कुछ चीखें निकाली। खंजर को हाथ में लिए वह काले पंखों वाले कंघी अजगर की ओर उड़ा और खुशी खुशी उसके जादुई अंक को निकालने के लिए आगे बढ़ा। टेडी के जीवन के सुखों में से एक था जादुई कोर को कुरेना। मेंग लेई को यह एहसास हो गया था कि जब भी वह किसी जादुई जीव को मारता था, टेडी को उसके ऐसा करने से पहले ही उसका जादुई सार निकाल लेने में मजा आता था। पहले तो उसे लगा कि टेडी जादुई सार को खाकर उसकी शक्ति बढ़ाना चाहता है, लेकिन अंत में उसे पता चला कि टेडी को बस उन्हें खोदकर निकालना अच्छा लगता था। अंततः मेंग लेई ने यह शानदार लेकिन कठिन कार्य टेडी को सौंप दिया। चूंकि टेडी को उन्हें कुरेना इतना पसंद था, इसलिए उसे आगे बढ़ने की पूरी छूट दी गई। यह अच्छा ही हुआ कि इससे टेडी को अपनी विशेषता को निखारने और अपने जंगली स्वभाव को पोषित करने का अवसर भी मिल गया। एक तीर से 2 निशाने, क्यों नहीं, है ना? डिंग। एक काला पंख वाला कंघी अजगर मारा गया। 1190,000 मिलियन सोने के सिक्के प्राप्त हुए। मेंग लेई मन ही मन सिस्टम की सूचना सुनकर बेहद खुश था। सुबह उठते ही उसने 10 लाख से ज्यादा सोने के सिक्के कमा लिए थे। इससे बेहतर और क्या हो सकता था? इस लोहे की छड़ी का क्या उपयोग है? मेंग लेई काले पंखों वाले कंघी अजगर के शव को साफ करते हुए गुनगुना रहा था। सुबह की धूप पेड़ों की शाखाओं की परतों से छनकर मेंग लेई पर पड़ रही थी, जिससे एक सुंदर दृश्य की रूपरेखा उभर रही थी। छोटा टेडी एक किनारे पर बैठा उत्सुकता से मेंग लेई को देख रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और वह अब और इंतजार नहीं कर पा रहा था। भुना हुआ मांस उसका पसंदीदा भोजन था, खासकर उच्च श्रेणी का जादुई जानवर का भुना हुआ मांस। वो स्वाद, वाह! सिर्फ इस विचार मात्र से ही टेडी अपना आपा खो बैठा। गर्जन। हालांकि उसी क्षण जंगल की गहराई में अचानक एक भयानक गर्जना गूंजी। यह इतनी जोरदार गड़गड़ाहट के साथ हुई मानो अचानक गरजते बादलों की आवाज गूंज रही हो। ये कैसी आवाज है? मेंग लेई ने उस दिशा की ओर देखा जहां से आवाज आई थी। वह चिंतित और संशय में था। क्या उस आवाज ने सचमुच उसे भय और घबराहट से भर दिया था? गर्जन। एक और भी भयानक और प्रचंड दहाड़ सुनाई दी। मेंग लेई को लगा जैसे उसका सिर सुन्न हो गया हो और उसका दिल अनायास ही तेजी से धड़कने लगा। उसने नन्हे टेडी की ओर देखा तो पाया कि वह सचमुच कांपते हुए एक गेंद की तरह सिकुड़ गया था और अपने सिर को पंखों से ढके हुए था। उसकी आंखों में भय और घबराहट साफ झलक रही थी। वह आवाज जादुई जानवरों के जंगल की गहराई से आई थी। क्या ये 9वीं श्रेणी का कोई जादुई जीव हो सकता है, या फिर किसी संत क्षेत्र का? मेंग लेई असमंजस और चिंतित थी।
उसी क्षण ओल्ड एमोस अंतरिक्षीय घेरे से बाहर निकला, अंगड़ाई लेते हुए और जम्हाई लेते हुए। सुप्रभात शरारती बच्चे। गर्जन। ओल्ड एमोस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कानों में इतनी जोरदार गर्जना होगी जिससे वह इतना चौंक जाएगा कि डर के मारे उछल पड़ेगा। उसका चेहरा बदल गया और उसने पूछा, बच्चे, ये कैसी आवाज है? मिंग लेई ने सिर हिलाकर यह जताने की कोशिश की कि उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर उसने टेडी की ओर इशारा किया जो जमीन पर दुबका हुआ था। टेडी भले ही शिशु हो, लेकिन उसमें 9वीं श्रेणी के जादुई जीव का खून है और वह 8वीं श्रेणी के जादुई जीव के सामने भी निर्भीक है। आखिर वह इतना डरा हुआ क्यों है? बूढ़े आमोस का चेहरा गंभीर और शांत था। उन्होंने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, भागने के लिए तैयार हो जाओ, बदमाश। हालात अच्छे नहीं लग रहे। मिंग लेई की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या ओल्ड एमोस भी कह रहा है कि हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं? गर्जन। उसी क्षण एक और भयंकर दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद जंगल की गहराई में एक के बाद एक कई गर्जनाएं गूंज उठीं। गर्जनाएं लगातार उठती गिरती रहीं, एक दूसरे से गुंथी हुई जादुई जीव वन के ऊपर आकाश में क्रोधपूर्ण गर्जनाओं का एक गीत रचती रहीं। हर एक दहाड़ से मिंग लेई के रोंगटे खड़े हो जाते थे। वे बिल्कुल खूंखार आदिम जानवरों की भयानक दहाड़ों जैसी लगती थीं, जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे और डर से कांप उठते थे। अभी अभी जो आवाज निकली वह संत डोमेन के एक जादुई जानवर 6 पंखों वाले स्वर्ग को निगलने वाले जानवर की थी। ओल्ड एमोस ने धीमी आवाज में कहा, चीखों, ये सेंट डोमेन के जादुई जानवर मून हॉलिंग हेवनली वुल्फ किंग की आवाज है। मून, ये संत क्षेत्र के जादुई जानवर सुनहरी पीठ वाले बैल बिच्छू की पुकार है। अरे बाप रे, यहाँ इतने सारे सेंट डोमेन मैजिकल बीस्ट क्यों हैं? मैजिकल बीस्ट फॉरेस्ट के मध्य क्षेत्र में आखिर हुआ क्या है? भयभीत ओल्ड एमोस ने गुर्राते हुए कहा, मिंग लेई, वहां कुछ गड़बड़ हो गई होगी। जल्दी करो और जादुई जानवरों के जंगल से बाहर निकलो। आखिर हुआ क्या है राष्ट्रपति महोदय? मिंग लेई ने एक और सवाल पूछा, क्या संत क्षेत्र के जादुई जीव आपस में लड़ रहे हैं? क्या हम संकट का फायदा उठाकर और एक दर्शक के रूप में कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए चुपके से वहां घुस सकते हैं? अरे मूर्ख, क्या सेंट डोमेन के जादुई जीवों का फायदा उठाना इतना आसान है? अगर है भी तो भी यह मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। ओल्ड एमोस चिल्लाया, बकवास बंद करो और यहां से निकल जाओ। अच्छा। मिंग लेई ने होंठ सिकुड़ते हुए बस जादुई कालीन निकाला। फिर उसने डरपोक टेडी को पकड़ा और आसमान की ओर उड़ गया। जादुई कालीन जंगल के ऊपर तेज गति से उड़ रहा था, जिससे हवा उनके कानों में जोर से गड़गड़ा रही थी। अचानक बूढ़े आमोस ने चिल्लाकर कहा, वहां देखो बदमाश। मिंग लेई ने तुरंत मुड़कर दूर तक फैले कांपते और जोर से हिलते जंगल को देखा। पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और अनगिनत झाड़ियां और छोटे पेड़ टूटकर बिखर गए, जिससे पीठ पर पंखों के 2 जोड़े वाला एक विशालकाय जीव दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर चमकदार चांदी के रंग का था, मानो वह चांदी से ही बना हो। उस विशालकाय जीव से काफी दूर होने के बावजूद मिंग लेई को उस राक्षस से निकलती हुई क्रूरता की एक भयानक आभा महसूस हो रही थी। यह आभा उसे इतनी बुरी तरह से ग्रस्त कर रही थी कि वह सांस तक नहीं ले पा रहा था। फुफकार। मिंग लेई ने गहरी सांस ली। कितना विशाल जादुई जीव है! ये कम से कम 60 से 70 मीटर लंबा होगा। ये संत क्षेत्र का जादुई जानवर है, चंद्रमा की गर्जना करने वाला स्वर्गीय भेड़िया राजा। ओल्ड एमोस ने गंभीर स्वर में कहा, चंद्रमा की दहाड़ने वाले स्वर्गीय भेड़िए वयस्क होते ही 8वें दर्जे के जादुई जीव बन जाते हैं। इनमें से उत्कृष्ट भेड़िए 9वें दर्जे के जादुई जीव तक भी विकसित हो सकते हैं, जबकि इस प्रजाति के सभी शासक संत क्षेत्र हैं। चंद्रमा की गर्जना करने वाला दिव्य भेड़िया राजा। मिंग लेई अचंभित रह गया। ये कितना सुंदर और कितना दबंग है! इसके सामने तो मेरे वरिष्ठों के घोड़े बिल्कुल असहाय बच्चों जैसे हैं। जादू अकादमी के कई वरिष्ठ छात्रों के पास अपने अपने वाहन थे। वाहन होना प्रतिष्ठा का प्रतीक होने के साथ साथ शक्ति का भी प्रतीक था। हालांकि छात्रों की शक्ति की भी एक सीमा होती है, तो आखिर उनके वाहन कितने शक्तिशाली हो सकते थे? इनमें से अधिकतर तीसरे या चौथे दर्जे के जादुई जीव थे, 5वें दर्जे के जादुई जीव तो बहुत ही दुर्लभ थे। उदाहरण के लिए लोहे के कवच वाला गैंडा, हिमहोरा, ज्वालाशील शेर। ये सभी निम्न श्रेणी के जादुई जीव थे जिन्हें देखना उचित नहीं था। हालांकि ये बातें नए छात्रों में ईर्ष्या जगाने के लिए काफी थीं। मिंग लेई भी उन ईर्ष्यालु छात्रों में से एक था। उस समय वह भी उन वरिष्ठ छात्रों की तरह एक शक्तिशाली जादुई जानवर को अपने वाहन के रूप में वश में करने का सपना देखता था। कितना अद्भुत, कितना प्रभावशाली! लेकिन अब जब वह अधिक शक्तिशाली हो गया था तो उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ गई थीं। मिंग लेई अब उन वाहनों से संतुष्ट नहीं था। उसके विचार में अब केवल मून हॉलिंग हेवनली वुल्फ किंग जैसे सुंदर जादुई जानवर ही उसके स्तर के अनुरूप हो सकते थे। क्या तुम सचमुच उन तुच्छ जादुई जीवों की तुलना चंद्रमा की दहाड़ने वाले स्वर्गीय भेड़िया राजा से कर रहे हो? बूढ़े एमोस के होंठ फड़क रहे थे और वह उपहास उड़ाते हुए बोला, अगर चंद्रमा की दहाड़ने वाले स्वर्गीय भेड़िया राजा को पता चल जाए कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वह शायद इतना क्रोधित हो जाएगा कि तुम्हें अपने पंजे से पीट पीट कर मार डालेगा। हा, ये तो बस एक मजाकिया टिप्पणी थी। मिंग लेई खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, क्या पता, मेरी मौजूदा ताकत के साथ शायद मैं किसी दिन किसी संत क्षेत्र के जादुई जानवर को अपने वाहन के रूप में इस्तेमाल करके उसे सचमुच वश में कर लूं। हालांकि ओल्ड एमोस ने उसकी बातों पर होंठ सिकुड़े, लेकिन उसने उसका खंडन नहीं किया। आखिरकार उसने मिंग लेई जैसी अद्भुत जादुई प्रतिभा और उसकी जैसी तीव्र प्रगति कभी नहीं देखी थी। संत लोक का क्षेत्र उसके लिए महज एक सपना नहीं था। दूसरी ओर एक और जादुई राक्षस दहाड़ते हुए जंगल से निकला। वह एक विशालकाय प्राणी था जिसका पूरा शरीर लाल सुनहरा था और उसका शरीर बैल जैसा और पैर बिच्छू जैसे थे। वह आगे बढ़ते हुए जंगल को रौंदता चला गया। उसके सामने कुछ दर्जन मीटर ऊंचे विशाल पेड़ हरी लोमड़ी की पूंछ जैसी घासों से बिल्कुल अलग नहीं थे। उस जीव के हल्के से धक्के से ही वे सभी जड़ से टूट गए, बीच से टूट गए या पूरी तरह उखड़ गए। कितना भयंकर, कितना हिंसक! ये सेंट डोमेन का जादुई जानवर गोल्डन बैक्ड ऑक्स स्कॉर्पियन है। ओल्ड एमोस ने समझाया, अत्यंत शक्तिशाली उत्परिवर्तित जादुई जीव झुंड में नहीं रहते। वे दुर्लभ उभयलिंगी होते हैं और अपने पूरे जीवन में केवल एक ही संतान पैदा करते हैं।
उभलेंगी जादुई जीव। मेंग लेई थोड़ा अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। क्या सचमुच ऐसे जादुई जीव होते हैं जो आपस में ही यौन संबंध बनाते हैं? इस असीम ब्रह्मांड में कभी कभी वास्तविकता कल्पना से भी कहीं अधिक विचित्र होती है। ये सेंट डोमेन का जादुई जीव टाइटैनिक लॉन्ग हॉर्न बीटल है, जो एक कीट जादुई जीव प्रजाति है। इसमें असाधारण शक्ति और बेजोड़ रक्षा तंत्र है। शारीरिक शक्ति के मामले में ये ग्रेट अर्थ बेयर से जरा भी कम नहीं है। उस बारे में क्या ख्याल है राष्ट्रपति महोदय? ये है महान किंग कांग मगरमच्छ, एक जल तत्व वाला संत डोमेन जादुई जीव। यह नदियों और झीलों का अधिपति है। जब यह पानी में होता है तो सर्वोच्च स्तर के संत डोमेन को भी इसे मारने में बहुत कठिनाई होगी। बारिश के बाद उगने वाले मशरूम की तरह भयानक जादुई जीव एक के बाद एक प्रकट होने लगे। वे जहां से भी गुजरे धरती कांप उठी, पहाड़ थरथरा गए और पेड़ बीच से टूट गए। ये जानना असंभव था कि कितने प्राचीन ऊंचे ऊंचे पेड़ इस विपत्ति में मारे गए। इस दृश्य ने जंगल में मौजूद सभी साहसी लोगों को सचमुच भयभीत कर दिया। असंख्य साहसी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, मानो वे दो पैरों से ज्यादा पैरों के साथ पैदा होने की कामना कर रहे हों। उनमें से कुछ बदनसीब लोग जो संत क्षेत्र के जादुई जीवों के बहुत करीब थे, रास्ते में ही मार खा गए। अंततः पूरा जादुई जीव वन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उनमें से 6 सेंट डोमेन में 6 जादुई जीव हैं। इन लोगों के साथ आखिर हुआ क्या? संत डोमेन के बेचैन और दहाड़ते जादुई जीवों को देखते हुए ओल्ड एमोस की आंखों में चिंता झलक रही थी। ये सभी जादुई जीव रिच के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अपने अपने इलाकों में रहने वाले अधिपति हैं। वे आमतौर पर अपने मांद में सोते रहते हैं और शायद ही कभी बाहर निकलते हैं। आज ये सभी एक साथ क्यों हिल रहे हैं? आखिर किस बात ने उन्हें उकसाया है? कृपया हिंसक भीड़ न बनाएं और सीमाओं पर हमला न करें, अन्यथा कौन जाने कितने लोग मारे जाएंगे। उस जंगल में जहां लताएं आपस में लिपटी हुई थीं, सैकड़ों बख्तरबंद भाड़े के सैनिक अपनी पीठ पर बड़ी बड़ी तलवारें लिए हुए कांटों और झाड़ियों को चीरते हुए अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भाग रहे थे। बेहतरीन प्रशिक्षण और उत्कृष्ट उपकरणों से लैस उनकी सेना फायर क्लाउड भाड़े के सैनिकों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। वे फायर ड्रैगन किंगडम के प्रसिद्ध लुसिविया भाड़े के सैनिक थे। लुसिविया के भाड़े के सैनिक। वे फायर ड्रैगन किंगडम में लुसिविया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधीन एक इकाई थे। धनी, शक्तिशाली और बलवान होने के कारण फायर ड्रैगन किंगडम के भाड़े के सैनिकों के बीच उनका बहुत उच्च स्थान था और अनगिनत साहसी लोग उनमें से एक बनने का सपना देखते थे। हालांकि इन सभी कुशल भाड़े के सैनिकों में से हर एक इस समय भय और चिंता से भरा हुआ था। यहां तक कि उनके 9वें दर्जे के योद्धा कप्तान लेक्सिकन भी इससे अछूता नहीं था। उसका सामान्य शांत स्वभाव और संयम पूरी तरह से गायब हो गया था और वह पूरी तरह से घबराया हुआ था। जल्दी करो, सब लोग जल्दी करो, पीछे रहने वालों आगे वालों के साथ कदम मिलाकर चलो और पीछे मत रह जाओ। बूम! उसी क्षण अचानक उनके आगे के इलाके से सरसराहट की कई आवाजें सुनाई दी। भाड़े के सैनिक तुरंत रुक गए और चिंता और भय से अपने सामने के इलाके को देखने लगे। कैप्टन लेक्सिकन ने धीमी आवाज में चिल्लाकर कहा, वेस्ली, जाओ और देखो कि सामने क्या हुआ है। जी हाँ कप्तान, काले वस्त्र पहने एक दुबले पतले भाड़े के सैनिक ने बेहद अनिच्छा से प्रतिक्रिया दी और मोर्चे पर हुई घटना की जांच करने के लिए आगे बढ़ा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसे मोर्चे से एक तीखी चीख सुनाई दी। ये तो वेस्ली की आवाज है। वेस्ली को क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है? क्या वह है? उसकी चीख किसी उल्लू की पुकार जैसी लग रही थी। भाड़े के सैनिक, जो पहले से ही भयभीत और तनावग्रस्त थे, और भी ज्यादा डर से कांपने लगे और बुरी तरह सहम गए। कैप्टन लेक्सिकन ने हड़बड़ी में चिल्लाकर कहा, मोर्चे पर खतरा है, जल्दी करो, दूसरी दिशा में मुड़ो। अपनी बात कहने के बाद वह आगे आगे चलने लगा और दूसरी दिशा में तेजी से चल पड़ा। जी हाँ कप्तान, भाड़े के सैनिक एक एक करके उसके पीछे पीछे चलने लगे। हालांकि ज्यादा दूर जाने से पहले ही वे सब वापस उसी जगह पर लौट आए। फिर उन्होंने दूसरी दिशा में मुड़कर भागना शुरू कर दिया। अफसोस की बात यह थी कि पहले की तरह ही ज्यादा दूर जाने से पहले ही वे फिर से उसी जगह पर लौट आए जहां से शुरू किया था। फिर उन्होंने एक बार फिर दिशा बदली और फिर वापस लौट आए। हर दिशा से आ रही सरसराहट की आवाजें भाड़े के सैनिकों के रास्ते में आने वाली भयानक डरावनी बाधाओं की तरह थीं। सरसराहट, सरसराहट। जैसे जैसे पेड़ हिलने लगे और झाड़ियां कांपने लगी, उनके रास्ते में रुकावट डालने वाले अपराधी एक एक करके बाहर आने लगे। ये जादुई राक्षस चींटियों का एक समूह था जो बछड़ों जितने बड़े थे और पूरे शरीर से खून जैसे लाल रंग के थे। उनके दांत रेजे की तरह नुकीले और हंसिया के आकार के थे और उनका बाहरी कवच सख्त और ठोस था। उनके पैरों पर कांटेदार झाड़ियां थीं और उनके सिर भयावह और क्रूर दिखते थे। वे छठी कक्षा के जादुई जीव थे, खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल से बनी चींटियां। यहाँ इतनी सारी रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां क्यों हैं? हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। हम खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल से बनी चींटियों से घिरे हुए हैं। कप्तान जी, जल्दी कीजिए और कुछ सोचिए। भाड़े के सैनिकों के चेहरे भयावह रूप से पीले पड़ गए थे और वे भयभीत होकर पीछे हट गए। मैं क्या कर सकता हूँ? कैप्टन लेक्सिकन का चेहरा पीला पड़ गया था जब उन्होंने खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल से बनी चींटियों की अंतहीन धारा को ज्वार की लहरों की तरह उनकी ओर बढ़ते देखा। उनके चेहरे पर जरा सी भी लालिमा नहीं थी। खून की प्यासी लौह क्रिस्टल चींटियां केवल छठी श्रेणी के जादुई जीव थीं और उनसे डरने की कोई खास बात नहीं थी। हालांकि जो चीज उन्हें भयावह बनाती थी वह थी उनकी भयानक संख्या। हजारों खूंखार लौह क्रिस्टल चींटियां एक साथ निकलने पर सब कुछ रौंद सकती हैं। यहां तक कि अधिकांश जादुई जीव भी उन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लेंगे। जब उनकी संख्या 100,000 से अधिक हो गई तो वे किसी आपदा से कम नहीं थे। वे जहां भी गए जमीन बंजर हो गई, कोई भी जान नहीं बची और कुछ भी पीछे नहीं बचा। इस समय उनके सामने कितने रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां मौजूद थीं? 100,000 या उससे भी ज्यादा। कैप्टन लेक्सिकन को कुछ पता नहीं था। उन्हें बस खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल से बनी चींटियों का एक घना समूह दिखाई दे रहा था जो चारों ओर से उन्हें घेरकर एक अनंत असीम चींटी लहर की तरह फैला हुआ था।
क्या खून की प्यासी लोहे की क्रिस्टल चींटियां भूमिगत जादुई जीव नहीं हैं? यहाँ इतनी बड़ी संख्या में ये क्यों है? लेक्सिकन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि उसे समझ आ रहा था या नहीं, यह अब कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि चींटियों का घना झुंड उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। चींटियों ने उन पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले दांत लहराते हुए हमला कर दिया। भाड़ में जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम बदसूरत संकी लोग। उग्र प्रचंड चींटियों की लहर के सामने लुसीविया के भाड़े के सैनिक विशाल सागर में एक अलग थलग द्वीप की तरह थे। वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और लहरों में डूबकर एक एक करके गायब हो गए। सरसराहट सरसराहट रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां भावहीन थीं, मानो उन्होंने जो किया था वह महज एक मामूली और महत्वहीन घटना थी। वे अपने नुकीले दांत लहराते हुए आगे बढ़ती रहीं। किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि मशहूर लुसीविया भाड़े के सैनिकों का अचानक ही सफाया हो गया था। इस घटना से समुद्र में भी कोई हलचल नहीं मची। मेंग लेई को लुसीविया भाड़े के सैनिकों के दुखद अंत के बारे में पता नहीं था। उसने जादुई कालीन को नियंत्रित किया और जंगल के बाहर की ओर उड़ता चला गया। अब जब वे काफी दूर निकल चुके थे तो संत क्षेत्र के जादुई जीवों की दहाड़ें सुनाई देना बंद हो गई थीं। तभी उसके मन को थोड़ी राहत मिली। महामहिम राष्ट्रपति जी, आखिर ये संत क्षेत्र के जादुई जीव उत्पात क्यों मचा रहे हैं? मेंग लेई को समझ नहीं आ रहा था। आमतौर पर तो इन्हें देखना भी नामुमकिन है, तो आज अचानक ये सब कैसे हरकत में आ गए? बूढ़े एमोस ने हल्के से अपना सिर हिलाया। बिना आग के धुआं नहीं होता। मैं ठीक से नहीं कह सकता कि जंगल के मध्य क्षेत्र में क्या हुआ है, लेकिन शायद कुछ अच्छा नहीं हुआ है। संत डोमेन के जादुई जीव ऐसे अस्तित्व हैं जो पहले से ही जादुई जीव वन के शिखर पर विराजमान हैं। ऐसी और कौन सी चीज है जो उन्हें सामूहिक रूप से उत्तेजित करने में सक्षम है? मेंग लेई की आंखें घूमते हुए उसने पूछा, क्या जंगल के मध्य क्षेत्र में किसी प्रकार का खजाना प्रकट हुआ है, जिसके कारण वे सभी उसकी तलाश में निकल पड़े हैं? असंभव तो नहीं, पर इसकी संभावना बहुत कम है। बूढ़े अमोस ने सिर हिलाते हुए कहा, जादुई जीव वन में एक राजा रहता है और संत क्षेत्र के सभी जादुई जीव उसकी प्रजा हैं। अगर सचमुच कोई खजाना प्रकट भी हो जाए तो भी उन्हें उसे पाने का कोई मौका नहीं है। जादुई जीव वन का राजा? मेंग लेई चौंक गया। उसने जल्दी से पूछा, महामहिम अध्यक्ष महोदय, जादुई जीव वन का कोई राजा भी है? इंसानों के भी राजा होते हैं, तो जादुई जीवों का राजा क्यों नहीं हो सकता? ओल्ड एमोस ने मेंग लेई की ओर एक नजर डाली और कहा, 7वें दर्जे के जादुई जीव इंसानों के बराबर बुद्धिमान होते हैं, जबकि 9वें दर्जे के जादुई जीव तो इंसानी भाषा भी बोल सकते हैं। अगर जादुई जीव अपना खुद का राज्य स्थापित कर लें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, राजा की बात तो दूर की है। अच्छा, मेंग लेई ने चुपचाप सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, महामहिम अध्यक्ष महोदय, जादुई वन का राजा किस प्रकार का जादुई प्राणी है? वह कितना शक्तिशाली है? क्या आपने उसे कभी देखा है? मेंग लेई के सवालों पर ओल्ड एमोस की आंखों में एक जटिल भाव झलक उठा। मुझे इसे एक बार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय मैं 9वीं श्रेणी का जादूगर बना था और अग्नि ड्रैगन साम्राज्य का दरबारी जादूगर बन चुका था। ये कैसा दिखता है? ये किस प्रकार का जादुई जानवर है? मेंग लेई ने उत्सुकता भरे भाव से पूछा। भिनभिनाहट। इसी समय अचानक मेंग लेई के जादुई संचार उपकरण की घंटी बजी। मेंग लेई ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और बड़े असंतोष के साथ उसकी ओर देखा तो पाया कि वास्तव में फोन अब्बे का था। अब्बे? मेंग लेई काफी हैरान था। अब्बे ने उसे पहले कभी फोन नहीं किया था, तो अब क्यों कर रहे थे? असमंजस में पड़ी मेंग लेई ने फोन उठाना चुना। उस व्यक्ति के चेहरे पर एक उदासीन भाव था और फोन रखने से पहले उसने केवल एक ही बात कही, जादुई जीव वन में कुछ गड़बड़ हो गई है। तुरंत निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ओह! कुछ अचंभित होकर मेंग लेई उस संचार उपकरण को घूर रही थी जो अब डिस्कनेक्ट हो चुका था। वह ठंडा, निर्मम व्यक्ति मुझे चेतावनी दे रहा है। ये तो बिल्कुल अप्रत्याशित है। ओल्ड एमोस हंसते हुए बोला, गोल्डन कोलोसल ड्रैगन लोग स्वभाव से अभिमानी हो सकते हैं, लेकिन वे दया और द्वेष के बीच स्पष्ट अंतर भी समझते हैं। तुमने एक बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए ये स्वाभाविक है कि उसने तुम्हें चेतावनी दी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेंग लेई ने हल्के से अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह जादुई संचार उपकरण को रखने ही वाला था, वह अचानक फिर बज उठा। इस बार फोन करने वाला फैटी हॉट था। भाई, क्या तुम जादुई जानवरों के जंगल में हो? कॉल कनेक्ट होते ही फैटी हॉट ने उससे तुरंत सवाल पूछना शुरू कर दिया। जी हाँ, क्या बात है? मेंग लेई काफी हैरान थी। फैटी हॉट ने घबराकर जवाब दिया, जादुई जीव वन में कुछ गड़बड़ हो गई है। चींटियों का एक विशाल झुंड उमड़ पड़ा है। बेहतर होगा कि तुम भाग जाओ, जरा भी देर हुई तो मर जाओगे। चींटियों की लहर? आपको कैसे पता चला? मेंग लेई स्तब्ध रह गया। मैं जादुई जानवरों के जंगल में हूँ और मुझे पता भी नहीं कि क्या हुआ है, जबकि राजधानी शहर में मीलों दूर बैठे तुम्हारे जैसे मोटे ताजे को सब पता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। ये बताना मुश्किल था कि फैटी हॉट इस समय क्या कर रहा था। उसकी बाहें नंगी थीं और उसकी छाती दिख रही थी। चर्बी के 2 विशाल 36D आकार के उभार दाएं बाएं हिल रहे थे, जिससे मेंग लेई की आंखें लगभग चौंधिया गईं। ये खबर राजधानी भर में फैल चुकी है। महामहिम ने अभी अभी सभी शाही परिवार के सदस्यों, रईसों और अधिकारियों को एक आपातकालीन बैठक के लिए बुलाया है और एक विशेष श्रेणी की भयंकर समुद्री लहर की चेतावनी भी जारी की है। इसी बीच महामहिम ने राज्य की शीर्ष श्रेणी की फ्लाइंग ड्रैगन टुकड़ियों को सीमाओं पर तैनात कर दिया है। वे संभवतः अभी रास्ते में हैं। फैटी हॉट को कुछ सूझा और उसने आगे कहा, वैसे अकादमी आने वाली भीषण चुनौती से निपटने की तैयारी में चौथे वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ छात्रों को भी इकट्ठा कर रही है। किराए के सैनिकों का संघ, जादूगरों का संघ और चर्च ने भी चींटियों के उस भयंकर हमले की तैयारी में अपनी जनशक्ति जुटाना शुरू कर दिया है, जिसके होने की बहुत अधिक संभावना है। क्या ये बुरा है? मेंग लेई अचंभित दिख रही थी। जादुई जानवरों के जंगल में हंगामा हुए अभी ज्यादा समय भी नहीं बीता था, फिर भी राज्य को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था। एक विशेष श्रेणी की राक्षसी लहर की चेतावनी, यह अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की सर्वोच्च श्रेणी की राक्षसी लहर की चेतावनी थी।
ये समझना आवश्यक है कि अग्नि ड्रैगन साम्राज्य जादुई जीव वन के निकट स्थित होने के कारण राक्षसों के भयंकर हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। राक्षसों के हमलों से अधिक प्रभावी ढंग से बचाव के लिए राजधानी को जादुई जीव पर्वतमाला के निकट स्थापित किया गया था और उन्होंने सामान्य राक्षसों के हमलों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उन्होंने अब वाकई में विशेष श्रेणी के खतरनाक समुद्री लहरों की चेतावनी जारी कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार मामला वाकई गंभीर है। चींटियों की लहर। ओल्ड एमोस की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। वैसे जादुई जीव वन में शक्तिशाली जादुई जीव चींटियों की प्रजातियां ज्यादा नहीं हैं। फिर भी इससे इतना बड़ा हंगामा क्यों मच गया? तभी ओल्ड एमोस के मन में कुछ विचार आया और उसका चेहरा बदल गया। जल्दी करो, उससे पूछो कि इस बार चींटियों के झुंड की मुख्य इकाई कौन सी जादुई चींटी प्रजाति है। मेंग लेई देर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था और उसने तुरंत हॉट से पूछा, मैंने सुना है कि ये खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियां हैं। हॉट ने तुरंत जवाब दिया, इसके अलावा यह एक बहुत बड़े पैमाने पर रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियों का हमला है। चीलनुमा खोजकर्ताओं ने पता लगाया है कि जादुई जीव वन के कई क्षेत्रों में एक साथ असाधारण रूप से बड़े पैमाने पर रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियों का आक्रमण हुआ है। छठी श्रेणी के इन खूंखार जादुई जीवों ने विशालकाय ज्वारीय लहरें उत्पन्न कर दी जो जादुई जीव वन के हर हिस्से में फैल गईं। वहां मौजूद सभी जादुई जीव जान बचाकर भाग रहे हैं और मैंने सुना है कि संघ क्षेत्र के जादुई जीव भी इससे भयभीत होकर घबराकर भागने लगे हैं। खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियां। बूढ़े एमोस का चेहरा एकदम बदल गया और उसने गहरी सांस ली। सोचो, ये सच में खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियां हैं। ये तो बहुत भयानक है। ओल्ड एमोस के चेहरे के भाव देखकर मेंग लेई का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। ओल्ड प्रेसिडेंट, क्या खून की प्यासी लौह क्रिस्टल चींटियों की लहर वाकई डरावनी होती है? क्या डरावना शब्द भी इसके लिए पर्याप्त हो सकता है? ओल्ड एमोस ने आह भरी। खून के प्यासे लौह क्रिस्टल चींटियां एक प्रकार के अंधकार में तत्व वाले जादुई जीव हैं जो भूमिगत रहते हैं। वे शायद ही कभी अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं और जाते हैं। भले ही वे कभी कभार जमीन के ऊपर दिखाई दें, वे केवल खूंखार लौह क्रिस्टल चींटियां हैं जो रास्ता भटक गई हैं। वे केवल छठी श्रेणी के जादुई जीव हैं और उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन ओल्ड एमोस के शब्दों ने एक नया मोड़ ले लिया। जब खून की प्यासी लोहे की क्रिस्टल चींटियां एक साथ बड़े पैमाने पर जमीन के नीचे से निकलेंगी तो वे मिलकर एक असाधारण रूप से भयानक तबाही मचा देंगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि लाखों लाल चींटियां एक साथ मिलकर लाल रंग की धारा में तब्दील हो जाएंगी। वहां कंकाल के अवशेष भी नहीं बचे हैं, बंजर भूमि में कुछ भी जीवित नहीं बचा है। हर एक जीवित प्राणी का सफाया हो जाएगा। क्या यह इतना डरावना है? मेंग लेई ने हौंकते हुए कहा। डरावना? बूढ़े एमोस ने हंसते हुए पूछा, क्या आप जानते हैं कि सेंट डोमेन के 6 जादुई जानवर जैसे कि मून हॉलिंग हेवनली वुल्फ किंग अचानक अपनी मान से दहाड़ते हुए जंगल के मध्य क्षेत्र की ओर क्यों भागे? नहीं, मैं नहीं। मेंग लेई ने सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सुरक्षा की तलाश में गए हैं। ओल्ड एमोस दूर तक देखता रहा। जादुई जीव वन का राजा वन के मध्य भाग में रहता है। केवल राजा ही उन संघ क्षेत्र के जादुई जीवों की रक्षा करने में सक्षम है। अन्यथा जब चींटियों का झुंड उनकी ओर बढ़ता है तो संघ क्षेत्र के जादुई जीव भी भयानक मौत मरेंगे। क्या सेंट डोमेन के जादुई जानवर भी मर जाएंगे? मेंग लेई ने हैरानी से पूछा। चींटियों जैसे जादुई जीव अन्य जादुई जीवों से भिन्न होते हैं। उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता और वे लगातार हमले करते रहते हैं। उनकी संख्या भी असीमित है। देवताओं को भी इनसे निपटना कठिन लगेगा। संघ डोमेन के जादुई जीवों की तो बात ही छोड़िए। ओल्ड एमोस ने अपना सिर हिलाया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर चींटियों का झुंड राज्य की सीमाओं पर हमला कर दे तो वे उनसे कैसे लड़ेंगे? मेंग लेई ने पूछा। ये तो हालात पर निर्भर करेगा। सिर हिलाते हुए ओल्ड एमोस आगे बोला। चींटियों का झुंड बेहद तेजी से आगे बढ़ता है। उनका एक ही मकसद होता है, भोजन हथियाना। सभी जादुई जीव, पेड़ और घास फूस उनके लूट के निशाने पर होते हैं। जादुई जीव वन में पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के बाद वे अपने आप पीछे हट जाते हैं। अगर उन्हें जादुई जानवरों के जंगल में पर्याप्त भोजन न मिले तो क्या होगा? मेंग लेई ने मुट्ठी भींच ली। क्या वे जंगल से बाहर निकलकर सीमाओं की ओर धावा बोल देंगे? हाँ, ये सही है। ओल्ड एमोस ने सिर हिलाया। इसी तरह की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी थीं, जिनमें से काफी सारी झूठी चेतावनी थी। चींटियों का झुंड भोजन की तलाश में केवल जादुई जीव वन में ही रुका रहा और उसने सीमाओं पर हमला नहीं किया था। हालांकि कुछ ऐसे मौके भी आए जब उन्होंने आक्रमण किया और राज्य पर भीषण तबाही मचाई। लोगों का जीवन घोर दुख और पीड़ा में डूब गया और अनगिनत जानें चली गईं। तो कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वे सीमाओं पर हमला करेंगे या नहीं, है ना? मेंग लेई ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव लिए पूछा। ये सही है, अब मैं समझा। मेंग लेई ने राहत की सांस ली। उसने अपनी गति बढ़ाई और तुरंत जादुई जानवरों के गांव की ओर उड़ गया। हालांकि यह सच था कि गांव के प्रति उसके मन में कोई खास भावनात्मक लगाव नहीं था, लेकिन वह चींटियों के प्रकोप में ग्रामीणों को मरते हुए चुपचाप नहीं देख सकता था। वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। तेज गति से उड़ते जादुई कालीन की बदौलत मेंग लेई दोपहर तक गांव लौट आया। बड़े लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, जबकि बच्चे मौज मस्ती और खेल रहे थे। खाना पकाने से धुआं हवा में उठ रहा था और मांस की सुगंध मन को मोह रही थी। जादुई जानवरों का गांव अब भी शांति और सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि एक बड़ी आपदा आने वाली है। बोंग! मेंग लेई गांव के प्रवेश द्वार पर बनी दीवार पर उतरा और वहां लगी पुरानी पीतल की घंटी बजा दी। जादुई जानवरों के गांव के ऊपर आकाश में घंटी की गहरी धीमी सी गूंज सुनाई दी, जिससे सभी ग्रामीण चौंक गए। बड़ों के चेहरे स्तब्ध रह गए, बच्चे जहां थे वहीं रुक गए और सभी ने गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखा। पुरानी पीतल की घंटी बज रही है। क्या भयंकर तूफान फिर आ गया है? कैप्टन हडर्स अपनी लकड़ी की झोपड़ी में दोपहर का भोजन कर रहे थे, तभी घंटी बजी। उनका चेहरा बदल गया और उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हड्डी को एक तरफ फेंक दिया। फिर उन्होंने अपनी विशाल तलवार उठाए और पलक झपकते ही झोपड़ी से बाहर निकल गए।
वे इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने अपने हाथों पर लगी चिकनाई को साफ करने की भी जहमत नहीं उठाई। स्विश! सभी वयस्क पुरुषों ने अपने काम रोक दिए और अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने फावड़े, कुदाल, तलवारें, रेक और अन्य कई हथियार उठाए और सीधे गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़े। महिलाएं जोर जोर से अपने बच्चों को पुकार रही थीं क्योंकि वे किसी भी क्षण भूमिगत आश्रय में प्रवेश करने के लिए तैयार थीं। एक पल के लिए पूरे जादुई जानवर गांव के लगभग 100 ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। मेंग लेई, गांव की दीवारों तक सबसे पहले पहुंचने वाले हडर्स मेंग लेई को देखकर बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा, मेंग लेई, तुम कब वापस आ गई? हाँ, तुम्हारे साथ होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत मेंग लेई ने सिर हिलाकर जवाब दिया, कैप्टन हडर्स, मुझे खेद है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। इस बार राक्षसों का प्रकोप बहुत बड़ा है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। हडर्स का चेहरा तुरंत बदल गया। लेकिन तुम तो छठी कक्षा के योद्धा हो और 5वीं कक्षा के जादूगर भी। ये किस तरह का भयानक राक्षस है जिससे तुम जैसे लोग भी नहीं लड़ सकते? जब सब लोग आ जाएंगे तब बात करेंगे। मेंग लेई ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया। मेंग लेई, कप्तान। कुछ ही देर में सभी पहरेदार और वयस्क पुरुष एक एक करके आ गए। गांव के मुखिया बूढ़े पीटर भी अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए लड़खड़ाते हुए गांव के प्रवेश द्वार की ओर दौड़े। जब लगभग सभी लोग आ गए तो मेंग लेई ने उन्हें चींटियों के झुंड के बारे में विस्तार से बताया। उसकी बातें सुनकर सभी बुरी तरह डर गए और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैप्टन हडर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पूछा, मेंग लेई, क्या तुमने जो कहा वो सच है? क्या चींटियों का ज्वार सचमुच आने वाला है? ये निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि वे आएंगे या नहीं, लेकिन जादुई जीव वन में सचमुच खूंखार लॉ क्रिस्टल चींटियों का एक बड़ा प्रकोप हुआ है। राजधानी में मेरे मित्र ने मुझे ये भी बताया है कि राजा ने इसके कारण विशेष श्रेणी के जीव प्रकोप की चेतावनी जारी की है। मेंग लेई गंभीर दिखते हुए धीमी और भारी आवाज में बोलने लगे। मैंने सुना है कि फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स को भी लामबंद कर दिया गया है। मेरे यहाँ जल्दी वापस आने का कारण यही है कि आप सभी को पहले से तैयारी करने के लिए सूचित कर दूं। आप तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सावधानी बरतें। अगर खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियां सचमुच जादुई जीव वन से बाहर निकल आईं, तो हमारे जैसे गांवों का अंत हो जाएगा। राज्य की सेनाएं हम जैसे आम लोगों को बचाने के लिए सीमा रक्षागढ़ को कभी नहीं छोड़ेंगी। एक विशेष श्रेणी के राक्षसी हमले की चेतावनी और उड़ने वाले ड्रैगन सैनिकों की लामबंदी। सबके चेहरों का रंग उड़ गया। मेंग लेई सही कह रही है। सावधानी बरतने में ही भलाई है। बूढ़े पीटर ने सबसे पहले फैसला लिया। उन्होंने निर्देश दिया, हर घर को तुरंत राशन और पीने का पानी तैयार करने को कहो। जैसे ही हमें चींटियों के झुंड के कोई संकेत मिले, सभी को तुरंत भूमिगत आश्रय में प्रवेश करना है। दादाजी ग्राम प्रमुख, मुझे खेद है कि भूमिगत आश्रय काम नहीं आएगा। मेंग लेई ने बूढ़े पीटर के सुझाव को तुरंत खारिज कर दिया। भूमिगत आश्रय केवल सामान्य राक्षसों के हमलों से ही बचाव कर सकता है। ये खूंखार लॉ क्रिस्टल चींटियों को नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों? बूढ़े पीटर की भौहें तन गईं और वह गुस्से से सिकुड़ गया। खून के प्यासे लॉ क्रिस्टल चींटियां एक प्रकार के अंधकार में तत्व वाले जादुई जीव हैं जो भूमिगत रहते हैं। जैसे ही उन्हें अपने शिकार की आहट मिलती है, वे सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। मेंग लेई ने गंभीरता से समझाया, आप कल्पना कीजिए कि छठी श्रेणी के जादुई जीव कितनी तेजी से सुरंग खोदते हैं। आश्रय उन्हें बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बूढ़े पीटर का चेहरा तुरंत बदल गया। गांव जादुई जानवरों के जंगल के किनारे पर बसा था। वह आश्रय ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जब आश्रय भी अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पा रहा था, तो गांव वाले क्या करते? महान ड्रैगन रक्त दीवार में पीछे हट जाओ, मेंग लेई ने धीरे से कहा। महान ड्रैगन रक्त दीवार में ही सबसे सुरक्षित है। हमारी सुरक्षा केवल वहीं सुनिश्चित हो सकती है। महान ड्रैगन रक्त की दीवार। सबने एक दूसरे की ओर देखा। हाँ, महान ड्रैगन रक्त की दीवार। मेंग लेई ने भारी मन से सिर हिलाया। सीमावर्ती राज्य होने के नाते अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के अस्तित्व का उद्देश्य साम्राज्य की रक्षा करना और सीमाओं की सुरक्षा करना था। पीढ़ियों से अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के प्रत्येक व्यक्ति ने इस जिम्मेदारी को निभाया था। इस कार्य को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के पहले अग्नि ड्रैगन राजा ने विशेष रूप से जादुई पशु पर्वतमाला के निकट एक स्थान पर राजधानी की स्थापना की थी, ताकि राजधानी से जादुई पशु वन तक की यात्रा केवल एक दिन की हो। एक दिन, इसका मतलब यह था कि एक बार जब राक्षसों का प्रकोप शुरू हो जाता, तो बिना किसी बाधा के जादुई राक्षसों की सेना को राजधानी तक पहुंचने और पूरे राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने में केवल एक दिन की आवश्यकता होती। कोई भला दूसरों को अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति कैसे दे सकता है? इस मामूली दूरी के कारण पूरे फायर ड्रैगन साम्राज्य में असुरक्षा का भाव व्याप्त था। परिणामस्वरूप फायर ड्रैगन साम्राज्य ने न केवल जादुई जीव वन में पूरे वर्ष ईगल स्काउट तैनात किए ताकि वहां की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, बल्कि उन्होंने जादुई जीव वन और साम्राज्य के बीच कई हजार किलोमीटर लंबी एक रक्षात्मक किलेबंदी भी बनाई थी। ये दृढ़ और मजबूत लंबी दीवार, जिसकी औसत ऊंचाई 50 मीटर और मोटाई 20 मीटर थी, एक विशाल, ऊंची, मजबूत और ठोस सीमावर्ती गढ़ थी जो अनंत तक फैली हुई थी। वह पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध महान ड्रैगन रक्त की दीवार थी। कई दसियों हजार वर्षों से महान ड्रैगन रक्त की दीवार ने अनगिनत जादुई जीवों को अपने चरणों में दफन होते देखा है, अनगिनत जादुई जीवों का रक्त इसकी दीवारों पर बिखरा हुआ देखा है और अनगिनत राक्षसी हमलों का सामना किया है। यह अनंत काल तक दृढ़ता से सीधा खड़ा रहा। यह कहा जा सकता है कि महान ड्रैगन रक्त की दीवार एक ताबीज जैसी सुरक्षात्मक किलेबंदी थी। यह अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम रक्षा दीवार थी। पूरे अग्नि ड्रैगन साम्राज्य में कोई भी महान ड्रैगन रक्त की दीवार को कुछ भी होने नहीं देता था। इस प्रकार महान ड्रैगन रक्त दीवार पर न केवल साल भर कुलीन सैनिकों की तैनाती रहती थी, बल्कि युद्ध छिड़ते ही राज्य अन्य क्षेत्रों से भी सैनिकों को सुदृढ़ीकरण के रूप में भेजता था। वहां सबसे सुरक्षित था। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल शायद सुरक्षित हो, लेकिन ये गांव से बहुत दूर है। 100 से अधिक ग्रामीण वहां कैसे पहुंचेंगे? बूढ़े पीटर ने परेशान होकर हंसते हुए कहा, और तो और, वहां बूढ़े, बीमार औरतें और बच्चे भी हैं।
अपने पूरे परिवार के साथ उनमें से कई तो महान ड्रैगन ब्लड वॉल तक पहुंचने तक टिक ही नहीं पाएंगे। हडर्स और बाकी लोगों ने भी चुपचाप सिर हिलाया। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल बेशक सुरक्षित थी, लेकिन वह गांव से बहुत दूर थी। अन्यथा अतीत में जब राक्षसों का प्रकोप हुआ था, तब वे बहुत पहले ही महान ड्रैगन रक्त दीवार पर चले गए होते। वे अब भी इतनी दयनीय स्थिति में यहाँ क्यों रह रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं और अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंग लेई मुस्कुराया। गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, इसलिए हमें बस कुछ बड़ी जादुई गाड़ियां किराए पर लेनी होंगी। जादुई गाड़ियां बहुत तेज होती हैं, लोगों को लाने ले जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्या आप जादुई कारें किराए पर लेना चाहते हैं? सभी लोग अचंभित रह गए। जी हाँ, जादुई गाड़ियां। मेंग लेई ने मुस्कुराते हुए कहा, जादुई गाड़ियां किराए पर लेने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सब घर जाकर अपना सामान पैक कर लीजिए। जब मैं गाड़ियां लेकर वापस आऊंगा तो हम तुरंत निकल पड़ेंगे। उसके बोलने के बाद मेंग लेई अपनी जादुई कालीन पर कूद गया और सीधे क्षितिज में गायब हो गया। लेकिन मेंग लेई, सब लोग उसकी पीठ की ओर देखते हुए एक दूसरे को घूरने लगे। जादुई कारों को किराए पर लेना बहुत महंगा नहीं होगा। ये तो यकीनन बहुत बड़ी रकम होगी। गांव वाले इसका खर्च कैसे उठा पाएंगे? सबके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। चलो, हम बस उनकी कही बात के अनुसार ही कार्य करें और अन्य समस्याओं की चिंता न करें। हडर्स ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कुछ बातें उनके लिए कहना सुविधाजनक नहीं था, इसलिए उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने मेंग लेई की दयालुता को हमेशा याद रखा और भविष्य में मौका मिलते ही उसका एहसान चुकाया। ... बेटा, तुम उन ग्रामीणों के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हो, है ना? ओल्ड एमोस हवा में तैर रहा था। जादुई कालीन चाहे कितनी भी तेजी से चले, वह बस कालीन के ठीक ऊपर तैरता रहता था। ये बहुत ही अजीब था। ये मेरे ही गांव के लोग हैं, मैं इन्हें यूं ही मरते हुए नहीं देख सकता, मेंग लेई ने शांत भाव से जवाब दिया। वैसे भी इनकी मदद करना मेरे लिए उंगली उठाने जैसा ही है। ये सच है, बूढ़े एमोस ने अपनी दाढ़ी घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी वर्तमान क्षमताओं के साथ। युवा और बुजुर्ग लोग जादुई कालीन पर सवार होकर तेज गति से बातें कर रहे थे। देखते ही देखते वे जादुई जानवरों के गांव के सबसे नजदीकी शहर जादुई जानवरों के कस्बे पहुंच गए। जादुई जीव वन के पास स्थित जादुई जीव नगर एक ऐसी जगह थी जहां असंख्य साहसी लोग अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करते थे, अपने शिकार को बेचते थे और विश्राम करते थे। ये वह स्थान भी था जहां व्यापारी जादुई कोर और जानवरों की खाल या फर खरीदते थे। यह एक बेहद चहल पहल वाला और समृद्ध स्थान था जहां लोग लगातार आते जाते रहते थे। चहल पहल भरी सड़कों पर चलते हुए और आसपास की आवाजें सुनते हुए मेंग लेई थोड़ा शांत हुआ। फिर वह सीधे जादुई कार डिपो की ओर चल पड़ा। जब वह जादुई रथ डिपो पर पहुंचा तो एक परिचारक आगे आया और पूछा, आदरणीय जादूगर स्वामी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैं कुछ कारें किराए पर लेना चाहता हूं। मेंग लेई ने शांत भाव से पूछा, आपके पास जो सबसे बड़ी जादुई कार है उसमें कितने यात्री बैठ सकते हैं? 50 लोग, कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 50, बहुत बढ़िया, मैं 2 किराए पर लेना चाहूंगा। मेंग लेई ने 2 उंगलियां उठाईं। फिर उसने पूछा, 50 लोगों के बैठने की क्षमता वाली 2 जादुई कारों को किराए पर लेने में कितना खर्च आएगा? जादूगर महाराज, हम प्रति घंटा किराया लेते हैं। एक बड़ी जादुई गाड़ी का किराया 88 सोने के सिक्के प्रति घंटा है, इसलिए 2 गाड़ियों के लिए 176 सोने के सिक्के लगेंगे। मुस्कुराते हुए सेवक ने पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इन्हें कितने समय के लिए किराए पर लेंगे? लगभग 15 घंटे, मुझे लगता है, मेंग लेई ने मन ही मन हिसाब लगाते हुए जवाब दिया। 2 बड़ी जादुई गाड़ियों का 15 घंटे का कुल किराया 2640 सोने के सिक्के होगा। कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आप नकद या कार्ड से भुगतान करेंगे? मेंग लेई ने लापरवाही से सोने के सिक्कों का एक ढेर फेंक दिया। उन्हें छांटने और गिनने के बाद कर्मचारी ने उसे एक बिल बनाकर दिया और मेंग लेई बिल हाथ में लेकर कार पार्किंग की ओर चल पड़ा। कुछ ही समय बाद 2 विशाल जादुई गाड़ियां सीटी बजाते हुए मैजिकल बीस्ट टाउन से निकल पड़ीं और 7 घंटे बाद मैजिकल बीस्ट विलेज पहुंच गईं। गांव वाले, जो पूरी तरह से तैयार थे, व्यवस्थित ढंग से गाड़ियों में सवार हो गए। गांव के अधिकांश लोगों के लिए यह पहली बार था जब वे जादुई गाड़ी में बैठे थे और वे बेहद उत्साहित थे। कुछ बच्चे तो गलियारे में हंसते खेलते हुए बेहद खुश थे। सामने का दृश्य देखकर हडर्स की आंखों में कृतज्ञता का भाव भर गया। मेंग लेई, इस बार मुझे सचमुच आपका धन्यवाद करना चाहिए। अगर आप ना होते तो कौन जानता क्या होता। आप औपचारिकता पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रहे हैं। मैं भी इस गांव का सदस्य हूं, यह मेरा कर्तव्य है। मेंग लेई ने मुस्कुराते हुए उसे विदा किया और कहा, वैसे मुझे मैजिकल बीस्ट रिज में कुछ ऐसी चीजें मिली जो मेरे किसी काम की नहीं हैं। आप भी एक बार देख लीजिए कि क्या वे ग्रामीणों के काम आ सकती हैं। बोलते हुए मेंग लेई ने कुछ पन्ने निकाले। हडर्स ने हैरानी से उनमें से एक पन्ना खोला और उसकी आंखें तुरंत बड़ी बड़ी हो गईं। आग से धातु पिघलाने की कला। मेंग लेई, ये तो बैटल ऑरा तकनीक है। ये तो बहुत कीमती है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। मेंग लेई ने जादुई वन की खोज में बिताए इन कुछ दिनों में केवल जादुई जीवों का शिकार ही नहीं किया था, उसे अन्य मनुष्यों के कई हमलों का भी सामना करना पड़ा था। उनके जैसे नीच साहसी अक्सर इस तरह के घिनौने गंदे कामों में शामिल होते थे, इसलिए धनवान होने के अलावा वे अपने साथ और भी बहुत कुछ रखते थे। बैटल ऑरा तकनीक की नियमावली भी ऐसी ही चीजों में से एक थी। कुछ सफल जवाबी हमलों में हमलावरों को मार गिराने के बाद मेंग लेई ने बैटल ऑरा तकनीक की कई नियमावली प्राप्त कर ली थी। इनमें सामान्य नियमावली के साथ साथ अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य उच्च श्रेणी की नियमावली भी शामिल थी। उनका इनाम काफी समृद्ध था। ये तो अफसोस की बात थी कि ये सब मेंग लेई के लिए बेकार थे। अकेले फायर ड्रैगन मैनुअल ही उसके साधना के लिए काफी था। बाकी सभी मैनुअल, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उसके लिए सरासर बेकार थे। चूंकि वे बेकार पड़े थे, इसलिए वह उनमें से कुछ को निकालकर ग्रामीणों को उनकी खेती करने के लिए दे सकता था। इस तरह न केवल ग्रामीणों की युद्ध क्षमता बढ़ेगी, बल्कि उन ग्रंथों का भी पूरा उपयोग हो सकेगा।
हालांकि हडर्स ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। मेंग लेई, ये बैटल ऑरा तकनीक की नियमावली बहुत मूल्यवान है, हम इन्हें नहीं ले जा सकते। आपने गांव के लिए पहले ही बहुत कुछ किया है। कैप्टन हडर्स, ये सब चीजें मुझे जादुई जीव वन में मिली, ये मेरे ज्यादा काम की नहीं है, इसलिए आप इन्हें ले लीजिए। मेंग लेई ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये तकनीकें सबको, विशेषकर बच्चों को सिखा सकते हैं। जब सबकी युद्ध क्षमता बढ़ जाएगी तब मैं भी बिना किसी चिंता के बाहर जा सकूंगा। यह कुछ देर हिचकिचाने के बाद हडर्स अंततः इसके लिए सहमत हो गए। 7 घंटे बाद मेंग लेई और अन्य लोग सुरक्षित रूप से ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल पर पहुंच गए। हालांकि उनमें से किसी ने भी यह अनुमान नहीं लगाया था कि ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के सभी प्रवेश और निकास द्वार वास्तव में बंद थे और प्रवेश और निकास निषिद्ध था। अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं निकल सकते थे और बाहर मौजूद लोग अंदर नहीं जा सकते थे। कवच पहने और भाला लिए एक सैनिक शहर की दीवारों के ऊपर एकदम सीधा खड़ा था, युद्ध के लिए तैयार। सबसे नीचे कई साहसी, व्यापारी और आम लोगों की भीड़ थी। उन सभी को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और अब वे शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद सैनिकों पर गुस्से से चिल्ला रहे थे। द्वार खोलो, शहर के द्वार खोल दो, चींटियों की लहर आ रही है, मुझे अंदर आने दो। अरे हरामखोरों, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, मैं पहाड़ियों का बैरन स्काइल्स हूँ, जल्दी करो और इस बैरन के लिए द्वार खोलो। हे ड्रैगन देवता, क्या आपने अपनी प्रजा को त्याग दिया है? मानो वे मूर्ति हों। शहर की दीवारों के ऊपर तैनात सैनिक उन लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे जो उन्हें गालियां दे रहे थे। उन्होंने उन पर जरा भी गौर नहीं किया और न ही शहर के द्वार खोलने का उनका कोई इरादा था। इससे लोगों का गुस्सा और भी भड़क उठा और बिना एक पल भी रुके उन पर तरह तरह के अपशब्द और गालियां बरसाने लगे, जिससे एक ऐसा दृश्य बन गया जो कठोर, प्रभावशाली ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के साथ बिल्कुल बेमेल लग रहा था। जादुई गाड़ियां भीड़ के सामने आकर रुक गईं। मेंग लेई गाड़ी से उतरे और सामने का दृश्य देखकर उनका चेहरा सिकुड़ गया। हडर्स मेंग लेई के पीछे पीछे आए और घबराकर पूछा, मेंग लेई, शहर के द्वार बंद हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? घबराएं नहीं, मेंग लेई ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और भीड़ के आगे की ओर चल दी। कुलीन पोशाक पहने एक मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने गुस्से से थूकते हुए कहा, तुम सब हरामखोर हो, मैं एक कुलीन व्यक्ति हूं, तुम मुझे यहां बाहर नहीं रख सकते। मेरे स्वामी, जल्दी कीजिए और कुछ सोचिए। उसके बगल में गोद में एक शिशु लिए एक कुलीन महिला रोते हुए चिंता से बोली, हमारा बच्चा अभी सिर्फ 1 साल का है, मैं नहीं चाहती। सिसकियां। मोटे आदमी ने लिपटे हुए बच्चे पर एक नजर डाली। उसके चेहरे की चर्बी थोड़ी सी कांप उठी और वह और भी गुस्से से बड़बड़ाने लगा, अरे हरामखोरों, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो, मैं एक बैरन हूं, एक रईस। उस मोटे आदमी के गाली गलौज और अपशब्दों के बीच अचानक दूर से एक साया उनकी ओर तेजी से बढ़ा और पलक झपकते ही वह शहर की दीवारों के नीचे पहुंच गया। फिर हवा में ऊंची छलांग लगाने के बाद उसके पैरों की उंगलियां शहर की दीवारों पर हल्की हल्की थपथपाती रहीं और वह मकड़ी की तरह ऊपर की ओर चढ़ गया। ये देखकर मोटे आदमी ने जल्दी से अपनी आवाज ऊंची की और चिल्लाया, विशेषज्ञ, आदरणीय विशेषज्ञ, मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के देने को तैयार हूं, कृपया हमें ऊपर ले चलें। हालांकि विशेषज्ञ ने पीछे मुड़कर देखे बिना ही शहर की दीवारों की गहराई में गायब हो गया, मानो उसने उसकी कही हुई कोई बात सुनी ही न हो। वो कमीना बैरन स्काइल्स इतना क्रोधित था कि वह अपना पैर पटकना बंद नहीं कर पा रहा था। श्रीमान बैरन, क्या वे लोगों को इस तरह शहर की दीवारों पर चढ़ने की अनुमति देते हैं? मेंग लेई ने शहर की दीवारों के ऊपर तैनात सैनिकों की ओर इशारा करते हुए पूछा। बैरन स्काइल्स मुड़ा और गुस्से से मेंग लेई को घूरते हुए बोला, वे ऐसा क्यों नहीं करेंगे? जब तक तुम मुंह पर कूदने की क्षमता रखते हो तब तक वे तुम्हारा पीछा करके तुम्हें वापस नीचे तो नहीं ला सकते, है ना? बिल्कुल सही, महान ड्रैगन रक्त की दीवार राक्षसों के आक्रमण से बचाव के लिए बनाया गया किला है, हमें यहाँ रोके रखने के लिए नहीं। उन कमीनों को हमें यहाँ नहीं रोकना चाहिए। जो लोग ऊपर कूदने में सक्षम थे वे कूद चुके हैं, अब हम जैसे कमजोर निर्दोष आम लोग ही बचे हैं। उनका इरादा साफ है कि वे हमें शहर की दीवारों के बाहर मरने देंगे। शहर की दीवारें 50 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं और केवल तृतीय श्रेणी के योद्धा या उससे ऊपर के लोग ही वहां तक कूद सकते हैं। हम एक तरफ क्रोधित भीड़ एकजुट हो गई, गुस्से से भरी हुई लेकिन बेबस। हडर्स ने यह भी कहा, जैसे ही राक्षसों का झुंड आक्रमण करने आएगा, महान ड्रैगन रक्त दीवार अपने द्वार पहले ही बंद कर लेगी और राक्षसों का झुंड शांत होने पर ही उन्हें फिर से खोलेगी। जो लोग समय पर शहर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे उन्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना होगा, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। इस समय ओल्ड एमोस प्रकट हुए और धीमी आवाज में बोले, शहर के द्वार ऑब्सीडियन चट्टानों से बने हैं जो स्वर्ग के वॉल्ट महाद्वीप की सबसे ठोस, सबसे मजबूत और सबसे भारी चट्टानें हैं और बंद होते ही इनका वजन लगभग 5 लाख किलोग्राम हो जाता है। हर बार द्वार खोलने पर एक 8वीं श्रेणी का जादुई कोर खर्च होता है और आपको पता होना चाहिए कि 8वीं श्रेणी का जादुई कोर कितना मूल्यवान है। ओल्ड एमोस ने आह भरी और आगे कहा, ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल की रक्षा करने वाले सैनिकों की नजर में शायद आम लोग जो दीवार पर चढ़ भी नहीं सकते, उनकी कीमत 8वीं श्रेणी के जादुई कोर के बराबर भी नहीं है। मेंग लेई इस पर चुप रहा। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था, शायद तब वह ऐसे कार्यों को समझ नहीं पाया था जो मानव जीवन की बिल्कुल अनदेखी करते थे। आखिरकार चाहे बाकी सब कुछ कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि जैसे जैसे स्वर्ग के वॉल्ट महाद्वीप में उसका रहने का समय बढ़ता गया और वह अधिक से अधिक चीजों के संपर्क में आता गया, अब यह समझना आसान हो गया था कि ऐसा क्यों हो रहा था। ड्रैगन गॉड साम्राज्य में 4 श्रेणी स्तरीकरण प्रणाली बहुत स्पष्ट थी। कुलीन वर्ग और सत्ता एवं प्रतिष्ठा वाले लोगों की नजर में आम इंसान केवल सस्ते नीच लोग थे। क्या गरीब निम्न वर्ग के लोगों का जीवन मूल्यवान था? बिल्कुल नहीं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसा ही सही, वे भला 8वीं कक्षा के जादू के मूल मंत्र से कैसे तुलना कर सकते हैं? ये दुनिया कितनी निराशाजनक है। मेंग लेई ने गहरी सांस ली और अपने मन में उठ रहे उलझे हुए विचारों को दबाया। वह धीरे धीरे शहर की दीवारों के निचले हिस्से तक गया और बुदबुदाया, चूंकि वे द्वार नहीं खोलेंगे तो मुझे खुद ही ऊपर जाना होगा।
उसके बोलते ही दूर कहीं जमीन अचानक कांपने लगी। एक मिट्टी का अजगर अचानक जमीन से बाहर निकला, जोर जोर से दहाड़ता हुआ अपने नुकीले दांत और पंजे लहराते हुए शहर की दीवारों के निचले हिस्से की ओर तेजी से बढ़ा। फिर ये सीधे शहर की दीवारों के निचले हिस्से से टकरा गया। बूम! जमीन से एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंजी और चारों ओर धूल और मिट्टी उड़ने लगी। मिट्टी और धूल का एक विशाल ढेर जमा हो गया और कुछ सांसें लेने में लगने वाले समय से भी कम समय में शहर की दीवारों के शीर्ष तक जाने वाला एक भव्य मार्ग बन गया। हे मेरे ड्रैगन देवता! यह शहर की दीवारों के निचले हिस्से में मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर दंग रह गया। वे सभी शहर की दीवारों के शिखर तक सीधी जाती ढलान को निहारते हुए अपनी प्रतिक्रिया देना भूल गए। एक मार्ग, यह एक रास्ता है, किसी ने जोर से चिल्लाया। देखते ही देखते भीड़ में जबरदस्त उत्साह छा गया और खुशी के आंसू सबकी आंखों में आ गए। सब लोग पागलों की तरह जयकारे लगाने लगे। जादूगर, ये तो लॉर्ड मैजिशियन है, उन्होंने ही वह रास्ता बनाया था। सभी ने बारी बारी से ढलान की चोटी पर खड़े मेंग लेई की ओर देखा, उनकी कृतज्ञता स्पष्ट थी। मेंग लेई ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी से ऊपर आ जाओ सब लोग, समय किसी का इंतजार नहीं करता। हाँ, किसी ने भी देर करने की हिम्मत नहीं की। वे जल्दी से अपना सामान लेकर शहर की दीवारों पर बने ढलान पर चढ़ गए। मोटे बैरन स्काइल्स शर्मिंदा और आभारी होते हुए मेंग लेई के पास गए, लेकिन उन्होंने उन्हें शाही अंदाज में अभिवादन करना नहीं भूला। आदरणीय जादूगर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्काइल्स बोलूंगा, हमारे जीवन को बचाने के लिए आपकी दयालुता के लिए सदा आभारी रहूंगा। आपका स्वागत है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के भव्य शहर के प्रवेश द्वार के टावर में सिर पर सींगों वाला और सुनहरे कवच में लिपटा एक बलवान ड्रैगन मानव ऊंची कुर्सी पर बैठा था। उससे एक भयावह आभा निकल रही थी। उसका गरिमा में और प्रभावशाली व्यक्तित्व सभी के लिए स्पष्ट था। वह मार्क्विस गोल्ड थे, एक शक्तिशाली 9वें दर्जे के योद्धा और शुद्ध अग्नि ड्रैगन वंश के व्यक्ति। अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के राजपरिवार के सदस्य और महान ड्रैगन रक्त दीवार पर तैनात सैनिकों के सर्वोच्च कमांडर। राजघराने में जन्मे और उच्च पद और अधिकार का आनंद लेने वाले अग्नि ड्रैगन व्यक्ति के रूप में ड्रैगन लोगों के अधिकांश कुलीन वर्ग की तरह मार्क्विस गोल्ड अपने अस्तित्व के मूल से ही आम इंसानों से घृणा करता था। परिणाम स्वरूप जब उन्हें राज्य द्वारा जारी की गई विशेष श्रेणी के जानवरों की लहर की चेतावनी की खबर मिली, तो मार्क्विस गोल्ड ने तुरंत ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल से प्रवेश और निकास बिंदुओं के रूप में काम करने वाले सभी शहर के द्वारों को बंद करने का आदेश दिया। 314 शहर के द्वार सभी बंद हो चुके थे। शहर की विशाल दीवारों के बाहर असंख्य लोग फंस गए थे। मार्क्विस गोल्ड अपने आदेश के परिणामों को भली भांति जानता था। वह जानता था कि अनगिनत जाने राक्षसी लहर के प्रकोप में नष्ट हो जाएंगी, लोग घोर पीड़ा और कष्ट में डूब जाएंगे और भारी संख्या में लोग हताहत होंगे, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। स्वर्ग का गुंबद महाद्वीप एक ऐसी जगह थी जहां बलवान लोग रहते थे, जबकि कमजोर लोग नष्ट हो जाते थे। जो लोग शहर की दीवारों पर चढ़ने में भी असमर्थ थे, उनकी मृत्यु का कोई महत्व नहीं था। लोगों के अपशब्दों और गालियों की तो गोल्ड को जरा भी परवाह नहीं थी। ये तो बस कमजोरों की पागलपन भरी बकवास थी। भला एक विशालकाय ड्रैगन चींटी की दयनीय चीखों पर ध्यान देगा क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन अचानक ही गाली गलौज और अपशब्द अचानक बंद हो गए। तुरंत बाद वे आश्चर्यजनक रूप से जोरदार जयकारों में बदल गए। मार्क्विस गोल्ड की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक रही थी। बाहर क्या हो रहा है? वे अब गाली गलौज क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या वहां कोई है? गोल्ड चिल्लाया। महाराज, क्या बात है? एक बख्तरबंद गार्ड अंदर घुस आया। बाहर क्या हो रहा है? मार्क्विस गोल्ड ने उदासीनता से पूछा। मेरे स्वामी, यही हुआ था। कवचधारी रक्षक ने शहर की दीवारों पर हुई घटना का संक्षिप्त विवरण दिया। मार्क्विस गोल्ड ने अपनी भौहें उठाकर पूछा, एक पृथ्वी तत्व का जादूगर, क्या वह मनुष्य है या ड्रैगन रूपी? वह एक इंसान है। क्या वह कुलीन वर्ग से है? उनकी उम्र और उनके पहनावे को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसे ही हैं। न तो वह ड्रैगन जाति का है और न ही कोई कुलीन व्यक्ति, फिर भी वह इतना दखलंदाज और इतना अज्ञानी है। मार्क्विस गोल्ड ने बेपरवाही से कहा, अच्छा ही हुआ। चूंकि वह इतना दखलंदाज है, तो हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। उसे बता दो कि उसे सीमावर्ती सैनिकों में भर्ती कर लिया गया है और उसे शहर की दीवारों पर आज्ञाकारी रूप से रुकने और आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कह दो। जी महाराज। पहरेदार मुड़ा और शहर के द्वार के टावर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में वह मिंग लेई के सामने प्रकट हुआ, जो संयोगवश ग्रामीणों को ढलान पर ले जाने के बाद शहर के द्वार के शीर्ष पर पहुंच गया था। इतनी ऊंचाई से बाहर देखने पर दृष्टि का दायरा दूर दूर तक फैल जाता है। विशाल ड्रैगन रक्त की दीवार एक भव्य, सुंदर और लंबे ड्रैगन की तरह थी। ये पहाड़ों को पार करती, खायों के ऊपर से गुजरती, घास के मैदानों को चीरती हुई रेगिस्तानों तक जाती और ऊंचे पहाड़ों और खड़ी चोटियों पर लहरदार रूप धारण करती हुई आगे बढ़ती थी। ठोस काली दीवारों पर तरह तरह के निशान और सूखे खून के धब्बे मौजूद थे। जीवन में कई बदलावों से गुजरने के कारण एक सादगी और प्राचीनता का भाव उभर आया, जो अनायास ही लोगों को जंगली जानवरों के हमलों के दौरान घटी घटनाओं की याद दिला रहा था। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल का निर्माण 49 अर्थ सेंट डोमेन मैजिशियंस ने 100 से अधिक वर्षों में किया था। इसकी पूरी संरचना कठोर ठोस काले ग्रेनाइट से बनी है, जिसमें बड़ी मात्रा में ऑब्सीडियन भी मिलाए गए हैं। ओल्ड एमोस ने अपनी दाढ़ी मरोड़ी और आह भरी। 9वीं श्रेणी का सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जादुई जीव, महान पृथ्वी भालू भी दीवार के एक छोटे से हिस्से को भी नष्ट करने का विचार छोड़ सकता है। इसे अविनाशी कहा जा सकता है। शहर की दीवारों के शीर्ष पर हर कुछ कदम पर तीरंदाजी बुर्ज, धनुष बाण बुर्ज और तोप बुर्ज स्थापित किए गए थे। तीरंदाज, हथियारबंद सैनिक और तोपची संबंधित बुर्जों पर तैनात थे, जो किसी भी समय युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार थे। इनके अलावा जादूगरों के टावर भी थे। तो यह एक जादूगरों का टावर है। मिंग लेई कुछ दर्जन मीटर ऊंचे एक टावर के पास गए और जादुई वृत्तों से खुदी हुई दीवारों को छुआ। उनकी आंखें असाधारण चमक से भरी हुई थीं। जादूगरों के लिए जादूगर टावर अत्यंत महत्वपूर्ण थे। कई जादूगर अपने स्वयं के जादूगर टावर की कामना करते थे।
मैच टावर के इस्तेमाल से न सिर्फ वे अपनी मंत्र उच्चारण की गति को काफी बढ़ा सकते थे, बल्कि उनके मंत्रों की शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हो जाती थी। कुछ मैच टावर तो दर्जनों जादूगरों की जादुई शक्ति को मिलाकर परम शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण कर सकते थे। उनकी शक्ति प्रथम श्रेणी के मंत्रों के बराबर थी। मैच टावर्स ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली रक्षा हथियार हैं। एक समय के परिचित स्थान पर दोबारा जाने से ओल्ड एमोस का मूड बहुत अच्छा हो गया था और वह राजकीय मामलों पर चर्चा करने वाले व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। उसने कहा, यह मंत्रोच्चार का समय कम कर सकता है, मंत्र की शक्ति बढ़ा सकता है और जादुई शक्ति को संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है। यह हम जादूगरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेंग लेई ने उत्सुकता से पूछा, मैंने सुना है कि जादूगरों के टावर सोने के सिक्कों से बनाए जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ओल्ड एमोस ने अपनी दाढ़ी घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, उस समय मैंने अपनी आधी से ज्यादा दौलत और संपत्ति एक जादूगरों का टावर बनाने में लगा दी थी। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आम जादूगर खिलवाड़ कर सकें। भूल जाओ, भूल जाओ। ये नियति में लिखा है कि मेरा संबंध जादूगरों के टावरों से नहीं है। मेंग लेई ने बार बार अपना सिर हिलाया और जादूगरों का टावर बनाने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया। अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वह स्टेट एट्रीब्यूट पॉइंट्स को भुनाकर अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति को ही बेहतर बना लेता। देखो, इसने तुम्हें कितना डरा दिया है। ओल्ड एमोस ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम तो हद से ज्यादा पैसे के लालची हो। अगर तुम उस पैसे का इस्तेमाल अपनी कला को निखारने के लिए नहीं करोगे तो इतना पैसा कमाने का क्या फायदा। सिर्फ सजावट के लिए उन्हें बचाकर रखना और कार्डों में शून्य जमा होने देना भी एक शानदार विचार है, मेंग लेई ने हंसते हुए जवाब दिया। उसी क्षण एक सैनिक चलकर आया और भावहीन स्वर में बोला, श्रीमान जादूगर, आपको हमारी सीमावर्ती सेना में भर्ती कर लिया गया है। कृपया मेरे साथ आइए। ओह, मेंग लेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सैनिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। मेंग लेई ने बार बार अपना सिर हिलाया। माफ कीजिए, लेकिन मुझे कुछ और काम है, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता। इसके लिए क्षमा करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीमावर्ती सैनिकों के भर्ती आदेशों की अवहेलना करने की? सैनिक का चेहरा तुरंत बर्फीले ठंडेपन से भर गया। आक्रमणकारी राक्षसी लहर के मद्देनजर सीमावर्ती सैनिकों को राक्षसी लहर से बचाव में सहायता के लिए सैनिकों की भर्ती करने का अधिकार है। यह विशेषाधिकार हमें राज्य के कानून द्वारा दिया गया है। अब जबकि चींटियों का प्रकोप आसन है, अग्नि ड्रैगन साम्राज्य में हर कोई इसे बचाव के लिए तैयार है। क्या आप साम्राज्य के कानूनों को चुनौती देना चाहते हैं? राज्य के नियम। मुझे खेद है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, मेंग लेई ने हंसते हुए कहा। मैं इस साल केवल 15.5 साल का हूं और सेना में भर्ती होने की उम्र तक नहीं पहुंचा हूं, इसलिए मैं भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हूं। तुमने क्या कहा? तुम तो सिर्फ 15 साल के हो। सिपाही चौंक गया। तुमने अभी अभी 5वीं श्रेणी का मंत्र पृथ्वी ड्रैगन प्रयोग किया है, फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र केवल 15 वर्ष है। किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मैं 6ठी श्रेणी का मंत्र पृथ्वी का क्रोध भी कर सकता हूँ, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि मैं केवल 15 साल का हूँ। मेंग लेई ने उपहास उड़ाते हुए अपनी कलाई घुमाकर एक जादुई बैज निकाला। मैं भी फायर ड्रैगन मैजिक अकादमी का प्रथम वर्ष का छात्र हूं और राज्य के कानूनों के संरक्षण में हूं। आप जैसे कमजोर, शक्तिहीन छात्र को जबरदस्ती भर्ती करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्या आप प्रथम वर्ष के नए छात्र हैं? एक कमजोर, शक्तिहीन छात्र। सिपाही को किसी को पीटने की तीव्र इच्छा हुई। तुम कम से कम चौथी कक्षा के जादूगर तो हो ही। मुझसे तुलना करने पर भी तुम मुझसे ज्यादा पीछे नहीं हो। कमजोर और शक्तिहीन, धिक्कार है। सिपाही के चेहरे पर भयानक भाव थे। उसने मेंग लेई के हाथ में मौजूद जादुई बैज को ध्यान से देखा और आश्चर्य से पाया कि यह वास्तव में फायर ड्रैगन मैजिक अकादमी के मौजूदा छात्रों का प्रतीक था। इस पर एक फायर ड्रैगन का शल्क बना हुआ था, जो दर्शाता था कि मेंग लेई प्रथम वर्ष का छात्र था। राज्य के कानूनों के तहत तीसरे वर्ष के छात्रों को भी सुरक्षा प्राप्त थी, प्रथम वर्ष के छात्रों की तो बात ही छोड़िए। वे सचमुच में मेंग लेई को भर्ती नहीं कर सकते थे। अगर और कोई विकल्प नहीं है तो मैं पहले पहल करूंगा। मेंग लेई ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और फिर ग्रामीणों के साथ करते हुए चला गया। 5वीं कक्षा का महान जादूगर, फिर भी वह अभी भी प्रथम वर्ष का छात्र है। सैनिक के चेहरे पर भयानक भाव थे। क्या तुम मजाक कर रहे हो? दूसरी ओर मेंग लेई ग्रामीणों को शहर की दीवारों से नीचे उतारने के बाद सीधे जादुई जानवरों के कस्बे की ओर चल पड़ा। हालांकि वहां पहुंचने पर उसने पाया कि जो कस्बा कुछ ही घंटे पहले तक चहल पहल से भरा था, वह अब एकदम शांत और सुनसान हो गया था। कस्बे में मंडरा रहे साहसी लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। जादुई कोर और जानवरों की खाल हासिल करने वाले व्यापारी भी शहर छोड़कर चले गए थे और यहाँ तक कि जो दुकानें चल रही थी वे भी बंद हो गई थी। वह विशाल शहर एक भूतिया शहर में बदल गया था। लगता है चींटियों के हमले की खबर यहाँ तक पहुंच गई है। हडज ने सिर हिलाया और आह भरी। चींटियों के हमले ने सबको डराकर भगा दिया है। नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें सीमावर्ती सैनिकों ने डराकर भगा दिया है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। राज्य के कानूनों की आम नागरिकों के प्रति क्रूरता युद्धों या जंगली जानवरों के प्रकोप के समय सबसे स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती थी। यदि सैनिक मारे जाते तो नागरिक आरक्षित सैनिकों के रूप में काम करते। यदि स्थिति और भी गंभीर होती तो बिना उपाधि वाले विशेषज्ञों को भी अनिवार्य सैन्य सेवा में शामिल किया जाता। यदि सेना के पास भोजन की कमी हो जाती तो उन्हें नागरिकों से सेना का राशन एकत्र करने का अधिकार था। इसका मतलब यह था कि एक बार युद्ध छिड़ जाने पर नागरिकों को न केवल आरक्षित सैनिकों के रूप में सेवा करनी पड़ती थी और किसी भी समय युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार रहना पड़ता था, बल्कि उन्हें सेना के लिए भोजन भी उपलब्ध कराना पड़ता था। इसके विपरीत शक्तिशाली और धनी कुलीन वर्ग को न तो सैनिकों की सूची में शामिल किया जाता था और न ही उन्हें सेना के लिए राशन उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती थी। फिर भी उन्हें कानून और सेना द्वारा संरक्षण प्राप्त था। विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ किया जाने वाला असमान व्यवहार क्रूरतापूर्ण था। यह एक मिश्रित समाज था जिसमें सामंतवाद और दास्ता के मेल से बनी सामाजिक व्यवस्थाएं अत्यंत विकृत थीं।
श्रमिक वर्ग, जो जनसंख्या का 99% था, समाज के संसाधनों के 1% से भी कम हिस्से का आनंद लेता था, फिर भी उसे 100% सामाजिक जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता था। इस समाज का वर्णन करने के लिए विकृत शब्द बहुत हल्का है, क्रूर ही इसका सही वर्णन है। मेंग लेई के सीने में आग सी जल रही थी। वह खुद को किसी भी तरह का उद्धारकर्ता नहीं मानता था और न ही उस तरह का परोपकारी, निस्वार्थ व्यक्ति जो पूरी दुनिया की चिंता तो करता है लेकिन उसकी खुशियों में कोई हिस्सा नहीं लेता। शुरू से ही उनका एक ही लक्ष्य था, बेहतर, स्वतंत्र, शानदार और उदार जीवन जीना। लेकिन अब मेंग लेई बहुत दुखी महसूस कर रही थी। ये दुनिया विशालकाय ड्रैगनों के एक समूह द्वारा शासित क्यों है, जो संसाधनों का भरपूर आनंद लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते? मानव जाति केवल कुचले जाने वाले अंग क्यों है? इस बर्बाद दुनिया का इंतजार करो। एक दिन मैं इस दुनिया को उलट-पुलट कर दूंगा। अगर नहीं, तो मैं इस आकाश को तोड़ दूंगा और इस धरती को चकनाचूर कर दूंगा। इस दुनिया को इसकी पवित्रता लौटा दूंगा। लड़के, तुम क्या सोच रहे हो? अचानक बूढ़े अमोस की आवाज उसके कानों में पड़ी, जिससे मेंग लेई अपनी सोच से जाग गया। मेंग लेई ने वीरान कस्बे को देखते हुए धीरे से कहा, जब ये सब समृद्ध होते हैं तो लोग कष्ट भोगते हैं। जब ये सब बर्बाद हो जाते हैं तब भी लोग कष्ट भोगते हैं। आखिरकार मुझे ये बात समझ आ गई। जब ये सब समृद्ध होते हैं तो जनता कष्ट भोगती है। जब ये सब बर्बाद हो जाते हैं तब भी जनता कष्ट भोगती है। बूढ़े व्यक्ति ने बुदबुदाते हुए कहा और फिर तुरंत चुप हो गया। उसकी आंखों में सदमा और चिंतन के भाव थे। काफी देर बाद उसने आखिरकार आह भरी और कहा, क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये तो दुर्लभ है। महामहिम राष्ट्रपति जी, क्या आप समझ सकते हैं? मेंग लेई ने अपनी भौहें उठाईं। आप एक कुलीन पृष्ठभूमि से आए सन डोमेन के सदस्य हैं, आप हम जैसे लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। मेंग लेई, तुम गलत हो। बूढ़े ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये सच है कि मैं कुलीन परिवार से आया हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आम लोगों के दुख दर्द से अनजान हूँ। क्या तुम्हें पता है कि मेरे पिता एक इंसान और गुलाम थे? ओह, मेंग लेई ये देखकर दंग रह गया क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस समय मेरे पिता को मेरी माँ के पास एक गुलाम के रूप में रखा गया था। लेकिन मेरे पिता बहुत भाग्यशाली थे क्योंकि उनकी मुलाकात मेरी दयालु माँ से हुई। दूर की यादों को याद करते हुए बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कोमलता झलक रही थी। माँ एक कुलीन महिला होने के बावजूद पिताजी के प्रति बहुत दयालु थीं। उन्होंने न केवल उन्हें परिवार के सदस्य की तरह माना, बल्कि उन्हें खेती बाड़ी भी सिखाई। और फिर मेंग लेई ने पूछा, हाँ, मेरे पिता तो जन्मजात प्रतिभाशाली थे। बूढ़े अमोस ने गर्व से कहा, कुछ ही वर्षों में उन्होंने युद्ध शक्ति का विकास पूरा कर लिया और राज्य के सबसे कम उम्र के 9वें दर्जे के योद्धा बन गए। उन्होंने संघ क्षेत्र भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया। इतने प्रतिभाशाली? मेंग लेई ने पलकें झपकाईं। बिल्कुल, युद्ध शक्ति को विकसित करने में पिता की प्रतिभा दुनिया में दुर्लभ थी। मेरी छोटी बहन को भी उनकी यह प्रतिभा विरासत में मिली और उसने 70 वर्ष की आयु में संघ क्षेत्र में प्रवेश किया। बेशक, मैं भी कम नहीं हूँ। बूढ़े ने धीरे से नाक सिकोड़ी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि मेरे शरीर में भी इंसानों, गुलामों का खून बहता है। मैं निम्न वर्ग के लोगों के दुख को तुमसे कहीं बेहतर समझता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति, लगता है मैं आपके बारे में बहुत कम जानता हूँ। मेंग लेई ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, भविष्य में शायद आप मुझे अपने वीर अतीत के बारे में और बता पाएं। हाँ, एक ही परिवार में 3 सन डोमेन। ये तो कमाल है महामहिम राष्ट्रपति। ठीक है, बस करो, मेरी चापलूसी करना बंद करो। बूढ़े ने हाथ हिलाते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास इतना खाली समय है तो कड़ी मेहनत करो, जल्द ही सन डोमेन हासिल करो और हमारे क्रोक वंश का गौरव वापस लाओ। क्रोक वंश? मुझे डर है कि आप ऐसा कभी नहीं देख पाएंगे। भविष्य में केवल मेंग वंश, मेंग साम्राज्य, मेंग एम्पायर ही होंगे। हाँ। मेंग लेई जोर से हंसा और फिर ग्रामीणों को कस्बे से बाहर ले गया। मेंग लेई, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैजिकल बीस्ट टाउन सुरक्षित नहीं है। अगर सभी सैनिक लड़ते हुए मारे जाते हैं तो गांव वाले आसानी से जबरन भर्ती का निशाना बन सकते हैं। हमें छिपने की जगह ढूंढनी होगी। मेंग लेई ने जादुई उड़ने वाले कालीन को नियंत्रित किया और जल्द ही एक दूरस्थ घाटी का पता लगा लिया। ये स्थान मनुष्यों के लिए दुर्गम था और यहाँ पानी का प्रचुर स्रोत था। ये ग्रामीणों के पुनर्वास के लिए बहुत उपयुक्त था। आप सभी लोग फिलहाल यहीं ठहर सकते हैं। कैप्टन हडर्स, ग्राम प्रमुख, ये रहे वो 50 तंबू जो मैंने अभी खरीदे हैं और इतना भोजन और मांस है कि हर कोई 3 दिन तक खा सके। आप सभी यहाँ निश्चिंत होकर आराम कर सकते हैं। टेडी पहरा दे रहा है, इसलिए सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। जब चींटियों का प्रकोप कम हो जाएगा तो मैं आप लोगों को घर छोड़ने के लिए फिर आऊंगा। धन्यवाद मेंग लेई। ग्रामीणों को बसाने के बाद मेंग लेई घाटी से निकलकर ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल की ओर उड़ गया। वह वहां रक्षा बलों में योगदान देने नहीं, बल्कि चींटियों की लहर की खोज करने गया था। दूसरे लोग चींटियों के प्रकोप से डरते थे, लेकिन मेंग लेई नहीं। दूसरों की नजर में ये भले ही सर्वनाशकारी चींटी हो, लेकिन मेंग लेई के लिए ये धन कमाने का एक अच्छा अवसर था। जरा सोचिए, जादुई जीवों का सागर खोदना, सोने के पहाड़ों को खोदने और साथ में गिरी हुई वस्तुओं के सागर को उठाने की प्रतीक्षा करने से कम नहीं था। अमीर और शक्तिशाली बनने का ऐसा सुनहरा अवसर उसे और कहां मिल सकता था। चींटियों की लहर आने वाली है, जल्दी करो और दुश्मन से मिलो। चींटियों की लहर आने वाली है। जिस क्षण मेंग लेई निगरानी मीनार पर चढ़े, उसी क्षण ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल में एक तीखी चेतावनी और घबराहट भरी चीखें गूंज उठीं। जैसे ही बख्तरबंद और अच्छी तरह से सुसज्जित सैनिकों के समूह शहर की दीवार पर चढ़े और दीवार को घेर लिया, भीड़ तेजी से इधर उधर भागने लगी। जादूगर, तीरंदाज, तलवारबाज और तोपची तेजी से अपनी अपनी जगह पर तैनात हो गए और पूरी तत्परता से इंतजार करने लगे। वे किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार थे। क्या चींटियों की लहर आ गई है? मेंग लेई शहर की दीवार के ऊपर स्थित अंतरिक्ष में आया और जादुई जानवरों के जंगल की दिशा में दूर तक देखा। उसने देखा कि दूर क्षितिज पहले से ही उड़ती हुई पीली धूल से ढका हुआ था। उसे न तो एक चींटी दिखाई दी और न ही एक जादुई जीव, केवल उड़ती हुई धूल ही दिखाई दी। चींटियों की लहर। मेंग लेई की आंखें चौड़ी हो गईं।
ये चींटियों का सैलाब है। बूढ़े अमोस के चेहरे पर गंभीर भाव थे। ये जादुई जीव वन से एक दिन से भी कम समय में बाहर निकल आईं। इस बार की खून की प्यासी लॉ क्रिस्टल चींटियों की लहर इतिहास में अभूतपूर्व है। इतना गंभीर, मेंग लेई का पूरा शरीर सिकुड़ गया। असाधारण गंभीरता। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, इतिहास में चींटियों के कुछ ही ऐसे झुंड आए हैं जिन्हें जादुई जीव वन से बाहर निकलने में कम से कम 3 दिन लगे थे, लेकिन इस बार उन्हें एक दिन से भी कम समय लगा। आप कल्पना ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जादुई वन में मौजूद जादुई जीव लगभग पूरी तरह से खा लिए गए हैं। मेंग लेई ने गहरी सांस ली। इस चींटी के हमले के पैमाने को देखते हुए क्या महान ड्रैगन रक्त की दीवार टिक पाएगी? इसे हर हाल में आयोजित करना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने दृढ़ स्वर में कहा, महान ड्रैगन रक्त दीवार रक्षा की अंतिम पंक्ति है। यदि चींटियों का झुंड महान ड्रैगन रक्त दीवार को पार कर गया तो पूरे अग्नि ड्रैगन साम्राज्य को नुकसान उठाना पड़ेगा। अमीर खानदान के रईसों के पास भागने की क्षमता है, इसलिए केवल आम नागरिकों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके पास भागने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अब मुझे समझ आ गया। मेंग लेई ने चुपचाप सिर हिलाया। पीली रेत का बादल नजदीक आ रहा है। ये बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे जमीन ऐसे हिलने लगी मानो हजारों घोड़े सर पर दौड़ते हुए वहां आ रहे हों। बूम बूम बूम, तेज गड़गड़ाहट की आवाज से आकाश गूंज उठा और जमीन तेजी से हिलने लगी। अंततः पीले रेत के बादल के बीच से भयंकर लाल चींटियां दिखाई देने लगी। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जैसे ही रक्तपिपासु लॉ क्रिस्टल चींटियों की मोटी लहरें जबरदस्त गति से आगे बढ़ीं, पीली रेत हवा में भर गई और धूल और मिट्टी हर जगह उड़ने लगी। रक्तपिपासु लॉ क्रिस्टल चींटियों के शरीर बछड़े के आकार के थे, जिन पर रक्त लाल कवच, हंसिया जैसे नुकीले दांत और 6 भयानक दिखने वाले पैर थे। ये ऐसे भयानक राक्षस थे जिनके नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते थे। ये यहाँ है, चींटियों की लहर आने वाली है, जल्दी करो और दुश्मन से मिलो। आकाश में बिगुल की गूंज सुनाई दी। सैनिकों ने अपनी विशाल तलवारें कसकर पकड़ लीं, जादूगरों ने अपनी जादुई छड़ियां कसकर पकड़ लीं और तीरंदाजों ने अपने जादुई धनुष कसकर पकड़ लिए, और उन सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। सब इतने घबराए हुए थे कि दम घुटने जैसा महसूस कर रहे थे। चींटियों की इस लहर का सामना वे पहली बार कर रहे थे, क्या वे इसका सामना कर पाएंगे? मार्क्विस गोल्ड ने 10 मीटर से अधिक ऊंचे टावर पर आती हुई चींटियों की लहर और उसकी अदम्य गति को उदास भाव से देखा। उड़ने वाले ड्रैगन सैनिकों के आने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे, लॉर्ड मार्क्विस। 3 घंटे काफी हैं। मार्क्विस गोल्ड ने अपनी तलवार निकाली। मेरा आदेश भेजो, सभी हथियार तैयार रखो, मेरे आदेश सुनो। जी श्रीमान। दूसरी ओर मेंग लेई भी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपने होठों को चाटा और उसकी आंखों में एक चमक सी कौंध गई। रक्तपिपासु लॉ क्रिस्टल चींटियां 6ठी श्रेणी के जादुई जीव हैं। ये लोहे की तरह कठोर होती हैं, इसलिए केवल 7वीं श्रेणी के जादू से ही इन्हें तुरंत मारा जा सकता है। हालांकि 7वीं श्रेणी का जादू बहुत अधिक जादुई शक्ति की खपत करता है, इसलिए मैं लगातार 7वीं श्रेणी के मंत्रों का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। ऐसे में यही एकमात्र उपाय है। इसी विचार के साथ मेंग लेई जादुई कालीन पर सवार होकर ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल से कुछ 100 मीटर पहले एक स्थान पर पहुंचा और रुक गया। उस आदमी को क्या हुआ? वह भाग क्यों गया? सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध सैनिकों के बीच मेंग लेई की हरकतें बेहद अटपटी लग रही थीं। हर कोई थोड़ा हैरान था। वह कमीना कौन है? वह आदेशों का पालन किए बिना अपनी मनमानी क्यों कर रहा है? मार्क्विस गोल्ड क्रोधित हो गया और उस व्यक्ति की पहचान जानना चाहता था। मैं उन्हें नहीं जानता, लॉर्ड मार्क्विस। सैनिक हकलाते हुए बोला। रक्षा सेना में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। वह शायद कोई जादूगर है जो अपनी मर्जी से युद्ध में सहायता करने आया है। अपनी मर्जी से युद्ध में सहायता करने आया है। मार्क्विस गोल्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे वापस बुलाओ। मेरे आदेश के बिना कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जी हाँ, लॉर्ड मार्क्विस। सैनिकों ने जवाब दिया। जादुई संचार करने वाला सींग उठाया और उसे बुलाने की तैयारी करने लगे, तभी अचानक उनके सामने की जमीन हिलने लगी। अगले ही पल अचानक धरती पर एक दरार खुल गई और फिर वह तेजी से फैलने लगी। गड़गड़ाहट और विस्फोटों की आवाजों के बीच ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के सामने सैकड़ों मीटर चौड़ी एक घाटी प्रकट हो गई। ये है 8वीं कक्षा का मंत्र, पृथ्वी शक्ति। अरे वाह, ये तो 8वीं कक्षा का जादूगर है। टावर में मौजूद सभी जादूगर हैरानी से हौंफने लगे। जादूगर वैसे भी दुर्लभ थे और 8वीं कक्षा के जादूगर तो और भी दुर्लभ थे। पूरी रक्षा सेना में भी उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन यहाँ एक है। क्या ये लड़का 8वीं कक्षा का जादूगर है? स्वाभाविक रूप से 9वीं श्रेणी के योद्धा होने के नाते मार्क्विस गोल्ड का विवेक बहुत अच्छा था। उन्होंने मेंग लेई द्वारा बनाई गई घाटी को देखा और आश्चर्य से पहले उनके चेहरे पर उलझन के भाव आ गए। ऐसी घाटी बनाने का क्या मतलब है? क्या उसे लगता है कि महज एक घाटी चींटियों के झुंड को रोक सकती है? बिल्कुल कल्पना। चाहे ये कल्पना हो या नहीं, मेंग लेई ने अपनी खुदाई जारी रखी। वह घाटी को और गहरा करने के लिए 8वीं श्रेणी के मंत्र पृथ्वी शक्ति का जाप करता रहा। जल्द ही कई किलोमीटर लंबी और सैकड़ों मीटर चौड़ी एक घाटी प्रकट हुई। यह विशाल ड्रैगन रक्त दीवार के तल पर लेटे हुए एक छोटे से सांप की तरह थी, देखने में बिल्कुल तुच्छ, फिर भी 8वीं श्रेणी के जादूगर की शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन करती हुई। पफ, मेंग लेई ने धूल भरी हवा का एक घूंट बाहर निकाला। 8वीं श्रेणी के मंत्रों में सचमुच बहुत अधिक जादुई शक्ति खर्च होती है, पूरे 10,000 यूनिट जादुई शक्ति। मुझे बाद में चींटियों के झुंड से इसे पुनः प्राप्त करना होगा। बूम बूम बूम। उसी क्षण चींटियों के झुंड का अग्रिम दस्ता आखिरकार घाटी के किनारे पर पहुंच गया। वे बिना किसी झिझक के उसमें कूद पड़े। असंख्य रक्तपिपासु लॉ क्रिस्टल चींटियां अजीबोगरीब चटकने की आवाजें निकालती हुई घाटी में घुस गईं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मेंग लेई की मेहनत से बनी घाटी कुछ ही मिनटों में पानी से भर जाएगी। इस तरह उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। बचकाना हरकतें किसी काम की नहीं। ये देखकर मार्क्विस गोल्ड अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ताकत तो अच्छी है, पर बेवकूफी। इस तरह की घाटी चींटियों के विशाल झुंड के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो इसे आसानी से पार कर जाएंगी। जादूगरों ने भी सिर हिलाया और आह भरी।
इसी समय आकाश में मंडरा रहे मेंग लेई ने फिर से हरकत की। उनके होंठ थोड़े से खुले और वे एक प्राचीन और कठिन भाषा में मंत्रोच्चार करने लगे। उनकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन किसी प्राचीन बौद्ध मंत्र की तरह वह स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से सबके कानों तक पहुंची। ये तो मार्क्विस गोल्ड का पूरा शरीर अचानक सदमे से कांप उठा। बूम बूम बूम, अग्नि तत्व कई सौ वर्ग मीटर के दायरे में बेतहाशा एकत्रित हो गए और आकाश में सफेद रोशनी से चमकता हुआ एक विशाल अग्निगोला दिखाई दिया। जैसे ही अग्नि तत्व की विशाल मात्रा तेजी से एकत्रित हुई, विशाल अग्निगोला भयानक गति से फैलने लगा। कुछ ही पलों में दर्जनों मीटर त्रिज्या वाला एक छोटा सूर्य प्रकट हो गया। ये तो सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। आग का नरक, नीचे गिरो, मेंग लेई ने उग्रता से चिल्लाया। बूम, विशाल सूर्य अचानक आकाश से नीचे गिरकर सीधे घाटी में समा गया। एक भीषण विस्फोट के बाद कई किलोमीटर लंबी घाटी से अचानक आग की चमकदार लपटें फूट पड़ीं। बूम, घाटी में भीषण आग लग गई और सब कुछ जलने लगा। उसकी तीव्र लपटें दर्जनों मीटर ऊंची आकाश में उठ उठीं। जैसे कड़ाही में सेम तली जा रही हों, वैसे ही चटकने की आवाजें गूंज उठीं और घाटी में कूदे अनगिनत खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल चींटियों की दर्दनाक मौत हो गई। सफेद लपटों ने चींटियों को भस्म कर दिया। पल भर में सैकड़ों मीटर चौड़ी घाटी आग के सागर में बदल गई। आग की दीवार कई दर्जन मीटर ऊंची थी, जो चींटियों की लहर को नाकाबंदी की तरह रोक रही थी। जो भी चींटी पास आती, वो उड़कर धूल में बदल जाती। खून की प्यासी लोहे की क्रिस्टल चींटियां पल भर के लिए वहीं रुक गईं और कुछ आगे बढ़ने में हिचकिचा रही थीं। क्या ये 7वीं श्रेणी का मंत्र है, फायर इन्फर्नो? जादूगरों के टावर के अंदर अग्नि तत्व से जुड़े सभी जादूगरों को अपने अस्तित्व पर संदेह होने लगा। विशाल अग्नि गोले की बाहरी बनावट को देखकर लग रहा था कि यह वाकई 7वीं श्रेणी का मंत्र अग्नि परीक्षा मंत्र था। लेकिन क्या यह कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं था? इसका व्यास 100 मीटर था और इससे सफेद लपटें निकल रही थीं। क्या यह सचमुच अग्निकांड था? एक जादूगर जो पृथ्वी और अग्नि की जादूगरी में माहिर है। मार्क्विस गोल्ड की आंखें सिकुड़ गईं। इसके अलावा अगर मैंने गलत नहीं सुना तो अभी जो जादू का मंत्र बोला गया वह ड्रैगन भाषा में था। वह सचमुच ड्रैगन भाषा का जादू जानता है। वह ड्रैगन भाषा का जादू कैसे जान सकता है? मेंग लेई को यह नहीं पता था कि बाकी लोग कितने हैरान थे। सिस्टम की लगातार बज रही सूचनाओं की वजह से वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। डिंग, एक खूंखार लौह क्रिस्टल चींटी मारी गई। 10,380 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, एक खूंखार लौह क्रिस्टल चींटी मारी गई। 11,029 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, एक खूंखार लौह क्रिस्टल चींटी मारी गई। 10,853 सोने के सिक्के प्राप्त हुए। डिंग, सिस्टम, क्या मैं नोटिफिकेशन की आवाजें बंद कर सकता हूं? मेंग लेई ने अपना सिर घुमाया। वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है मेजबान। नोटिफिकेशन की आवाज तुरंत गायब हो गई। आखिरकार शांति। मेंग लेई ने राहत की सांस ली, फिर उसकी नजर स्टैट्स इंटरफेस पर पड़ी। उसके धन कॉलम में जबरदस्त बदलाव हो रहा था। मेजबान मेंग लेई। जाति मानव, इसमें अग्नि ड्रैगन और अग्नि दानव का वंश शामिल है। संपत्ति 16,729, 428 सोने के सिक्के। शारीरिक संरचना 8वीं कक्षा का योद्धा 3,61,456 बटा 10 लाख। आत्मा 8वीं कक्षा का जादूगर 2,49,518 बटा 100, 0000। जादुई शक्ति 8वीं कक्षा का जादूगर 20,648 बटा 100, 0000। मिठाई अपने आंकड़ों को देखकर, खासकर लगातार बदलते धन मूल्य को देखकर मेंग लेई बेचैन हो गया। एक खूंखार लौह क्रिस्टल चींटी की कीमत लगभग 10,000 सोने के सिक्के थी और उसने पल भर में ही सैकड़ों को मार डाला था। मैंने जिस तरह से कुछ मिलियन सोने के सिक्के हासिल किए, वह लगभग डकैती जैसा लगता है। सौभाग्यवश चींटियों का झुंड अभी भी बिना गायब होने के जरा से भी संकेत के आगे बढ़ता जा रहा है। ये सब सोने के चलते फिरते पहाड़ हैं। अगर मैं इन सबको मार डालूं तो मैं कितना अमीर हो जाऊंगा। मेंग लेई की आंखें इतनी चमकदार थीं कि उनमें से गर्माहट महसूस हो रही थी। इन्हें मार डालो, इन सबको मार डालो, ये सब पैसे के लिए ही हैं। सिस्टम, जादुई शक्ति को पूरी तरह से पुनः भर दो। मेंग लेई ने विजयी भाव से हाथ हिलाया। वह वास्तव में रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा कंजूस था और पैसे का इस्तेमाल सोच समझकर करता था, लेकिन ये कंजूसी करने का समय नहीं था। अगर वह अभी भी कंजूस बना रहता तो दूसरे लोग चींटियों की पूरी आबादी ही खत्म कर देते। वह कंजूस क्यों होगा? ठीक है मेजबान। वूश, धन का मूल्य तुरंत लगभग 10,000 कम हो गया और जादुई शक्ति का मूल्य बढ़कर 1,000 हो गया, जो लगभग चार्ट को तोड़ ही रहा था। मेंग लेई ने गहरी सांस ली, अपने शरीर में असीम जादुई शक्ति को महसूस किया और उसे लगा जैसे वह ऊर्जा से भर गया हो। सोने के पहाड़, मैं आ रहा हूँ, हा हा हा। मेंग लेई ने दौड़ती हुई चींटियों की लहर की ओर देखा तो पाया कि ये राक्षस वास्तव में अपनी दिशा बदलकर दोनों ओर फैल गए थे। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल कई हजार किलोमीटर लंबी थी, जबकि घाटी और अग्नि दीवार केवल कुछ किलोमीटर लंबी थी। चींटियों का झुंड बिना किसी उद्देश्य के नहीं आगे बढ़ा, बल्कि दोनों ओर हटे हुए टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे बढ़ा। तुम्हें अब भी बचने का तरीका आता है, बुरा नहीं है। मेंग लेई ने जादुई कालीन को एक तरफ मोड़ा और 8वीं श्रेणी का मंत्र पृथ्वी शक्ति सक्रिय हो गया। एक और घाटी ने चींटियों के झुंड के मार्च को रोक दिया। दरार, जब चींटियों को पता चला कि वहां कोई आग नहीं है तो वे बिना किसी झिझक के घाटी में कूद गईं। ये देखकर मेंग लेई ने एक बार फिर प्राचीन और रहस्यमयी जादू का जाप शुरू कर दिया। शक्तिशाली ड्रैगन भाषा जादू से पूरा वातावरण भर गया। मार्क्विस गोल्ड की आंखें सिकुड़ गईं और वह धीमी आवाज में बुदबुदाया, ये सचमुच ड्रैगन भाषा जादू है। यह आदमी वाकई ड्रैगन भाषा जादू जानता है। ये फिर से आ रहा है, एक और इतना बड़ा आग का गोला। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह 7वीं श्रेणी का मंत्र है, फायर इन्फर्नो? बूम, 100 मीटर व्यास वाला पूरी तरह दूधिया सफेद रंग का आग का गोला एक बार फिर आकाश से नीचे गिरा। एक बेहद तेज गड़गड़ाहट के साथ लपटें क्षितिज तक फैल गईं। अनगिनत रक्त पिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां एक बार फिर दर्दनाक मौत मर गईं।
डिंग 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 डिंग, उनकी संपत्ति का मूल्य फिर से तेजी से बढ़ने लगा। हाँ, यही तरीका है, उठो, जितना चाहो उतना उठो। मेंग लेई ने आकाश की ओर देखा और हंस पड़ा। उसका मुंह चिंपैंजी की तरह चटक रहा था। दीवार पर तैनात सैनिक उसे देखकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए थे। वो आदमी इतनी बेवकूफी भरी हंसी क्यों हंस रहा है? वो तो किसी राक्षस जैसा दिखता है। शायद वह इतने सारे रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियों को मारकर मन ही मन खुश हो। कितना गुप्त, उसके पास अच्छी खासी ताकत है, बस उसका दिमाग थोड़ा। जारी रखें। बूम बूम बूम। इसके बाद का समय मेंग लेई के लिए पूरी तरह से शक्ति का प्रदर्शन करने का समय बन गया। उसने पृथ्वी शक्ति और अग्नि प्रज्वलन के अनेक मंत्रों का प्रयोग किया, मानो इनसे उसकी जादुई शक्ति पर कोई असर ही न पड़े, और ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के सामने भयंकर विस्फोट किए। जब भी घाटियां दिखाई देती, आग के गोले गिरते और चींटियों के झुंड का बड़ा हिस्सा बमबारी से जलकर राख हो जाता। इस तरह अनगिनत चींटियां मौके पर ही भीषण पीड़ा से मर जाती। पलक झपकते ही क्या गायब हो रहा था? वही विस्फोट की कला क्या थी? यही थी। चींटियों का झुंड जहां भी जाता, मेंग लेई उसका पीछा करता और उसने सचमुच अकेले ही चींटियों के झुंड को ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल से बाहर निकलने से रोक दिया। 100 मीटर चौड़ा अग्नि का सागर ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल और चींटियों के झुंड के बीच एक प्राकृतिक अवरोध बन गया। चींटियों का झुंड चाहे कितना भी उग्र क्यों न हो, वे अग्नि के सागर की इस बाधा को भेद नहीं सके। इस भयावह दृश्य ने ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल के शीर्ष पर मौजूद सभी को स्तब्ध कर दिया। सभी लोग युद्ध क्षेत्र में सक्रिय मेंग लेई को देख रहे थे और उनके मन में केवल एक ही विचार था, क्या ये आदमी अभी भी इंसान है? इसने अकेले ही चींटियों की सेना को रोक दिया। सच कहें तो 8वीं श्रेणी के जादूगर वाकई बहुत शक्तिशाली थे। वे हाथ के इशारे से पहाड़ों और धरती को चीर सकते थे या पलक झपकते ही जंगलों को काट सकते थे। लेकिन 8वीं श्रेणी के जादूगर भी आखिर इंसान ही थे। वे भी थक जाते थे, उनकी जादुई शक्ति भी खत्म हो जाती थी, उनकी आत्मा भी थक जाती थी और उनके शरीर की भी अपनी सीमाएं आ जाती थीं। लेकिन मेंग लेई, वह अर्थ फोर्स और फायर इन्फर्नो को कितनी बार रिलीज कर चुका था। उसकी जादुई शक्ति कम क्यों नहीं हुई, बल्कि लड़ाई और हत्या करते करते वह और भी अधिक शक्तिशाली क्यों होता चला गया? जितना अधिक वह ग्रहण करता, उतनी ही अधिक शक्ति उसके पास पहुंचती जाती। क्या तर्क का अस्तित्व अभी भी बरकरार था? हालांकि ड्रैगन भाषा का जादू जादुई शक्ति बचाता है और अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसके जैसा ड्रैगन भाषा का जादूगर तो है नहीं, है ना? मार्क्विस गोल्ड को भी जीवन पर थोड़ा संदेह हुआ। इतनी समृद्ध जादुई शक्ति के भंडार के साथ शायद एक विशालकाय ड्रैगन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। दरअसल न केवल वे, बल्कि ओल्ड एमोस, जो मेंग लेई को सबसे अच्छी तरह जानता था, भी हैरान रह गया। वह जानता था कि मेंग लेई के पास जादुई शक्ति का भंडार भरपूर था और वह दूसरों को हराने के लिए बड़े बड़े हथकंडे अपनाना पसंद करता था, लेकिन उसका जादुई शक्ति का भंडार तो असामान्य रूप से भरपूर था। ओल्ड एमोस खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। तुम्हें 8वीं श्रेणी का जादूगर बने अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। तुम इतने सारे 8वीं श्रेणी के मंत्र कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तुम ये कैसे करते हो? मेंग लेई बहुत अच्छे मूड में था, इसलिए उसने आधे मजाक में कहा, महामहिम राष्ट्रपति, मेरे पास जादुई शक्ति को संग्रहित करने के लिए एक विशेष जादुई यंत्र है। क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? हाँ, क्यों नहीं? बूढ़े आदमी के होंठ फड़क उठे। लड़के, तुम्हारे पास पहले से ही 2 दिव्य वस्तुएं हैं। कुछ और प्राप्त करना भी असंभव नहीं है। आह, मुझे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। काश मेरा शरीर अभी भी मांस का बना होता। काश मैं देवताओं को मारने वाले भले को छोड़ पाता। भले ही तुम मेरे वंशज हो, मैं तुम्हें बिना किसी संकोच के मार डालूंगा और तुम्हारे खजाने लूट लूंगा। मैं तुम्हारा शरीर चीर कर देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या रहस्य हैं। हा, अफसोस, ऐसा कोई मौका नहीं है। मेंग लेई ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा संभव हुआ, तो मैं तुम्हें रिहा करवाने और तुम्हें एक स्वस्थ और निर्मल शरीर वापस दिलाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। बूढ़े आदमी ने आंखें घुमाई और नाराजगी से कहा, छी, तुम्हारे मुंह से ये बात इतनी अजीब क्यों लग रही है? मैं कभी अशुद्ध था ही कब? हा, मेंग लेई जोर से हंसा और मारना जारी रखा। अचानक उसने महसूस किया कि चींटियों का झुंड वास्तव में दोनों ओर बढ़ना बंद कर दिया था और वहीं रुका हुआ था। फिर वे एक लहर की तरह पीछे हट गए, सभी बिना किसी झिझक के एक साथ व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहे थे। क्या हो रहा है? मेंग लेई हैरान रह गया। क्या वे पीछे हटना चाहते हैं? निस्संदेह, तुम्हारे इस हिंसक हमले ने उन्हें डरा दिया है। बूढ़ा आदमी खुशी से हंसा। या फिर तुम्हारे इस हिंसक हमले ने चींटियों के राजा को डरा दिया होगा। ये देखकर कि यह काम नहीं हो सकता, उसने पीछे हटने, संभलने और फिर वापस आने का फैसला किया होगा। चींटियों का सम्राट मेंग लेई चिंतनशील प्रतीत हुआ। चींटी प्रजाति के जादुई जीव एक बहुत ही विशेष प्रकार के मिलनसार जादुई जीव होते हैं। उनमें स्पष्ट पदानुक्रम और कार्यक्षेत्र होते हैं और वे आपस में बहुत ही कुशल व्यवस्था बनाए रखते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया, और चींटी के जादुई जीवों में सबसे ऊपर चींटी का सम्राट होता है। ये सम्राट होने के साथ साथ व्यवस्था का केंद्र भी है, जो पूरे चींटी समूह की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जिस तरह से तुमने इतने कम समय में उसके इतने सारे अधीनस्थों का वध किया है, चींटी के राजा के दिल में तो दर्द हो ही रहा होगा, है ना? मैं समझ गई। मेंग लेई को बात समझ आ गई। तो क्या वे वापस आएंगे? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है वे ऐसा करें, या हो सकता है वे ऐसा ना करें। कहना मुश्किल है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेंग लेई चिंतित थी। सिस्टम, जल्दी करो और मेरे लिए अदला बदली करो। जादुई शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के लिए क्रमशः 1000,000 अंक। वूश, पलक झपकते ही 20,000,000 सोने के सिक्के हवा में गायब हो गए। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। एक रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटी 10,000 सोने के सिक्के। 10 रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां 100,000 सोने के सिक्के। 100 रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां 1 मिलियन सोने के सिक्के। 1000 रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां 10 मिलियन सोने के सिक्के। अभी अभी उन्हें आग लगाने के बाद मेंग लेई की संपत्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी।
जादुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने में खर्च की गई राशि को घटाने के बाद उसकी संपत्ति 40 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 1000 सोने के सिक्के। उन धनी सामंतों के पास भी इतनी संपत्ति नहीं थी। कोई आसानी से कल्पना कर सकता है कि मेंग लेई इस समय कितना धनी होगा। लेकिन अभी उस पल भर में 20,000 सोने के सिक्के पल भर में हवा में गायब हो गए। बूम! उसी समय मेंग लेई से अतुलनीय रूप से भयानक आभा की एक लहर फूट पड़ी और उसने एक के बाद एक भयंकर उग्र प्रभाव की लहरें उत्पन्न की, जिसने उसके आसपास की हर चीज को अनियंत्रित तरीके से बहा दिया। वह एक भव्य व्यक्तित्व था जिसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। मेंग लेई गर्व से हवा में खड़ा था। उसकी आंखें आकाशगंगा की तरह चमक रही थीं और एक ब्लैक होल की तरह अथाह थीं। मानो असीम बुद्धि के प्रकाश से भरी हों, उसकी आंखें दूसरों को चकाचौंध कर देती थीं, जिससे वे अनजाने में ही उनमें डूब जाते थे। वह उसके पास ये देखकर शहर की दीवारों के ऊपर तैनात सैनिक ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या वह दीवार तोड़कर अंदर घुस आया? क्या वह दीवार तोड़कर अंदर घुस आया? एक महान 9वीं कक्षा का जादूगर। हे मेरे ड्रैगन देवता, क्या मैंने सचमुच अपनी आंखों से एक महान 9वीं कक्षा के जादूगर का जन्म देखा है? बेटा, तुमने फिर से सफलता कैसे हासिल कर ली? बूढ़ा एमोस भी हैरान था। तुम्हें 8वीं कक्षा का जादूगर बने हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और तुमने फिर से सफलता हासिल कर ली। हाँ, मैंने फिर से सफलता हासिल कर ली। मेंग लेई ने अपने आप से बुदबुदाया। उसकी आंखों में कुछ अस्पष्टता थी। उस क्षण उसने पाया कि उसके सामने की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। यह अब केवल एक विविधतापूर्ण और रंगीन दुनिया नहीं थी, बल्कि कुछ और धुंधली अस्पष्ट चीजें भी दिखाई देने लगी थीं। बहते बादल, हवा का हल्का सा स्पर्श, घनी भारी जमीन और लहराती घास। सब कुछ पहले जैसा नहीं था। ब्रह्मांड में मंडराते जादुई तत्व भी अब बिना किसी निश्चित कक्षा के बेतरतीब ढंग से नहीं भटक रहे थे, बल्कि किसी लयबद्ध ताल के अनुसार गतिमान थे। क्या आप अभी जो देख रहे हैं वह पहले से अलग है? ओल्ड एमोस की आवाज धीरे से उसके कानों तक पहुंची। मेंग लेई की अभूतपूर्व प्रगति पर आश्चर्यचकित होने के बावजूद वह पहले ही एक दिव्य अवस्था प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसने अब तक अपना संयम वापस पा लिया था। हाँ, मेंग लेई ने ईमानदारी से जवाब दिया। तो फिर ये सही है। बूढ़े आमोस की भावनाएं कुछ जटिल थीं। जब किसी की आध्यात्मिक शक्ति 9वीं कक्षा के स्तर पर पहुंच जाती है तो वह सतह से परे जाकर चीजों के चलने और काम करने के तरीके को देख पाता है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड की गति। मेंग लेई को एक जबरदस्त झटका लगा। प्रकृति के नियमों में वह लय निहित है जिसका पालन दुनिया की हर चीज करती है। यही ब्रह्मांड की गति है, प्रकृति की गति है और ब्रह्मांड की शक्ति है। बूढ़े आमोस ने आह भरी और आगे कहा, इसे ऐसे समझते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति केवल मंत्रों का जाप करने और जादुई तत्वों का साधारण हेरफेर करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसे जादुई तत्वों की लय को समझना होता है और उनकी गति के अनुरूप कार्य करना होता है, फिर उन्हें निर्देशित और नियंत्रित करना होता है। कम से कम आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक जादुई तत्वों को कैसे नियंत्रित किया जाए, जादुई तत्वों के संचालन और क्रियाशीलता के अनुसार कैसे कार्य करें और उनकी शक्ति को अधिकतम सीमा तक कैसे उजागर करें। पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़ी गई जादुई संरचना से कैसे मुक्त हों और ऐसे मंत्रों का सृजन करें जो केवल आपके हों। अब से आपको यही करना होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करना। ब्रह्मांड की गति को नियंत्रित करना? मेंग लेई ने चिंतनशील भाव से पूछा। जब ब्रह्मांड की गति के बारे में आपकी समझ उस स्तर तक पहुंच जाएगी जहां आप नियमों को गहराई से महसूस कर सकेंगे तो सेंट डोमेन का रास्ता अपने आप बन जाएगा। ओल्ड एमोस ने हल्की सी आह भरी और कहा, मेहनत करो बच्चे, तुम मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हो। प्रतिभाशाली लोग हमेशा मुझे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही बिताया हो। ओल्ड एमोस असमंजस में था। उसने पहले सोचा था कि मेंग लेई को 9वीं श्रेणी के जादूगर का स्तर हासिल करने से पहले कुछ वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि मेंग लेई वास्तव में इतनी जल्दी इसे प्राप्त कर लेगा। महज एक हफ्ते में 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में जाना। क्या वह सचमुच इंसान था? नहीं, वह नहीं था। वह एक उत्परिवर्ती था, एक राक्षस था। 16 साल की उम्र से पहले ही 9वीं कक्षा का एक महान जादूगर बन जाना। अगर यह कोई राक्षस नहीं था तो और क्या था? सच कहूं तो बूढ़े एमोस को वाकई झटका लगा था। वह बड़बड़ाते हुए बोले, बच्चे, अगली बार जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो मुझे पहले से बता देना ताकि यह बूढ़ा आदमी मानसिक रूप से तैयार हो सके। नहीं तो एक दिन तुम मुझे दिल का दौरा दे दोगे। अब तो आप आत्मा के रूप में हैं, राष्ट्रपति जी। आपको दिल का दौरा कैसे पड़ सकता है? हा, मेंग लेई ने हंसते हुए जवाब दिया। उसकी नजरें अनजाने में ही आंकड़ों के इंटरफेस पर पड़ गईं और फिर वह अवाक रह गया। मेजबान, मेंग लेई। जाति, मानव, इसमें अग्नि ड्रैगन और अग्नि दानव का वंश शामिल है। शारीरिक संरचना, 8वीं कक्षा का योद्धा 3,61,456/10 लाख। आत्मा, महान 9वीं श्रेणी का जादूगर 12,50,162/1 अरब। जादुई शक्ति, महान 9वीं कक्षा का जादूगर 10,31,539/1 अरब। आध्यात्मिक शक्ति, 250,000 + 1 मिलियन = 1,250,000। जी हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है। जादुई शक्ति, 30,000 + 1 मिलियन = 1,30,000। उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन पीछे लिखे 1 बिलियन का क्या मतलब था? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100 मिलियन, 1 अरब। मेंग लेई की आंखें एक ही पल में बड़ी और गोल हो गईं। 1 अरब, 9वीं कक्षा के एक महान जादूगर की क्षमताओं की ऊपरी सीमा 1 अरब है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मेंग लेई ने अपना सीना पकड़ लिया। अचानक उसे सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने पहले सोचा था कि इस प्रणाली के फायदों का लाभ उठाकर और बिना किसी रोक टोक के जादुई जीवों का वध करके वह संत स्तर को जल्द ही प्राप्त कर लेगा। अगर प्रगति तेज हो तो 1 से 2 महीने, या अगर धीमी हो तो आधा साल से 1 साल। लेकिन उसी क्षण उसने पाया कि संत लोक उससे बहुत दूर है। वह बहुत दूर था, मानो कुछ आकाशगंगाओं की दूरी पर। उसे तो बिल्कुल भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी।
उसके स्टैट्स की ऊपरी सीमा 1 अरब होने का मतलब था कि उसे इस सीमा को पार करने और सेंट डोमेन स्तर प्राप्त करने से पहले 10 अरब सोने के सिक्के जमा करने की आवश्यकता थी। ये तो 10 अरब हैं। 10 अरब, पता है, मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना नहीं कमा पाऊंगी। मेंग लेई रोना चाहती थी। इस बार चींटियों की लहर के जरिए बड़ी मुश्किल से ही उसे भारी धन दौलत मिली थी और वह 9वीं श्रेणी के महान जादूगर बनने के अवसर का लाभ उठा पाया था। उसकी खुशी का ये पल भी ज्यादा देर तक नहीं बीता था कि कठोर वास्तविकता ने उसे करारा झटका दे दिया। क्यों मुझे 9वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए केवल 10 मिलियन सोने के सिक्कों की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन सेंट डोमेन में प्रवेश पाने के लिए आवश्यक राशि वास्तव में पूरे 1000 गुना बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या बात है बच्चे, क्यों रो रहे हो? बूढ़े अमोस को यह देखकर हैरानी हुई कि मेंग लेई का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। क्या अभी अभी 9वें दर्जे के महान जादूगर का दर्जा हासिल करना ही काफी नहीं है? क्या इसके लिए इतना परेशान होना जरूरी है? जब मैंने संत क्षेत्र का दर्जा हासिल किया था तब तो मैं भी तुम्हारे जितना परेशान नहीं हुआ था। मैं परेशान? भला मैं क्यों परेशान होऊंगा? मेंग लेई गुस्से से भड़क उठा। क्या तुम्हें पता है कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है और मेरी पत्नी भी भाग गई है। अब मैं किससे न्याय मांगूं? ओह, बूढ़ा एमोस हक्का बक्का रह गया। तुम किस तरह की बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो बदमाश? मैं पागल नहीं हूं, मैं तो बस अपनी गरीबी से बहुत डरी हुई हूं। मेंग लेई की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे पैसे चाहिए, मुझे अभी बहुत बड़ी रकम चाहिए। 1 अरब, मुझे इतनी रकम कहां से मिलेगी? मेंग लेई ने ऊपर देखा और अचानक पीछे हटती हुई चींटियों की भीड़ पर उसकी नजर पड़ी। बिना कुछ कहे वह पागलों की तरह दौड़ पड़ा और चींटियों की भीड़ के ठीक ऊपर पहुंच गया। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, इसके लिए मुझे दोष मत दो। मेंग लेई ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं। उससे एक भयानक शक्ति निकली जो आकाश से होते हुए धरती की गहराई तक समा गई और उसके आसपास कुछ किलोमीटर के दायरे में मौजूद अग्नि तत्व उन्मादपूर्वक उसकी ओर इकट्ठे हो गए। बूम बूम बूम, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। असंख्य सैनिकों के विस्मय से देखते ही देखते अचानक आकाश में 10 चमकीले सूर्य प्रकट हुए। वे अविश्वसनीय रूप से विशाल, चकाचौंध कर देने वाले और बेहद गर्म थे। उनसे निकलने वाली गर्मी इतनी तीव्र थी कि आकाश में ऊंचाई पर स्थित धधकते सूर्य के भी सामने वे फीके पड़ गए। 9वीं कक्षा का जादू, ये 9वीं कक्षा का मंत्र है, स्वर्गीय अग्नि उल्कापिंड। फुफकार। शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद सभी सैनिकों ने गहरी सांस ली। फिर वे बेबस होकर देखते रहे कि 10 धधकते सूरज आसमान से उल्कापिंडों की तरह तेजी से नीचे गिरे और बेरहमी से जमीन पर जा गिरे। बूम बूम बूम, भयानक विस्फोटों के बीच 10 मशरूम के आकार के बादल आकाश में उठे और फिर आपस में मिलकर एक और भी बड़ा मशरूम के आकार का बादल बन गए। शहर के सामने जमीन पर आग की लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी, जबकि कुछ किलोमीटर के दायरे में फैला पूरा क्षेत्र आग के सागर में बदल गया। चटक चटक, उस इलाके में मौजूद सभी रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां जलकर राख हो गईं, उनका एक अंश भी शेष नहीं बचा। आज कोई नहीं बच सकता। 8वीं कक्षा का जादू, पहाड़ों का गिरना और धरती कांपना। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। स्वर्गीय अग्नि उल्कापिंड के एक दौर के बाद कुछ किलोमीटर के दायरे में स्थित क्षेत्र आग के सागर में बदल गया और उस क्षेत्र में मौजूद सभी रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां राख में तब्दील हो गईं। डिंग डिंग डिंग, मेंग लेई की संपत्ति में अचानक जबरदस्त उछाल आया। पल भर में ही उसकी संपत्ति 10 मिलियन सोने के सिक्कों से बढ़ गई। हालांकि मेंग लेई इससे संतुष्ट नहीं था। उसने मंत्रों का जाप करते हुए आग के सागर के बाहर चींटियों पर अपनी निगाहें घुमाईं। 8वीं कक्षा का जादू, पहाड़ों का गिरना और धरती का कांपना। बूम, अग्नि के सागर के पूर्व में जमीन अचानक ऊपर उठ गई। उसका एक सिरा ऊपर उठा जबकि दूसरा सिरा नीचे झुक गया, जिससे 90 डिग्री का तीव्र ढलान बन गया, जिसने उस पर मौजूद सभी रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियों को अग्नि के सागर में धकेल दिया, जहां वे जलकर राख हो गईं। इसके बाद मेंग लेई उत्तर में प्रकट हुआ। एक बार फिर पहाड़ों को गिराने और धरती को कांपने की शक्ति से अनगिनत रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां जलकर मर गईं। उसके बाद वह पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर चला गया। मेंग लेई ने अग्निसागर के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाया और आसपास की सभी चींटियों को अग्निसागर में भेज दिया, जिससे 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाला क्षेत्र पूरी तरह से चींटी मुक्त क्षेत्र बन गया। हे मेरे ड्रैगन देवता, क्या यही है 9वीं कक्षा के महान जादूगर की शक्ति? कितना भयानक, वाकई कितना भयानक। शहर की दीवारों के ऊपर मौजूद सभी सैनिक इतने अचंभित थे कि वे लगभग बोल ही नहीं पा रहे थे। वे आकाश में प्रकट हुई आकृति और जान बचाने के लिए इधर उधर भागती चींटियों को स्तब्धता से देखते रहे और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। क्या 9वीं कक्षा का एक महान जादूगर इतना डरावना होना चाहिए? मार्क्विस गोल्ड ने अपने हाथ में पकड़ी विशाल तलवार पर अपनी पकड़ और कस ली और उनकी आंखों की चमक थोड़ी सी बढ़ गई। उनकी आंखों में उथल पुथल का भाव था। एक शक्तिशाली 9वें दर्जे के योद्धा के रूप में वे भली भांति जानते थे कि एक महान 9वें दर्जे का जादूगर कितना भयानक हो सकता है। 9वें दर्जे के महान जादूगर की शक्ति इतनी तीव्र होती है कि उसी दर्जे के योद्धा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। विशेष रूप से जब 9वें दर्जे के महान जादूगर प्रथम श्रेणी के मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम होती है। लेकिन क्या मेंग लेई जैसा कोई और महान 9वीं श्रेणी का जादूगर था? उसके पास अविश्वसनीय रूप से तीव्र मंत्र उच्चारण क्षमता, प्रचुर मात्रा में जादुई शक्ति भंडार और असीम आध्यात्मिक शक्ति थी। ड्रैगन भाषा के जादू में पारंगत महान जादूगर भी उसके जितना विलक्षण नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल ही संकी है। मार्क्विस गोल्ड अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि मेंग लेई ने चींटियों के झुंड को खदेड़ने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया, बल्कि वह लगातार उनका पीछा करते रहे, मानो कोई निर्दयी होकर बदकिस्मत लोगों का पीछा कर रहा हो, और ऐसा लग रहा था मानो उन्हें इस बात का बहुत डर हो कि कहीं ये बेचारी चींटियां भाग न जाएं। वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह चींटियों की पूरी आबादी को नष्ट करना चाहता था? ये बात भी बाकी सैनिकों को समझ नहीं आई थी। अफसोस की बात यह थी कि उन्हें अपने सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाएंगे। आग की उल्का वर्षा, विस्फोटक अग्निगोला, ज्वलित नरक।
आसमान और धरती को उलट पुलट कर देना। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मेंग लेई ने अंधाधुंध और बेरहमी से मंत्रों का प्रहार जारी रखा। अंतहीन विस्फोटों के बीच अनगिनत रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियां दुखद रूप से मारी गईं। अंत में चींटियां भी उसके पीछा करने से लगभग रोने लगी थीं। वे सचमुच भूमिगत होकर भागने के इरादे से सुरंगें खोदने लगी, जिससे मेंग लेई घबरा गया। क्या तुम भाग रहे हो? अगर मैं तुम्हें भागने दूं तो मुझे 1 अरब सोने के सिक्के कहां से मिलेंगे? पृथ्वी का आवरण। बस करो, बदमाश। बूढ़े एमोस की हिम्मत जवाब दे गई। चींटियों की संख्या कम होने लगी है। अब उन्हें मारना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अभी काफी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मेंग लेई ने बार बार अपना सिर हिलाया और उन पर एक और भूकंपीय प्रहार किया। कुछ किलोमीटर के दायरे में जमीन मानो दलिया के बर्तन की तरह सिकुड़ रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी, विकृत हो रही थी और संकुचित हो रही थी। दर्द भरी चीखों के बीच बड़ी संख्या में खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल से बने चींटे जो अभी अभी जमीन के नीचे रेंग कर आए थे, मर गए। जमीन के नीचे से खून की फुहारें फूट पड़ी, जिससे एक बेहद भयावह दृश्य बन गया। अब तो मुझे भी उन खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियों पर थोड़ी दया आ रही है। ओल्ड एमोस के होंठों का एक कोना फड़कते हुए बोला, तुम्हारे जैसे संकी से टकराकर उनकी बदकिस्मती इससे ज्यादा बुरी नहीं हो सकती। देखो तुमने अकेले ही कितनी खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियों को मार डाला है। मेंग लेई के पास बूढ़े आदमी पर ध्यान देने का समय नहीं था। वह चींटियों का पीछा करता रहा, लेकिन चींटियों का झुंड जिस क्षेत्र में फैला हुआ था वह बहुत बड़ा था और वे बड़ी संख्या में जमीन के नीचे बिल बनाकर रहती थीं। उसके जैसा अकेला व्यक्ति कितनी चींटियों को मार सकता था? पूरे रास्ते जल्दी जल्दी चलने के बावजूद बड़ी संख्या में खूंखार लोहे के क्रिस्टल वाली चींटियां जमीन के नीचे बिल खोदकर गायब हो गईं और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। एक पल के लिए जमीन बिल्कुल खाली हो गई और पीछे केवल अव्यवस्था और गंदगी का ढेर रह गया। वे तो काफी जल्दी भाग गए, है ना? मेंग लेई आखिरकार रुक गया। वह जादुई कालीन पर नितंबों के बल गिर पड़ा और हौंफने लगा। ये प्रणाली उसकी जादुई और आध्यात्मिक शक्ति को तो पुनः पूर्ति कर सकती थी, लेकिन उसकी खर्च हुई ऊर्जा को नहीं। वह बुरी तरह थक गया था। तुम तो बड़े ही निर्दयी हो। ओल्ड एमोस ने अपना सिर हिलाया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहे। अनगिनत चींटियों से बनी विशाल चींटी सेना को मेंग लेई ने पलक झपकते ही हरा दिया था। भारी जानमाल के नुकसान के अलावा वे महान ड्रैगन ब्लड वॉल के किनारों तक भी नहीं पहुंच पाए थे। वे कितने बदनसीब थे। समुद्री लहरों के इतिहास में वे कभी इतनी दयनीय स्थिति में कब थे? महामहिम राष्ट्रपति, मेंग लेई ने कहा, जिसका मन अभी भी भरा नहीं था। उसने जादुई जीव वन की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि चींटियों का प्रकोप फिर से लौटेगा? हाँ, वे ऐसा करेंगे। ओल्ड एमोस ने धीरे से सिर हिलाया। इस बार चींटियों का झुंड जादुई जीव वन से बाहर निकलने में सिर्फ एक दिन में ही फैल गया। वे अभूतपूर्व पैमाने पर आगे बढ़ रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे निश्चित रूप से वापसी करेंगे। तब तक ये सिर्फ कुछ खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल चींटियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका पैमाना निश्चित रूप से और भी बड़ा हो जाएगा और वे एक और भी व्यापक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेंगे। क्या इसका दायरा और भी बड़ा हो जाएगा? मेंग लेई की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, बूढ़े आमोस ने गंभीरता से कहा, अभी चींटियों का झुंड 25 किलोमीटर भी नहीं फैला। जाहिर है, ये तो बस कुछ भटकती हुई चींटियों की छोटी सी लहर है, जो चींटियों के झुंड की कुल संख्या का 1% भी नहीं है। ये तो बस भटकते हुए और पीछे छूटते हुए सैनिक हैं। मेंग लेई की आंखें और भी ज्यादा चमक उठीं। इतिहास में चींटियों की उन विशाल लहरों में से कौन सी ऐसी थी जिसने आकाश और पृथ्वी को पार नहीं किया और हजारों किलोमीटर तक नहीं फैली? बूढ़े आमोस की आवाज गहरी और गंभीर थी, अनंत और असीम, पहाड़ों और जंगल को निगलने वाली, बिल्कुल विशाल महासागर की तरह। यहां तक कि उसका नजारा भी किसी को घोर निराशा में डाल सकता है। क्या वे और भी अधिक संख्या में, और भी बड़े पैमाने पर, और भी अधिक भयावह रूप में सामने आएंगे? मेंग लेई की आंखें आग की तरह जल रही थीं। हाँ, बूढ़े एमोस ने हल्के से सिर हिलाया। फिर अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह गुस्से से चिल्लाया, अरे बदमाश, क्या तुम चींटियों की लहर को वापस आते देखना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल। खांसी? नहीं, बिल्कुल। मेंग लेई ने लगातार और जोर से अपना सिर हिलाया। चींटियों का झुंड खूनी और क्रूर है। वे अनगिनत जाने ले लेते हैं और सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बुरे सपने की तरह हैं। जाहिर है, मैं नहीं चाहता कि वे वापस लौटें। ओल्ड एमोस ने नाक सिकोड़ी। हम्फ, कम से कम तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अंतरात्मा तो बची है। उसी क्षण दूर से अचानक एक स्पष्ट और तेज चीख सुनाई दी। ये किसी अजगर या शेर की दहाड़ जैसी लग रही थी, लेकिन साथ ही किसी चील की चीख जैसी भी। यह एकदम स्पष्ट, तेज और मधुर था और सीधे आत्मा में प्रवेश कर गया। मेंग लेई ने मुड़कर देखा तो दूर आकाश में सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को घेरे हुए बादलों का एक विशाल काला समूह उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन मेंग लेई की दृष्टि कितनी तेज थी। वह कोई काल्पनिक बादल नहीं था, वे स्पष्ट रूप से असंख्य थे। बड़े पक्षी। फिलहाल इन्हें बड़े पक्षी कहा जा सकता है क्योंकि इनके पंख विशालकाय अजगर जैसे, शरीर गिद्ध जैसा और सिर शेर जैसा था। इनके पंजे और दांत बेहद नुकीले थे और ये विशालकाय अजगर, गिद्ध और शेर के मिश्रण जैसे दिखते थे। उनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 10 मीटर से अधिक थी, उनके पंखों का फैलाव 20 मीटर से अधिक था और उनकी संख्या 100,000 से अधिक थी। उनकी गति तो अभी अभी चींटियों की लहर से भी कहीं अधिक भयावह थी। ये तो, मेंग लेई स्तब्ध रह गई। ये हैं उड़ने वाले ड्रैगन सैनिक। बूढ़े एमोस ने अपनी दाढ़ी घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, उड़ने वाले ड्रैगन सैनिक अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की शीर्ष कुलीन सेना है। उनके पास 100,000 दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन हैं और वे आमतौर पर उड़ने वाले ड्रैगन घाटी में तैनात रहते हैं। उन्हें केवल युद्धकाल में ही तैनात किया जाता है। 100,000 दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन में दो प्रकार की वंश परंपराएं होती हैं, एक विशालकाय ड्रैगन की और दूसरी ग्रिफिन की। वयस्क होने पर वे 7वीं श्रेणी के जादुई जीवों के बराबर हो जाते हैं। क्योंकि वे विशालकाय ड्रैगनों की तुलना में छोटे और अधिक सुगठित होते हैं, इसलिए उनकी गति बिजली की तरह तेज होती है।
साथ ही उनके पंजे और दांत रेजे की तरह तेज होते हैं, जिससे वे 7वीं श्रेणी के जादुई जीवों में भी असाधारण प्राणी बन जाते हैं। हालांकि ये एकमात्र कारण नहीं है कि 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन अन्य ड्रैगों को दृढ़ता से दबाकर अग्नि ड्रैगन साम्राज्य की शीर्ष कुलीन सेना बन सकते हैं। उनके पास अन्य ड्रैगनों की तुलना में 3 और फायदे हैं: उच्च प्रजनन दर, छोटा विकास चक्र और उच्च बुद्धिमत्ता। ओल्ड एमोस ने मुस्कुराते हुए समझाया, एक मादा 2 पैरों वाली उड़ने वाली ड्रैगन 10 बच्चे पैदा कर सकती है और एक बच्चे को वयस्क होने में केवल 30 साल लगते हैं। एक वयस्क 2 पैरों वाली उड़ने वाली ड्रैगन की बुद्धिमत्ता का स्तर मनुष्य के बराबर होता है। कोई आश्चर्य नहीं, मेंग लेई को यह बात समझ में आ गई। ड्रेक कई प्रकार के होते थे: रैप्टर्स, ग्राउंड ड्रैगन्स, ड्रैगन हॉक्स, ट्राइसेराटॉप्स, ड्रैगन राइनोस, ड्रैगन वुल्व्स, ड्रैगन टर्टल्स, विंड फ्लाइंग ड्रैगन्स, क्रिम्सन आर्मर्ड अर्थवर्म्स 1 इत्यादि। ये सभी ड्रेक थे, लेकिन केवल 2 पैरों वाले फ्लाइंग ड्रैगन्स में ही वे तीनों विशेषताएं पाई जाती थीं। कुछ ड्रेक बलवान और शक्तिशाली थे लेकिन बेहद मूर्ख थे, जबकि कुछ ड्रेक अत्यंत बुद्धिमान थे लेकिन उनकी वृद्धि दर बहुत धीमी थी। कुछ ड्रेक में ये दोनों विशेषताएं थीं लेकिन वे प्रजनन नहीं करते थे। इसलिए भले ही इन ड्रैक्स में ड्रैगन का खून होता, ड्रैगन जाति उन्हें शायद ही महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करती। वास्तव में ड्रैगन जाति कुछ ड्रैक्स को कलंक मानती थी और उन्हें राज्य से निकाल देती थी, जैसे कि सिलीज। सिलीज ड्रैक्स की एक बेहद अनोखी प्रजाति थी। उनमें स्पष्ट रूप से गोल्डन कोलोसल ड्रैगन का खून था, फिर भी वे आश्चर्यजनक रूप से कमजोर थे और लड़ाई में साधारण जंगली जानवरों का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। इसके अलावा वे बेहद प्यारे दिखते थे और स्वभाव से शरारती और नादान थे। पालतू जानवर चुनते समय वे लोगों की पहली पसंद थे। हालांकि ड्रैगन जाति इन जीवों को कलंक मानती थी और इन्हें खत्म करने की कई बार कोशिश की थी। उनके लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि ये जीव सुअरों से भी तेज गति से प्रजनन करते थे और वे इन्हें पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सके। अंत में वे केवल इन्हें निर्वासित ही कर सके। ड्रेकों के बीच इन्हें विचित्र ही माना जा सकता था। क्षितिज पर उड़ते हुए ड्रैगन सैनिकों को निहारते हुए मेंग लेई ने भावुक होकर आह भरी। 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन यकीनन सबसे सफल ड्रैगन हैं। तुम ऐसा कहकर गलत कर रहे हो। बूढ़े एमोस ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सबसे सफल ड्रेक तो हम ड्रैगन लोग ही हैं। अरे ये तो सच है। मेंग लेई खिलखिलाकर हंस पड़ा। क्या आप यकीन करेंगे, मैं ड्रैगन लोगों के बारे में कैसे भूल सकता था। ये तो सामान्य बात है। गर्जन गर्जन गर्जन। जैसे जैसे उड़ने वाले ड्रैगन सैनिक करीब आते गए, ड्रैगन की शक्ति की लहरें एक विशाल लहर में परिवर्तित हो गईं जो आकाश और पृथ्वी पर फैलती हुई उनकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। उड़ते हुए ड्रैगन सैनिक, ये हैं उड़ने वाले ड्रैगन सैनिक। आखिरकार वे आ ही गए। लेकिन समस्या यह है कि अगर कोई और समय होता तो फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स के आगमन को देखकर सभी सैनिक जोरदार जयकारे लगाते और पूरा इलाका उत्साह से भर जाता। लेकिन आज सबके चेहरे कुछ अजीब से लग रहे थे। हालांकि चींटियों का झुंड अब तक कम हो चुका है। इससे पता चलता है कि वे वास्तव में कितना ख्याल रखते हैं। इसके बावजूद किसी ने भी खुलकर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं की। फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स कुलीन वर्ग के थे, चाहे उनकी समग्र शक्ति हो या उनका रुतबा, वे सीमावर्ती सैनिकों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनकी आलोचना करने की हिम्मत कौन करेगा। मार्क्विस गोल्ड ने हाथ हिलाकर आदेश दिया, उड़ते हुए ड्रैगन सैनिकों का स्वागत करने के लिए ढोल बजाओ और तुरही बजाओ। बोंग 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 भूंक। अचानक मंद गड़गड़ाहट जैसी ढोल की थाप और बिगुल की लंबी, बुलंद और स्पष्ट ध्वनि विशाल ड्रैगन रक्त दीवार के शिखर से गूंज उठी। ये ध्वनियां आकाश में गूंजती रहीं और अनंत काल तक जारी रहीं। गर्जन, बिगुल की तेज आवाज सुनकर 1,00,000 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन एक के बाद एक दहाड़ने लगे। ये आवाजें गड़गड़ाहट में तब्दील हो गईं और विशाल ड्रैगन रक्त दीवार पर जोरदार प्रहार करने लगीं। वे उन्हें उनकी औकात दिखा रहे थे। फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स अक्सर ऐसा करते थे, न केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए बल्कि मेजबान को पछाड़ देने के लिए भी। और यह बात बिल्कुल सच थी कि जब आम सैनिकों ने उन भयानक गर्जनाओं को सुना तो उनकी सुनने की शक्ति ठप हो गई। उनकी आंखों के सामने तारे दिखने लगे, उनके चेहरे भयानक रूप से पीले पड़ गए और उनकी आंखों में भय के भाव उभर आए। वो कमीने। मार्क्विस गोल्ड क्रोधित हो गया। फिर भी वह उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका और असहाय होकर देखता रहा क्योंकि उसके सैनिकों ने अपने हथियार गिरा दिए और दर्द भरी कराहें भरते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिए। बस काफी है, एक विस्मयकारी आवाज गूंजी। उड़ने वाले ड्रैगन सैनिकों ने अपनी दहाड़ें रोक दी और रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गए। एक विशालकाय 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन, जिसके पंख 50 मीटर से अधिक फैले हुए थे और जो एक साधारण 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन से 2 गुना बड़ा था, उड़कर बाहर आया। उसका पूरा शरीर स्याही की तरह काला था, पंख लोहे की सुई की तरह नुकीले थे और गर्दन देखने में सांप जैसी थी। उससे विशाल प्रचंड अजगर की शक्ति झलक रही थी। वह फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स के सर्वोच्च कमांडर और 2 पैरों वाले फ्लाइंग ड्रैगन किंग ड्यूक निकोलस ग्रेंजर थे। ड्यूक निकोलस। मार्क्विस गोल्ड आगे बढ़े और झुककर उन्हें एक प्राचीन और मानक कुलीन अभिवादन दिया। मार्क्विस गोल्ड। 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा अपने पंखों को फड़फड़ाते ही एक भयंकर और भयावह दिखने वाले दुबले पतले, हड्डियों से भरे बूढ़े व्यक्ति में बदल गया, जिसने शानदार लंबे वस्त्र पहन रखे थे। उसने अनायास ही हाथ हिलाकर मानो जवाब दिया हो। फिर उसकी नजरें विशाल ड्रैगन ब्लड वॉल पर पड़ी और उसने शहर के बाहर फैली अराजक स्थिति को देखा। वह बेहद हैरान था। मार्क्विस गोल्ड, क्या आपके आदमियों ने चींटियों के हमले को पीछे धकेल दिया है? मार्क्विस गोल्ड एक पल के लिए अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्या चींटियों का प्रकोप कम हो गया था? जी हाँ, ऐसा ही था। लेकिन इसका उनसे, यानी सीमावर्ती सैनिकों से, बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। मार्क्विस गोल्ड, क्या कोई ऐसी परेशानियां थीं जिनका जिक्र करना नामुमकिन था? मार्क्विस गोल्ड को जवाब देने में कठिनाई महसूस करते देख 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा ने हल्के से भौहें चढ़ाईं और उनके चेहरे पर हैरानी का भाव दिखाई दिया। चींटियों की संख्या में कमी तो आई है, लेकिन हम। मार्क्विस गोल्ड अभी समझाने ही वाले थे कि तभी अचानक 2 पैरों वाला उड़ने वाला अजगर जमीन पर उतरा, मुट्ठी के आकार की एक गेंद उठाए और उसे खाने लगा। एक जादुई कोर। ये 6ठी कक्षा का जादुई कोर है। कितना स्वादिष्ट खाना। 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की आंखें चमक उठीं और वह जोर से चिल्लाया।
ये देखकर अन्य 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन भी जमीन की ओर उड़ गए। शहर के बाहर लगी भीषण आग बुझ चुकी थी। यहाँ तक कि घाटी में लगी आग की दीवार भी अग्नि तत्वों के समाप्त होने के कारण बुझ गई थी। इसके साथ ही चारों ओर बिखरे हुए सभी लाल क्रिस्टल खून की प्यासी लौह क्रिस्टल चींटियों द्वारा छोड़े गए जादुई कोर सामने आ गए। खून की प्यासी लौह क्रिस्टल चींटी की जादुई शक्ति का सार होने के कारण इन जादुई कोर का राख में बदलना बहुत मुश्किल था और ये एकमात्र ऐसी चीजें थी जिन्हें चींटियां पीछे छोड़ सकती थीं। जादुई कोर, इतने सारे जादुई केंद्र। 2 टांगों वाले उड़ने वाले ड्रैगन बहुत खुश हो गए। जैसे पुरानी मुर्गियां चावल के दाने देखकर खुश हो जाती हैं, वैसे ही वे भी उन पर टूट पड़ी और उन्हें चोंच मारने लगी। वे आमतौर पर 2 टांगों वाले उड़ने वाले ड्रैगन की घाटी में तैनात रहते थे और केवल खून से लथपथ भेड़ और कुत्ते ही खा सकते थे। भला उनके पास खाने के लिए इतने सारे छठे दर्जे के जादुई कोर कैसे हो सकते थे? वे न केवल बेहद स्वादिष्ट थे बल्कि पोषण के भी बेहतरीन स्रोत थे जो उनकी ताकत बढ़ा सकते थे। इसलिए उनमें से हर कोई उन्माद में डूब गया था। कितने सारे जादुई कोर हैं! ये देखकर 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की आंखें चमक उठीं। यहाँ तक आने में इतनी मेहनत करने के बाद मेरे बच्चे भूख से बेहाल हैं। मार्क्विस गोल्ड, क्या आपको पहले उन्हें भरपेट भोजन कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। मार्क्विस गोल्ड ने हल्के से अपना सिर हिलाया। हालांकि वह मन ही मन उन्हें कोस रहा था। फायर ड्रैगन किंगडम में क्या कोई ऐसा है जो 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगनों से भी ज्यादा लालची हो? सभी क्रूर जनजातियों में से तुम लोगों ने कब ऐसा नहीं किया कि तुमने सब कुछ मार डाला, लूट लिया और खा लिया, मानो पिछले जन्म में भूख से मरे हुए दुखी आत्माओं की तरह दूसरों के लिए एक बाल तक नहीं छोड़ा हो? तो फिर इस समय ऐसा निरर्थक प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? मुझे पूरा यकीन था कि मार्क्विस गोल्ड मना नहीं करेंगे। 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए जोर से हंसते हुए कहा, मेरे बच्चों, ये मार्क्विस गोल्ड की ओर से आपके लिए स्वागत उपहार हैं। इनका भरपूर आनंद लें। गर्जन, 2 पैरों वाले सभी उड़ने वाले ड्रैगन एक साथ दहाड़े। तुम कमीने कुत्ते, मेरी चीजें चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। अभी अभी मेंग लेई द्वारा मंत्रों की अंधाधुंध बमबारी के दौरान उसके हाथों में नष्ट होने वाली रक्तपिपासी लौह क्रिस्टल चींटियों की संख्या कई दसियों हजार से अधिक हो गई थी और लगभग उतनी ही संख्या में जादुई कोर भी पीछे छूट गए थे। छठी श्रेणी के एक जादुई कोर की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों तक थी। वह निश्चित रूप से उन सभी को मिलाकर करोड़ों सोने के सिक्कों में बेच सकता था। करोड़ों सोने के सिक्के, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता था? मेंग लेई अभी यही सोच रहा था कि उसे उन जादुई कोर को कैसे इकट्ठा करना चाहिए, तभी उसने देखा कि अभी अभी क्या हुआ है। 100,000 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन भूखे भूतों की तरह जमीन पर पड़े जादुई कोर के लिए टूट पड़े, स्पष्ट रूप से उन्हें अपना मान रहे थे। तुम कमीने कुत्तों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जादुई कोर चुराने की? मेंग लेई क्रोधित हो उठा, उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। अति न करें, बदमाश, बूढ़े आमोस ने उसे जल्दी से रोकते हुए कहा। इन लोगों की बदसूरती से धोखा ना खाएं, ये सभी कुलीन हैं। इन्हें मारना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। कुलीन लोग? मेंग लेई अचंभित रह गया। वे मूर्ख? जी हाँ, कुलीन, बूढ़े आमोस ने जोर से सिर हिलाया। वे न केवल कुलीन हैं बल्कि उनके पास उपाधियां भी हैं। उनके पास अपने निजी क्षेत्र भी हैं। ये क्या हो रहा है? क्या आसमान अंधा है? हैरानी से बोलते हुए मेंग लेई के होंठ कांप उठे। वह सचमुच अवाक रह गया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी। फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स का हर एक सदस्य कुलीन वर्ग से था और चूंकि वे सभी कुलीन थे इसलिए फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स एक विशेष सैन्य इकाई थी। साथ ही फायर ड्रैगन किंगडम में एकमात्र ऐसी इकाई थी जो पूरी तरह से कुलीनों से बनी थी। उनकी उपस्थिति अन्य सैन्य इकाइयों से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। इसी वजह से फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स अन्य सैन्य इकाइयों से संपर्क करते समय हमेशा अभिमानी और दबंग तरीके से व्यवहार करते थे और वे हमेशा युद्ध की सारी लूट को इस तरह हड़प लेते थे मानो ये सही और न्यायसंगत हो। उन्होंने सब कुछ मार डाला, सब कुछ खा लिया और सब कुछ छीन लिया। उनके स्वभाव की लालच, उनके खाने पीने के तौर तरीकों की भयावहता, उनके रवैये की कुरूपता, इन सभी के लिए उन्हें कुख्यात कहा जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स को इस पर शर्म नहीं थी बल्कि गर्व था। उन्होंने इस परंपरा को बढ़ावा दिया और सब कुछ मार डालो, सब कुछ खा जाओ, सब कुछ छीन लो की परंपरा को सब कुछ छीन लो, सब कुछ खा जाओ, सब कुछ ले लो की परंपरा में बदल दिया। उनके इस व्यवहार से अन्य सैन्य इकाइयां बेहद नाराज हो गईं और वे उनसे घोर नफरत करने लगी, फिर भी वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। विशाल भूभाग पर बिखरे हुए जादुई कोर देखकर उड़ने वाले ड्रैगन सैनिक सीधे उनकी ओर दौड़ पड़े। भला उनमें से किस हिस्से ने थोड़ी सी भी औपचारिकता निभाई? वे हवा में उड़े और फिर नीचे उतरे, फिर हवा में उड़े और फिर नीचे उतरे। उन्होंने ये प्रक्रिया लगातार दोहराई और लालचवश जमीन पर पड़े सभी जादुई कोर को हथिया लिया। इस मामले में उन्होंने विशालकाय ड्रैगनों के लालच और गिद्धों के पेटूपन को पूरी तरह से विरासत में प्राप्त कर लिया था और उससे भी कहीं आगे निकल गए थे। तुम कमीने कुत्तों, तुम्हें तो मरने की इच्छा है ना? मेंग लेई क्रोधित हो गया। वह उग्रता से दहाड़ा, उसकी दहाड़ें आकाश में गरजते हुए बादलों की तरह गूंज उठीं और चारों ओर प्रतिध्वनित हो गईं। अगले ही पल ऊपर से एक चकाचौंध कर देने वाला बिजली का गोला नीचे आया और जमीन पर जोर से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ ही बिजली का गोला अचानक फट गया और कई किलोमीटर के दायरे में फैले क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। चटक चटक, उग्र विद्युत धाराएं बेकाबू होकर बह रही थीं। असंख्य 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन विद्युत धाराओं के शिकार हो गए और ऐसे तड़पने लगे मानो उन्होंने नशा किया हो और उनके पंख भी खड़े हो गए। फिर वे बड़ी संख्या में जमीन पर गिर पड़े। क्या? घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ से हर कोई स्तब्ध रह गया। अविश्वास से भर उठे जब उन्होंने देखा कि 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन बिजली के झटकों में लिपटे हुए सामूहिक रूप से कांप रहे थे और छटपटा रहे थे। कौन? ये किसने किया? 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा क्रोधित हो उठा। उसकी बाज जैसी आंखें चारों ओर घूमने लगी, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक तेजी से कौंध रही थी क्योंकि वह अपने अधीनस्थों पर हमला करने वाले अपराधी को खोज रहा था। फिर उसने देखा कि एक जादुई कालीन ऊपर से उड़ रहा है और कोई उस पर गर्व से खड़ा है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों पर हमला करने की? मर जाओ। दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा क्रोध से आग बबूला हो गया और जोरदार धमाके के साथ हवा में उड़ गया। वह एक उड़ने वाले ड्रैगन में परिवर्तित हो गया और मेंग लेई की ओर दौड़ा। वह मेंग लेई को क्रूर और निर्दयी तरीकों से तड़पाकर मार डालना चाहता था ताकि सबको पता चले कि उड़ने वाले ड्रैगन सैनिकों पर हमला करने की हिम्मत करने वालों का क्या अंजाम होता है। ड्यूक निकोलस मार्क्विस गोल्ड उसे आवाज देकर रोकना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक एक परछाई गुजरी और अपने पीछे धुंधली छवियां छोड़ गई, तब तक दो पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा मेंग लेई के सामने प्रकट हो चुका था। मर जा, तू नीच कचरा। दो पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा क्रोध से दहाड़ा। उसके नुकीले बर्फीली चमक से जगमगाते पंजे तेजी से मेंग लेई की ओर बढ़े। उसकी हरकतें तेज, क्रूर और सटीक थीं और उसका सीधा वार मेंग लेई के सिर पर था। लानत है, मार्क्विस गोल्ड बुरी तरह घबरा गया था। दो पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा 9वीं श्रेणी के जादुई जीव के बराबर था। वह बिजली की गति से चलता था और उसके पंजे बेहद नुकीले थे। क्या मेंग लेई उसके अचानक हमले का सामना कर पाएगा? हाँ, यह सच था कि मेंग लेई 9वीं श्रेणी का एक महान जादूगर था, लेकिन हर कोई जानता था कि एक जादूगर का शरीर कितना नाजुक और कमजोर होता है। अगर उस पर पंजों का पूरा वार हो जाए तो क्या वह टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएगा? अगर उसकी मौत यहीं हो गई तो? मार्क्विस गोल्ड कंपा उठा और उस विचार को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। केवल विशालकाय ड्रैगन का रक्त रखने वाले ही ड्रैगन भाषा जादू का उपयोग कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, मेंग लेई 9वीं श्रेणी का महान ड्रैगन भाषा जादूगर था। उनकी इस पहचान का महत्व बहुत गहरा था। अगर मेंग लेई की मृत्यु यहीं हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? बूम! जब मार्क्विस गोल्ड पूरी तरह से घबराया हुआ था, तभी दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा के नुकीले पंजे मेंग लेई के सिर पर जा लगे। हालांकि जो दृश्य उसने कल्पना की थी वह नहीं हुआ। मेंग लेई का सिर प्रहार से फटा नहीं था। इसके विपरीत उसके शरीर की सतह पर हीरे जैसी चमकदार क्रिस्टलीय पदार्थ की एक परत प्रकट हुई और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बन गया, जिसने उसे बाहरी नुकसान से बचाया। वह 9वीं श्रेणी का मंत्र था, पृथ्वी संरक्षक का पवित्र कवच। बूम! पंजे मेंग लेई के माथे पर रगड़ खा गए। शिकार को जिंदा फाड़ने से पहले जो जानी पहचानी अनुभूति होती थी, वह इस बार नहीं हुई। इसके बजाय ऐसा लगा जैसे उसने किसी काले पत्थर पर अपने पंजे मारे हों, जिसके परिणामस्वरूप उसके पंजे में दर्द हो रहा हो। ये कैसे हो सकता? दो पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा सदमे से भरी आंखों के साथ पीछे हट गया। उसका घात लगाकर हमला पलक झपकते ही हो गया था। उस व्यक्ति को सुरक्षात्मक मंत्र पढ़ने का समय कहां से मिला? क्या ये तुरंत रिलीज हुई थी? शाबाश, वाकई बहुत बढ़िया। एक झटके में मेंग लेई ने पृथ्वी रक्षक का पवित्र कवच वापस खींच लिया। उसने दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा को गुस्से से घूरा। उसका क्रोध उसे लगभग पागल कर रहा था। जब दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा ने अभी उस पर घात लगाकर हमला किया था, तब उसने दृढ़ता और संकल्प के साथ पृथ्वी रक्षक का पवित्र कवच धारण किया था। इस मंत्र की रक्षा शक्ति आश्चर्यजनक रूप से उच्च थी, लेकिन इसके लिए उसे पूरे 800,000 मैजिक पावर पॉइंट्स खर्च करने पड़े। 800,000 पूरे 800,000। वो तो पूरे 8,000 सोने के सिक्के थे। 1,000 सोने के सिक्के सब गायब हो गए, बस यूं ही। मेंग लेई का दिल इस नुकसान से इतना बुरी तरह दुख रहा था कि उसका चेहरा लगभग पहचान से परे बदल गया था। तुम्हारे इस महत्वहीन जीवन का इस्तेमाल मैं इस खालीपन को भरने के लिए करूंगा जो तुमने मुझे बिना किसी कारण के 8,000 सोने के सिक्कों का नुकसान पहुंचाकर पैदा किया है। बूम! उसके बोलते ही एक कड़कने की आवाज गूंजी। पानी के घड़े जितनी मोटी बिजली आसमान से तेजी से गिरी और दो टांगों वाले उड़ने वाले ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया। उसके पंख तुरंत ही तेजी से उड़ गए और वह दो टांगों वाले कांटेदार जानवर में बदल गया। उसके चारों ओर हिंसक विद्युत धाराएं बेरोक टोक बह रही थीं और विस्फोटों की कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। दो पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा काफी शक्तिशाली और बलिष्ठ था। उसे न केवल कोई चोट नहीं आई, बल्कि वह और भी क्रोधित हो गया। मरना! उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे आसमान में एक बवंडर उठ खड़ा हुआ और वह फिर से मेंग लेई की ओर बढ़ा। हालांकि एक और बिजली का झटका सीधे उसके सिर पर लगा। चटकने की आवाज। लानत है! दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की आंखें खून की तरह लाल थीं। उसने लगातार दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में केवल पानी के घड़े जितनी मोटी बिजली ही आई। चटकने की आवाज। वो कमीना! चटकने की आवाज। तुम मुझे पागल कर रहे हो। चटकने की आवाज। अनंत रूप से बहने वाली नदियों की तरह और बाढ़ में बेकाबू पीली नदी की तरह पानी के घड़ों के समान घनी बिजली एक के बाद एक बरसती रही। वे बेतहाशा और लगातार नीचे गिरती रहीं। दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा का शरीर चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह इतने वार सहन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे बिजली के झटकों से उसका शरीर खून से लथपथ घावों में फटने लगा और वह पूरी तरह से जलकर काला हो गया। उसके शरीर का कौन सा हिस्सा अभी भी उसकी उस समय की ताकत का थोड़ा सा भी अंश बचाए हुए था? यह शहर की दीवारों के ऊपर खड़े सभी सैनिकों के मुंह खुले रह गए और वे सब पत्थर में बदल गए। किसी ने भी ऐसी घटना की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अगर मेंग लेई दो पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा के हमले से बच भी जाता है तो उसे भी गंभीर चोटें आएंगी। उन्होंने ये भी सोचा था कि संभावनाएं निश्चित रूप से उसके पक्ष में नहीं थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट थी। मेंग लेई न केवल पूरी तरह से ठीक था, बल्कि वह उड़ने वाले ड्रैगन राजा को बुरी तरह पीट रहा था। क्या वह सचमुच कुछ समय पहले ही 9वीं कक्षा के महान जादूगर के स्तर तक पहुंचा था? जब उसने पहली बार सफलता हासिल की थी, तब भी वह इतना क्रूर था। गरज तत्व वाला। वह वास्तव में एक गरज तत्व वाला महान जादूगर है। अब मार्क्विस गोल्ड का अपने जीवन के प्रति पुनर्तः विश्वास का भाव था। अभी अभी मेंग लेई द्वारा पृथ्वी और अग्नि तत्वों से युक्त जादुई प्रतिभा का प्रदर्शन करना ही उनके लिए काफी चौंकाने वाला था। किसने सोचा होगा कि उसके पास वास्तव में बिजली से संबंधित जादुई प्रतिभा भी है? पृथ्वी, अग्नि और वज्र, 3 प्रकार के तत्व, एक त्रितत्वीय महान 9वीं कक्षा का जादूगर।
यकीनन ड्रैगन देवता का नाजायज बच्चा भी उसके जितना विकृत नहीं होगा, है ना? शहर की दीवारों के ऊपर सन्नाटा पसरा हुआ था। फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स एकदम शांत थे। सभी लोग असहाय होकर देखते रहे जब मेंग लेई ने 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की जमकर पिटाई की, और इस तथ्य को स्वीकार करना उनके लिए असंभव था। वह महान, शक्तिशाली उड़ने वाले ड्रैगन राजा थे, राज्य के एक कुलीन ड्यूक और एक बलवान, शक्तिशाली 9वीं श्रेणी के विशेषज्ञ। उन्हें पहले कभी इस तरह बुरी तरह से पीटा गया था क्या? आश्चर्य, भ्रम, अविश्वास। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। पानी के घड़े जितने मोटे बिजली के झटके लगातार उस पर बरस रहे थे, हर झटके के बीच का अंतराल 1 सेकंड से ज्यादा नहीं था। 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा को सांस लेने का भी समय नहीं मिल रहा था। अगर उसकी नहीं तो और किसकी पिटाई होगी? वो आदमी तो वाकई बदनसीब है। अब बूढ़े एमोस को 2 टांगों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा के प्रति कुछ सहानुभूति महसूस हुई। अगर वह किसी सामान्य 9वीं श्रेणी के महान जादूगर का सामना कर रहा होता तो निश्चित रूप से उसकी ऐसी दयनीय स्थिति नहीं होती। दुर्भाग्य से जिससे उसका सामना हुआ वह मेंग लेई था, एक ऐसा राक्षस जो 9वीं श्रेणी के मंत्रों को तुरंत जारी कर सकता था। वह कैसे जीतने वाला था? भले ही मेंग लेई ने तुरंत 8वीं या 9वीं श्रेणी के मंत्रों का प्रयोग न किया हो, लेकिन केवल 7वीं श्रेणी का मंत्र थंडर लाइट ही उसे इस हद तक हराने के लिए पर्याप्त था कि उसके पास पलटवार करने का कोई साधन न बचे। जीतना, यह अवधारणा तो अस्तित्व में ही नहीं थी। मेंग लेई, बूढ़े अमोस ने हल्के से सिर हिलाया। उसे मारने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि इससे तुम्हें बेवजह बहुत सारी मुसीबतें ही झेलनी पड़ेंगी। उसे छोड़ दो। मेंग लेई ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, ये बात सच थी। 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा आखिरकार अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के ड्यूकों में से एक था। उसे मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके जो परिणाम होते उन्हें वह वर्तमान में सहन नहीं कर सकता था। बात फिर वही पुरानी हो गई, जब तक किसी के पास पर्याप्त शक्ति न हो, अगर उन्हें छिपना और निष्क्रिय रहना पड़े तो उन्हें छिपना और निष्क्रिय रहना ही होगा। अगर उन्हें काय की तरह व्यवहार करना पड़े तो उन्हें काय की तरह ही व्यवहार करना होगा। ठीक है, मैं उस बूढ़े कुत्ते की जान बख्श दूंगा। मेंग लेई ने ओल्ड एमोस के सुझाव को मान लिया। उसने थंडर लाइट का प्रयोग बंद कर दिया और 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन किंग को मुक्त कर दिया। तुम नीच, कचरे के टुकड़े, मर जाओ। मुक्त होने के बाद 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा ने न केवल कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि उसने दया के बदले शत्रुता का भाव दिखाया। वह बिजली की गति से मेंग लेई की ओर दौड़ा। हालांकि वह अभी मेंग लेई के बिल्कुल पास ही पहुंचा था कि आकाश से बिजली की एक धारदार तलवार नीचे आए और पलक झपकते ही उसके बाएं पंख को चीरते हुए उसे जड़ से अलग कर दिया। छींटे, उसका पंख उसके शरीर से अलग हो गया और अजगर का खून चारों ओर फैल गया। 2 पैरों वाले उड़ने वाले अजगर राजा को असहनीय पीड़ा होने लगी और वह जमीन की ओर तेजी से गिरने से पहले एक तीखी, दर्दनाक चीख निकाल बैठा। तुम जीवित तो रह सकते हो, लेकिन तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा ये स्थानिक घेरा अब मेरा है। मैं इसे तुम्हारे द्वारा किए गए सभी अपमानों के मुआवजे के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेंग लेई की आवाज उदासीन और दूर की थी। उसने 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा का कटा हुआ पंख उठाया और उस पर लगी स्थानिक अंगूठी निकाल ली। फिर उसने पंख को लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया, मानो वह कचरा फेंक रहा हो। पूरा इलाका सन्नाटे में डूब गया। ये दृश्य देखकर सब लोग भय और दहशत से भर गए। 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा का पंख एक झटके में काट देना, क्या वह कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं था? आखिरकार वह महान 2 पैरों वाला उड़ने वाला ड्रैगन राजा था। वो आदमी, मार्क्विस गोल्ड ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उनकी आंखों के निचले हिस्से में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। जब मेंग लेई 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा को बुरी तरह हरा सकता था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे भी हरा सकता था? क्या वह इतनी ताकतवर तब भी थी जब उसने अभी अभी सफलता हासिल की थी? इस बिंदु से आगे मुझसे भी अधिक शक्तिशाली एक और व्यक्ति का जन्म हुआ है। मार्क्विस गोल्ड की भावनाएं काफी जटिल थीं। उन्होंने हाथ हिलाकर आदेश दिया, कुछ प्रकाश तत्व वाले जादूगरों को यहाँ लाओ। वे मेरे पीछे आएं और ड्यूक निकोलस की चोटों की जांच करें। जी महाराज। दूसरी ओर मेंग लेई ने 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की स्थानिक अंगूठी पहले ही अपने पास रख ली थी। फिर वह जमीन पर उतरा और खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल चींटियों के जादुई कोर को इकट्ठा करने लगा, मानो वहां केवल वही मौजूद हो। जब किसी की साधना उस स्तर तक पहुंच जाती है तो उनकी आध्यात्मिक शक्ति भौतिक रूप से प्रकट हो सकती है और वास्तविकता में पुनर्तः हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए उनके लिए टेलीकिनेसिस के माध्यम से वस्तुओं को प्राप्त करना कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही वह उस क्षेत्र से गुजरा, उसके आसपास के कई 100 मीटर के दायरे में मौजूद सभी जादुई केंद्र गायब हो गए, एक भी नहीं बचा। क्या शैतान आ गया है? दौड़ना। मेंग लेई को आते देख सभी 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन ऐसे लग रहे थे मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वे घबराकर भाग गए। उन्हें डर था कि अगर वे एक कदम भी धीमे हुए तो मेंग लेई बिजली गिराकर उन्हें मार डालेगा। अभी अभी मेंग लेई द्वारा 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा की जमकर पिटाई करने का दृश्य उन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया था और उन्हें बुरी तरह डरा दिया था। शायद बहुत लंबे समय तक वे उस डर से उबर नहीं पाएंगे। ड्यूक निकोलस, क्या आप ठीक हैं? जल्दी करो, ड्यूक निकोलस की चोटों का इलाज करो। कुछ प्रकाश तत्व वाले जादूगरों के प्रयासों के कारण 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा का कटा हुआ पंख सफलतापूर्वक फिर से जुड़ गया और उसके अन्य घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गए। हालांकि इस बार उसने मेंग लेई की ओर आक्रमण नहीं किया। वह बुरी तरह डर गया था। जब वो बिजली की तलवार उसके बाएं पंख को इतनी आसानी से काट सकती थी, तो वो उसका सिर भी उतनी ही आसानी से काट सकती थी। अगर वो फिर से आगे बढ़ता तो कौन कह सकता था कि इस बार बिजली की तलवार उसके सिर पर नहीं गिरेगी। अगर वह मरना नहीं चाहता था तो उसके पास कायरता दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मार्क्विस गोल्ड, वो कौन आदमी है? मुझे भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? क्या वह तुम्हारी सीमावर्ती सेना का कोई आदमी नहीं है? नहीं, वह नहीं है। मार्क्विस गोल्ड ने हल्के से अपना सिर हिलाया। फिर उन्होंने मेंग लेई के बारे में जो कुछ भी जानते थे वह बताया, जिससे 2 पैरों वाले उड़ने वाले ड्रैगन राजा के चेहरे पर भारी शिकन आ गई।
पहचान अज्ञात, अभी अभी 9वीं कक्षा में प्रवेश किया है और उसे ड्रैगन भाषा का जादू भी आता है। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं अपना बदला जरूर लूंगा। मेंग लेई अत्यंत कुशल था। उसने 10 मिनट से भी कम समय में 1 दर्जन किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी जादुई कोर एकत्र कर लिए थे। हालांकि उसे इस बात से निराशा हुई कि उसने कुल मिलाकर केवल 28,743 जादुई कोर ही एकत्र किए थे। क्या ये 30,000 सोने के सिक्कों के बराबर भी नहीं है? मेंग लेई की भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसने फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स को बेहद शत्रुतापूर्ण नजरों से देखा। अगर उन बेवकूफों ने उनमें से कुछ को ना खाया होता तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से 30,000 का आंकड़ा पार कर जाता। ये तो 30,000 सोने के सिक्के हैं, जानते हो? 30,000 तुम हरामखोरों, क्योंकि तुमने मेरे लाखों सोने के सिक्के खा लिए हैं तो अब तुम कह सकते हो कि हमारे बीच दुश्मनी है। अगर मुझे भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम सबको एक ही झटके में खत्म कर दूंगा और फिर तुम्हारे सारे जादुई अंग छीन लूंगा। फ्लाइंग ड्रैगन ट्रूप्स को घूरने के बाद मेंग लेई ने जाने का फैसला किया। उसी समय मार्क्विस गोल्ड आगे बढ़े और पुकार कर बोले, जादूगर स्वामी कृपया एक क्षण रुकिए। मेंग लेई को सीमावर्ती सैनिकों से कोई खास लगाव नहीं था, इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। उसने जादुई कालीन को चलाया और आकाश में उड़ गया। माय लॉर्ड, वह आदमी हद से ज्यादा अहंकारी है, एक नाराज सेवक ने चिल्लाकर कहा। हम्फ, मार्क्विस गोल्ड ने गुस्से से नाक सिकुड़ी, उनका चेहरा नाखुश और भयावह लग रहा था। ग्रेट ड्रैगन ब्लड वॉल छोड़ने के बाद मेंग लेई उस घाटी में वापस नहीं लौटा जहां ग्रामीण अस्थायी रूप से ठहरे हुए थे। इसके बजाय वह एक और मुद्दे को लेकर परेशान था, उसे जादुई जीव वन से चींटियों के झुंड के निकलने का इंतजार क्यों करना चाहिए और फिर निष्क्रिय रूप से उनका बचाव क्यों करना चाहिए? क्यों ना वह पहल करके उन पर हमला करे और आक्रमण करे? कहावत है, बिना जोखिम उठाए कुछ भी अच्छा नहीं मिलता। इसके अलावा उसके पास जादुई कालीन था तो चींटियों की लहर उसका क्या बिगाड़ सकती थी? जैसे ही उसे यह बात सूझी, मेंग लेई को लगा जैसे सब कुछ एक पल में स्पष्ट हो गया हो और वह तुरंत जादुई जानवरों के जंगल में घुस गया। महामहिम राष्ट्रपति जी, चींटियों के झुंड ने जंगल के सभी जादुई जीवों को खा लिया है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक जंगल में कोई जादुई जीव नहीं बचेगा? जादुई कालीन पर उड़ते हुए मेंग लेई बूढ़े आमोस से यूं ही बातें कर रहा था। बूढ़े ने दुनिया का बहुत कुछ देखा था और वह बहुत ज्ञानी था, इसलिए मेंग लेई ने उससे बातचीत के दौरान बहुत कुछ सीखा था। ऐसा नहीं है। बूढ़े एमोस ने उसे एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, सच तो यह है कि चींटियों के हर झुंड के बाद जंगल में मौजूद जादुई जीव न केवल गायब नहीं होते बल्कि उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। वे जादुई जीव वन के हर कोने पर फिर से कब्जा कर लेते हैं और जंगल को अपना स्वर्ग बना लेते हैं। ओह, मेंग लेई अचंभित रह गया। संख्या में वृद्धि? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने यह नहीं कहा था कि चींटियों का झुंड सभी जादुई जीवों को खा जाएगा? उनकी संख्या में वृद्धि क्यों होगी? क्या वे सब छिप गए हैं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चींटियों का झुंड हर जगह है तो वे कहाँ छिप सकते हैं? वे कहीं छिपे नहीं और निश्चित रूप से चींटियों के झुंड ने उन्हें खा लिया है। हालांकि चींटियों के झुंड के बाद जंगल में और भी जादुई जीव दिखाई देंगे। कारण की बात करें तो यह एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो जादुई जानवरों का है। मुस्कुराते हुए ओल्ड एमोस ने अपनी दाढ़ी मटकाई और मेंग लेई को सस्पेंस में रखने का फैसला किया। एक रहस्य? मेंग लेई अचंभित रह गई। हाँ, एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने का अधिकार आपको तभी मिलेगा जब आप संत लोक में प्रवेश कर लेंगे। जब समय आएगा तब आपको एहसास होगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप जो जानते हैं वह बहुत कम है। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने का अधिकार उसे तभी मिलेगा जब वह सेंट डोमेन में प्रवेश कर जाएगा। मेंग लेई ने ओल्ड एमोस के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि उसने इस पर और जोर नहीं दिया। हालांकि 1 अरब सोने के सिक्के एक बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन ये पूरी तरह से पहुंच से बाहर नहीं थी। मेंग लेई को पूरा विश्वास था कि वह निश्चित रूप से 1 अरब सोने के सिक्के बचा लेगा, 9वीं कक्षा की सीमा को पार कर लेगा और एक ऐसा व्यक्तित्व बन जाएगा जो बाकी सभी से कहीं ऊपर होगा। संत डोमेन क्षेत्र का अस्तित्व तो बस समय की बात थी। मेंग लेई पूरी रफ्तार से दौड़ा और जादुई जानवरों के जंगल में वापस लौट आया। जंगल की बाहरी सीमाओं में उसे चींटियों के झुंड का कोई निशान नहीं दिखा, लेकिन जैसे जैसे वह जंगल में अंदर जाता गया, चींटियों का झुंड धीरे धीरे दिखाई देने लगा। इसका दायरा बढ़ता ही गया और उनकी संख्या भी बढ़ती गई। शुरुआत में ये केवल कुछ भटकते और इधर उधर घूमने वाले सैनिकों का एक छोटा समूह था, लेकिन अंत में वे लाल रंग की धाराओं के एक विशाल फैलाव में बदल गए थे। जैसे कोई बांध टूट गया हो, चींटियों का सैलाब जादुई जीव वन में हर जगह उमड़ पड़ा। वे जंगल के हर कोने में फैल गईं। जहां से भी वे गुजरी वहां अपने पीछे केवल भयानक सफेद हड्डियां और खून से लथपथ जमीन छोड़ गईं। फुफकार, फुफकार। 30 मीटर से भी अधिक लंबा और पानी के घड़े जितना मोटा एक विशालकाय अजगर ऐस आकार में कुंडली मारकर जंगल में तेजी से भाग निकला। उसके पीछे लाल रंग की जलधाराएं उसकी ओर उमड़ती हुई तेजी से बढ़ रही थीं। मेंग लेई को वह अजगर, एक कांटेदार अजगर, देखने में बहुत जाना पहचाना लगा। जादुई वन में पहली बार प्रवेश करते समय उसका सामना जिस पहले जादुई जीव से हुआ था वह बिल्कुल एक कांटेदार अजगर था जो सांप की एक द्वितीय श्रेणी का जादुई जीव है। उसे अच्छी तरह याद था कि उस समय थॉर्न पाइथन ने उस पर हमला किया था। अगर वह तेजी से नहीं भागा होता तो कब का वह पाइथन उसे मार चुका होता। तब से केवल आधा साल ही बीता था, लेकिन मेंग लेई अब उस छोटे कांटेदार अजगर के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था। वह उसे अपनी हल्की सी सांस से भी मार सकता था। समय के साथ चीजें कितनी बदल गई थीं और लोग कितने बदल गए थे, जबकि वातावरण वही रहा था। फुफकार, फुफकार। थॉर्न पाइथन जान बचाने के लिए बेताब होकर भागा, लेकिन अंततः वह एक साधारण जादुई जीव ही साबित हुआ। चींटियों का झुंड पलक झपकते ही उस तक पहुंच गया। एक तीखी, दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर बहुत जल्दी शांत हो गई। चींटियों का झुंड आगे बढ़ता रहा, लेकिन थॉर्न पाइथन हमेशा के लिए गायब हो गया था।
खून की प्यासी आयरन क्रिस्टल चींटियों ने उसे आपस में बांट लिया था और पाइथन का एक भी अंश पीछे नहीं छोड़ा था। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। ये दृश्य देखकर मिंग लेई के रोंगटे खड़े हो गए। जादुई जीव वन में शायद हर जगह ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते होंगे। चींटियों की लहर फूटने पर ऐसा ही होता है। बूढ़े एमोस ने आह भरते हुए सिर हिलाया। और ये तो सिर्फ जादुई जीव वन के भीतर की बात है, जहां खाए जाने वाले जीव भी केवल जादुई जीव ही हैं। अगर चींटियों का झुंड मानव राज्यों पर हमला कर दे, तब तो सच में त्रासदी होगी। मैंने एक बार अपनी आंखों से देखा था कि चींटियों का झुंड 1 अरब से अधिक लोगों को निगल गया। रातों रात 1 अरब से अधिक लोग गायब हो गए और 5000 किलोमीटर के दायरे में फैला पूरा इलाका एक वीरान शहर में बदल गया। ये देखना लगभग असहनीय था। मानव जगत में सच्ची त्रासदी यही होती है। भले ही इतने साल बीत चुके हों, लेकिन जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ हो। मिंग लेई की नसें कांप उठीं और वह हौंफने से खुद को रोक नहीं पाया। एक ही रात में 1 अरब से अधिक लोग गायब हो गए। चींटियों के झुंड के बारे में इससे ज्यादा डरावनी कोई बात नहीं है। बूढ़े आमोस ने गंभीरता से कहा, वे हर वो चीज खा लेंगे जो खाने योग्य है, चाहे वो जादुई जानवर हो या इंसान। जब तक उसे खाया जा सकता है, वे किसी भी चीज को नहीं छोड़ेंगे। चींटियों का ज्वार अपने आप में एक आपदा है, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जिसे कोई रोक नहीं सकता। मिंग लेई ने ओल्ड एमोस की बातों से पूरी तरह सहमति जताई। चूंकि यह एक आपदा है, तो आइए इस आपदा को रोकें। मुझे विश्वास नहीं है कि खून के प्यासे लोहे के क्रिस्टल चींटियों का कोई अंत नहीं है। अगर इनका कोई अंत नहीं है, तो ये भी ठीक ही है। क्या मेरे 1 अरब सोने के सिक्के भी चुकाए नहीं जाएंगे? 7वीं कक्षा का मंत्र, ज्वाला नरक। बूम! आकाश से 100 मीटर चौड़ा एक सफेद आग का गोला तेजी से गिरा और चींटियों की लहर के ठीक बीचों बीच फट गया। धरती को हिला देने वाले विस्फोटों के बीच लपटें आसमान में फैल गईं और कई किलोमीटर के दायरे का पूरा क्षेत्र आग के सागर में बदल गया। चटकने की आवाज। रक्तपिपासु लौह क्रिस्टल चींटियों का एक विशाल क्षेत्र जलकर राख हो गया, जबकि लाल चींटियों की लहर का केंद्र एक शून्य में तब्दील हो गया। डिंग डिंग डिंग! मिंग लेई की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई। आश्चर्यजनक! मिंग लेई को अद्भुत महसूस हुआ। फिर वह चींटियों के झुंड के आगे गया और एक और 100 मीटर चौड़ा सफेद आग का गोला फेंका। बूम बूम बूम! आग तेजी से भड़क उठी, लपटें आसमान में फैल गईं और आग का एक सागर चींटियों के झुंड में समा गया। इसके बाद मिंग लेई चींटियों के झुंड के पीछे की ओर चली गई। बूम बूम बूम! डिंग डिंग डिंग! ड्रैगन भाषा का जादू वाकई बहुत काम का है। मिंग लेई 7वीं श्रेणी के ड्रैगन भाषा जादू के मंत्र की शक्ति से बहुत प्रसन्न था, क्योंकि वह जमीन पर धधकती सफेद लपटों को देख रहा था। न केवल मंत्र का समय कम था, बल्कि यह साधारण मंत्र की तुलना में दुगनी या तिगुनी शक्ति का था, जबकि इसमें केवल 60% जादुई शक्ति का ही उपयोग हो रहा था। इसका लाभ वास्तव में बहुत बड़ा था। जादू की शक्ति के लिए आवश्यक 60% से भी कम का उपयोग करके मंत्र की शक्ति को दोगुना या तिगुना करना, यही ड्रैगन भाषा जादू और साधारण जादू के बीच का अंतर था। ड्रैगन जाति को शुरुआत से ही जादुई तत्वों का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए स्वाभाविक रूप से ड्रैगन भाषा का जादू अधिक शक्तिशाली होगा। उस समय ड्रैगन भाषा के जादू का अध्ययन और शोध करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन खून पसीना बहाकर इसमें लगा दिया था। ड्रैगन भाषा जादू का जिक्र सुनते ही ओल्ड एमोस के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। ड्रैगन भाषा जादू उससे पहले विशालकाय ड्रैगनों का विशेषाधिकार था और केवल विशालकाय ड्रैगन ही उन मंत्रों का प्रयोग कर सकते थे। ड्रैगन मानव भी ऐसा नहीं कर सकते थे। ये ठीक एमोस क्रोक के लगनशील और अथक शोध के कारण ही संभव हुआ कि जल तत्व और अग्नि तत्व वाले ड्रैगन भाषा जादू के मंत्रों पर से पर्दा हट गया, जिससे ड्रैगन भाषा जादू अब केवल विशालकाय ड्रैगनों तक ही सीमित नहीं रह गया। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने ड्रैगन भाषा जादू के अध्ययन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उन्हें ड्रैगन भाषा जादू का उपयोग करने वाले ड्रैगन लोगों का पूर्वज कहा जा सकता है। कितनी शर्म की बात है कि आपको केवल जल और अग्नि तत्व से संबंधित ड्रैगन भाषा की जादुई विद्या ही आती है, माननीय अध्यक्ष जी। मिंग लेई का लालच अतृप्त था। काश आपको वज्र, पृथ्वी और लकड़ी तत्व से संबंधित ड्रैगन भाषा की जादुई विद्या के मंत्र भी आते। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम में 4 प्रकार की जादुई प्रतिभाएं हैं। तुम तो एक विलक्षण प्राणी हो। बूढ़े एमोस ने रूखेपन से कहा, मुझ में सिर्फ जल और अग्नि तत्व की जादुई प्रतिभाएं हैं, इसलिए मैं ड्रैगन भाषा के जादू के सिर्फ इन्हीं 2 प्रकारों पर शोध कर सकता था। मैं चाहकर भी अन्य तत्वों पर शोध नहीं कर सकता था। लेकिन क्या? मिंग लेई के चेहरे पर हैरानी के भाव छा गए। मेरे समय से 20,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। ड्रैगन भाषा जादू में अब तक काफी प्रगति हो चुकी होगी। जब तुम अकादमी लौटोगे तब तक तुम गरज, पृथ्वी और लकड़ी से संबंधित ड्रैगन भाषा जादू सीख पाओगे, ओल्ड एमोस ने सुझाव दिया। ये समझ आता है। मिंग लेई की आंखें चमक उठीं। इस चींटी भरी लहर के बाद लगभग एक नया सत्र शुरू हो जाएगा। अकादमी वापस जाकर मैं कुछ सोच लूंगी। मुझे इसे सीखने का मौका जरूर मिल जाएगा। ठीक है। ओल्ड एमोस ने अपनी दाढ़ी घुमाई और सिर हिलाया। वह मिंग लेई द्वारा अन्य 3 तत्वों की ड्रैगन भाषा जादू सीखने से बहुत खुश थे। उनकी अद्भुत जादुई प्रतिभा को देखते हुए इसे न सीखना व्यर्थ होगा। गरज, आग, धरती और लकड़ी, छी, चारों तत्वों की जादुई प्रतिभा। कितनी सराहनीय प्रतिभा है। चलो चलें, हम अपने अगले गंतव्य की ओर चलेंगे। मिंग लेई ने अपनी संपत्ति पर एक नजर डाली। फिर उसने जादुई कालीन को अगले क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। चींटियों की उमड़ती लहर ने जादुई जीव वन के हर कोने को भर दिया। आधे घंटे से भी कम समय में मिंग लेई को खून की प्यासी लौह क्रिस्टल चींटियों के कई समूह मिल गए थे। इस संदर्भ में मिंग लेई के पास केवल एक ही रास्ता था, उन्हें जला देना। इन्हें तब तक जलाओ जब तक आकाश और धरती काली न हो जाएं। उन्हें तब तक जलाओ जब तक दिन और रात दोनों समय कोई रोशनी बाकी न रह जाए। उन्हें तब तक जलाओ जब तक उनमें से एक भी न बचे। जल जाओ, जल जाओ, जल जाओ। वह जलता रहेगा और जलता रहेगा। वह रास्ते भर उन सभी को आग लगाता गया क्योंकि वह और अधिक की तलाश में था। इसके बाद मिंग लेई ने चींटियों की एक और लहर देखी।
इनका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये 3 से 4 किलोमीटर तक फैली हुई थी और इनकी संख्या भी काफी अधिक थी। एक और अप्रत्याशित लाभ, मेंग लेई का मूड बहुत अच्छा था, लेकिन जब वह चींटियों के झुंड को जलाकर राख करने के लिए मंत्र पढ़ने को तैयार हुआ तो उसे आश्चर्य हुआ कि चींटियों का ये समूह किसी शिकार का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि वे भाग रहे थे। इन चींटियों को क्या हो गया है? इनके बाईं ओर थोड़ी ही दूरी पर लोहे की पीठ वाली छिपकलियों का एक झुंड साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये उन पर हमला क्यों नहीं कर रही हैं? क्या वे उन्हें देख नहीं पा रही हैं? हाँ, वाकई कितना अजीब है। बूढ़े एमोस भी हैरान दिखे। रास्ते में हमें चींटियों के जितने भी झुंड मिले वे सब अपने शिकार का जोर शोर से पीछा कर रहे थे, लेकिन चींटियों का ये झुंड तो अपने शिकार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। ओल्ड एमोस की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने चींटियों की ओर इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, वहां देखो बच्चे, क्या चींटियों के बीच में कुछ है?